बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इश्क में रंगे जुनूबी था, रिटन बाय नाइला तारिक। तो इसकी हम 6 एपिसोड पढ़ने जा रहे हैं, तो 6 एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और आप लोग के लिए अच्छी खबर है कि इंशाल्लाह परसों ये वाला नावल हमारा मुक जाना है। तो आइए चलते हैं 6 एपिसोड की तरफ बगैर किसी देर किए। एकदम पूरी तरह चौंक कर इसने गहरी नींद से आंखें खोली थी। बदलते हुए खुनक मौसम में भी इसकी पेशानी भीग चुकी थी। इसे याद नहीं आ रहा था, मगर कोई खौफनाक ख्वाब इसने ज़रूर देखा था जो दिल दहल सा उठा था। लाउंज में फैली तारीकी को सामने ऑन टीवी स्क्रीन की रंग बदलती रोशनी मानित कर रही थी। बोझल पलकें झपकते हुए इसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई थी। जिस वक्त वो यहाँ सोफे पर कंबल में दुबकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रही थी, इसी वक्त सिद्रा और हनी भी इसके पास ही मौजूद थी। मगर फिर वो इसे कमरे में जल्दी आने की ताकीद करते हुए वहाँ से चली गई थी। इसकी तबीयत की खराबी के बाद सिद्रा ने इसे अपने पास ही कमरे में रोके रखा था, जबकि शम्स ऊपर इसके कमरे में मुंतकिल हो गए थे। सिद्रा के जाने के बाद टीवी देखते देखते किस वक्त वो नींद में डूबती चली गई इसे पता नहीं चला था। नकाहत की वजह से गर्म कंबल से निकलने की इसमें हिम्मत नहीं हुई थी, इसलिए वहाँ से उठने की बजाय इसने लेटे लेटे ही पहलू में पड़े रिमोट से टीवी ऑफ कर दिया। कंबल मजीद चेहरे की किट चढ़ाते हुए वो चंद लम्हों तक खाली जहन के साथ तारीकी में पलकें झपकती रही और एक बार फिर आंखें बंद होती चली गई। नीम गनूदगी में एकदम ही एक अजीब से एहसास के तहत उसने आंखें खोली और अगले ही पल अंधेरे में नजर आते साए को देखते हुए इसकी पूरी आंखें पूरी खुल गई। तारीकी में वो साख नज़रों से इसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रही थी, जो सोफे के करीबी घुटनों के बल बैठते हुए इसके आधे चेहरे पर मौजूद कंबल को धीरे से हटा चुका था। कौन है? बढ़ती धड़कनों के साथ वो मुश्किल ही फंसी हुई आवाज़ में बोली थी, मगर दूसरी जानिब चंद लम्हों की गंभीर खामोशी के बाद इसकी आवाज़ उभरी। तुम जानती हो तुम्हारे इस सवाल ने क्या किया है? बहुत मध्यम लहजे में बोलते हुए वो रुका था और फिर धीरे से इसका लरसता हुआ सर्द हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। यहाँ तकलीफ़ पहुँचाई है। इसका हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखते हुए वो घुटी हुई मध्यम आवाज़ में बोला, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। इतनी कि एक तुम ही तो थी जो मुझे अंधेरों में भी पहचान सकती थी। वो इसी लहजे में बोला, जबकि इसके लहजे की अजियत से ज़्यादा अपने चेहरे पर गिरते गर्म कतरे पर वो लरज उठी थी। वो नहीं जानते इन्होंने मुझसे क्या कुछ छीन लिया है। मेरा दिल, मेरे हाथ बिल्कुल खाली हो गए। इसके लहजे और धीमी आवाज़ में दर्द ही दर्द था। बेइख्तियारी सारा ने खुद पर झुके चेहरे के गिर्द हाथ रखा, मगर वो एकदम ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। सूरत से उठकर बैठते हुए सारा ने इसका हाथ थाम कर रोकना चाहा, मगर वो रुके बगैर ही अपना हाथ छुड़ाता आगे बढ़ गया था। धुंधलाई नज़रों से वो इस तारीक साए को देख रही थी, जो तेज़ कदमों के साथ सीढ़ियाँ तय करता ऊपर जा चुका था। ऊपर आते हुए इसके बेहद संजीदा चेहरे पर हैरानी के तासुरात भी फैल गए थे जब इसने शाहरुख को सारा के कमरे से निकलते हुए देखा। अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे भाभी की बहन को। मेरी दुआएं रंग ले आई। आज इसने हमें हमारा कमरा वापस लौटा ही दिया। किताबें हाथ में संभाले वो इसे सुनाते हुए करीब आकर इसके आगे बढ़ने का रास्ता रोक रख गया था। ये कुछ सामान रह गया मोहतरमा का। वो नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो गई, ऊपर की खिड़कियाँ वीरान करके। और हाँ, ये जो दरमियान में किताब रखी है ना, ये नीली वाली। वो तफसील बताते हुए इसने अपने हाथ में मौजूद एक किताब की तरफ इशारा किया। इसमें तुम्हारी तस्वीर रखी हुई है, देखोगे? वो शरारती नज़र से उसे देखते हुए पूछ रहा था, मगर इसकी नागवारी से देखने पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। बोझल कदमों के साथ इस कमरे के सामने से गुजरते हुए इसने मजीद एक नागवार नज़र अंदर से बरामद होते शान पर डाली। छोटे भाई, ऐसी नज़र से मत देखें, वो अपनी मर्जी से ही नीचे शिफ्ट हुई हैं। सिया बैग पुष्ट पर डालते हुए शान ने वो मुश्किल ही मुस्कुराहट छुपाई। तो मैं क्या करूँ? मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? वो नहीं जानता था कि इसे क्या हुआ, मगर एकदम ही वो शाउट कर गया, जबकि इसकी बुलंद आवाज़ पर जहाँ शान दंग हुआ, वहीं लाउंज में मौजूद शम्स भी सोफे से उठकर ऊपर की जानिब मतवज्जा हो गए। कमरे से बाहर निकलती सिद्रा ने हैरान नज़रों से शान को देखा, जो उतरे हुए चेहरे के साथ जारहाना अंदाज में सीढ़ियाँ उतरता नीचे आ रहा था। वार्डरोब खोले वो साख खड़ी शान को देख रही थी, जो चेहरे के बिगड़े तासुरात के साथ कमरे में दाखिल हो रहा था। ये शईस की आवाज़ थी? वो मुश्किल ही से पूछ सकी थी। तुम तो जैसे इनकी आवाज़ पहचानती नहीं हो जो मुझसे ये सवाल कर रही हो। इसका बैग बेड पर पटकते हुए वो सुलग कर बोलता इसी बिगड़े अंदाज में बाहर निकल गया। लहरसते हाथों से वार्डरोब में कपड़े रखते हुए इसने रुककर दरवाजे की सीम देखा, जहां वो बहुत बगौर इसके सफ़ेद पड़ जाने वाले चेहरे को देखते हुए अंदर आ रहे थे। मुझे तो अभी मालूम हुआ है कि तुम इस कमरे में आ गई हो। ये अचानक क्या ज़रूरत पड़ गई तुम्हें कमरा बदलने की? वो इससे पूछ रहे थे जो अपने हाथ पैर के दुपट्टे पर हाथ फेर रही थी और झुकी नज़रों के साथ खामोश थी। सिद्रा ने ऐसा कहा था करने के लिए। इसकी खामोशी पर वो कुछ सख्त लहजे में बोले थे, नहीं आप ही ऐसा क्यों कहेंगी? ऊपर रहूँ या नीचे, क्या फ़र्क पड़ता है? आंखों और लहजे की नमी छुपाते हुए वो मुश्किल बोली थी, मगर इसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल एक खुली किताब की तरह था जिसे वो पढ़ सकते थे। मैं खुद देख रही थी कि शान और शाहरुख मेरी वजह से बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए हैं। मैंने तो इनका कमरा ले लिया था, मगर वो इस कमरे में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज मैंने इनसे खुद कहा कि वो वापस अपने कमरे में शिफ्ट हो जाए। मेरे लिए तो ये कमरा भी ठीक है, वो धीमे लहजे में बोली थी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये वजाहत मेरी शर्मिंदगी ख़त्म कर देगी जो इस वक्त मैं महसूस करूँ, तो ये गलत फहमी है तुम्हारी।
इनके संजीदा लहजे पर सारा ने नज़र उठाकर इनके चेहरे को देखा। मैं सच कह रही हूँ आप, मैं बस मज़ीद वजाहत नहीं। इसे दरमियान में रोकते हुए बोले थे। खामोशी से वो इन्हें देख रही थी जो इस पर से नज़र हटाकर वापस आने के लिए पलटे थे, मगर फिर रुककर इसकी तरफ मतवज्जा हुए। तुम्हारी शहीद से कोई बात हुई है क्या? कुछ रुककर इन्होंने सवाल मुकम्मल किया। जवाबन बस एक पल को साख्त हुई, मगर फिर इनसे नज़र मिलाए बगैर नफ़ी में सर हिलाते हुए हाथ में मौजूद कपड़े वार्डरोब में रखने लगी। दूसरी जानिब पे गहरा सांस लेकर इस पर से नज़र हटाते हुए वो कमरे से बाहर निकल गए। आज नाश्ता मिलेगा बेगम साहबा, या इसकी भी छुट्टी है? कुर्सी खींच कर बैठते हुए वो सिद्रा से मुखातिब थे जो चाय के सिप लेते हुए अखबार का जायज़ा भी ले रही थी। माफ़ कीजिएगा, आराम से बैठी हुई मैं आपको भी अच्छी नहीं लगती हूँ, वो नाराज़ी से बोली थी। अगर इस वक्त आसमान से मनोसलवा उतरने वाली है तो मैं बहुत दिल से कहूँगा कि तुम आराम से बैठी बहुत अच्छी लग रही हो। इनके खशमगी लहजे पर वो मुस्कुराई थी, जबकि वो किचन से बहुत स्पीड में निकलते शाहरुख की तरफ मतवज्जा हो गए थे। गरम गरम पूड़ियों के साथ भाप उड़ाते कीमे और हलवे से सजी ट्रे सामने रखकर बैठते हुए वो किसी भी जानिब देखे बगैर बड़ी उजलत में इन सब चीज़ों से इंसाफ कर रहा था। शाही, मेरे बच्चे किस बात की जल्दी है? दुनिया को यकीन मत दिलाओ कि भाभी फाके करवाती है। हैरत से इसको रफ्तार देखते हुए सिद्रा बोली थी। बातों में लगाकर मेरा टाइम वेस्ट मत करे भाभी, वरना पूड़ियाँ ठंडी हो जाएंगी। वैसे एक बात मानने वाली है, अल्लाह ने एक बहन दी है आपको, मगर धमाकेदार किस्म की दी है। ज़ुबान के लश्कारों से ज़्यादा इसके हाथों में जायका है। बताऊँ मैं भी, तुम्हें सुन रहे हैं? दरमियान में से घिरकते हुए इन्होंने शम्स से कहा। क्या गलत कह रहा है? सही तो बोल रहा है। अखबार पर नज़र दौड़ाते हुए वो सरसरी अंदाज में बोले थे तो वो नागवारी से इन्हें देखते हुए किचन की तरफ मतवज्जा हुई, जहाँ वो शान के हमरा आ रही थी। इसे क्यों भेज दिया तुमने किचन में? पहले तबीयत ठीक नहीं है इसकी, ये तो बेहोश होकर गिर जाती है। उठा कर तो मुझे भागना पड़ता है। ऐसा ना हो कि एक दिन मुझे ही हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए। शम्स के खशमगी लहजे पर टेबल पर नाश्ते का सामान रखते हुए शर्मिंदा ही हो गई। अजी कोई जवाब तो दीजिए, ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही हमारी जाने नातवा को। शाहरुख के मानी खेज अंदाज पर वो बस इसे देख कर रहेगी। कम बोला करो, वरना बल्कि बोला ही ना करो तुम। शम्स के घिरकने पर शाहरुख शर्मिंदा हुआ था, जो वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी। आज मेरा दिल चाह रहा था कि आप ही को आराम दूँ, इसलिए मैं किचन में चली गई, वो मुस्कुराते हुए बोली। तुम भी बैठ जाओ, चाय मैं ले आती हूँ। सिद्रा से हिदायत करते हुए खुद बैठ गई। लोगों की कितनी ही मदद कर लो, मगर मैं जा रहा जो कोई नाम हो जाए। नाराज़ी से कहता शाहनाज तीने चढ़ाता टेबल के गिर्द बैठ गया, जबकि सारा ने हैरत से इसकी शिकायती नज़रों को देखा, मगर फिर मुस्कुरा उठी। सॉरी, मैं ये बताना तो भूल ही गई कि हलवे की बुनाई शान ने बहुत मेहनत से की है। बतौर ख़ास वो इत्तला पहुँचा रही थी। बस ये इससे ज़्यादा मेहनत कर भी नहीं सकता। शाहरुख के फ़ौरन कहने पर सारा ने हंसते हुए शान को देखा, जो अबरू चढ़ाए शाहरुख को ही घूरा था। ना भी दिल खुश हो गया। शुक्र है यहाँ तो खुशबुएँ उठ रही हैं। सिद्रा मेरी जान करीब आओ, मैं तुम्हारे हाथ चूम लूँ। बड़ी स्पीड में आते हुए वो किसी भी दावत के बगैर शम्स के दाएं जाने कुर्सी पर बैठ गई। ये खुशबुएँ आप ही की वजह से नहीं, मेरी वजह से उठ रही हैं। सारे ने मुस्कुराते हुए से देखा। ओहो ना भाई, तुम तो बड़ी छुपी रस्म निकली। हाथ के तुम्हारे तो मुँह चूम डालूँ। बेटा तुम हमारे बच्चों को पूड़ियाँ प्लेट में रखते हुए इसने ज़ुबान दांतों तले दबाकर शम्स को देखा, जो काफ़ी नागवार नज़रों से घूर रहे थे। शान की दबी दबी हंसी के साथ सारा ने बमुश्किल हंसी रोकते हुए शाहरुख को देखा, जो कभी शम्स को और कभी इसे देख रहा था, जिसका चेहरा देखने वाला था। बाकी बातें नाश्ते के बाद ओके। सटपिटाकर बराह रास्त शम्स से कहते हुए वो नाश्ते की तरफ मतवज्जा होगी। तुम कब नाजिल होगी? सिद्रा की आमद इसी वक्त हुई, सवाल किया गया। खाने का कोई भी वक्त हो, इनका नाजिल होना हैरतनाक नहीं है, शान ने फ़ौरन ही कहा था। कम बोल उम्रो यार, वरना जानता है ना मेरा हाथ कितना भारी है। मोमो फ़ौरन ही गुराई थी, जिस पर सारा ने मुस्कुराते हुए शान को देखा, जो अपने चेहरे पर हाथ रखे इस तरह सारी ला रहा था जैसे से याद आ गया हो। तुमने नाश्ता करना है या सिर्फ चमचों से खेलना है? वो हनी को टपट रहे थे, जो इनकी गोद में विराजमान बिल्कुल भी नाश्ता करने के मूड में नज़र नहीं आ रही थी। पापा मुझे आपसे नहीं, मोमो आंटी के हाथ से खाना है। बाप का हाथ पीछे करते हुए हनी लाड से बोली। मेरे पास चौचले उठाने का वक्त नहीं है, खुद खाओ, मैं क्यों खिलाऊं? मोमो ने फ़ौरन इस पर आंखें निकाली थी, जिस पर हनी ने नाराज़ी से अब्रू सुकेट कर इसे देखा था। आप शाही चाचू को भी तो अपने हाथ से खिलाती हैं, तो फिर मुझे क्यों? दंग नज़रों से सारा ने शाहरुख को देखा था, जो बुरी तरह खांसता हुआ फ़ौरन ही अपनी जगह से उठते हुए साथ बैठे शान से टकराया था। दूर हट यार, शान ने फ़ौरन ही चेहरा पीछे करते हुए इसे परे धकेला, जबकि वो बेसाख्ता ही हंसते हुए इसे देख रही थी, जो इसी तरह खांसते हुए बौखलाया हुआ वहाँ से निकलता चला गया। हरी मिर्ची? हनी के मुंह पर हाथ रखे मोमो ने खा जाने वाले अंदाज में से घूरा था, जिस पर सिद्रा ने हंसते हुए इन्हें देखा, जो खुनख्वार नज़रों से मोमो को घूरते हुए इसका हाथ हनी के मुंह से परे हटा चुके थे। खुद होगी हरी मिर्ची, लाल भी और काली भी। हनी मुंह आज़ाद होते ही बदला ले चुकी थी। अरे इसे समझा दो तो, मैं कौन हूँ इसकी? मोमो ने खा जाने वाले अंदाज में सिद्रा के मुस्कुराते चेहरे को देखा। मैं क्यों? वही समझाए जिनका दिल आया था तुम पे अपने भाई के लिए। सिद्रा ने खुद से बोलते हुए शम्स की तरफ इशारा कर रही थी। एक नारा लगाने का दिल चाह रहा है, शान ने दरमियान में कहा। हनी जिंदाबाद। बेटा या तो तू उठ जाएगा या मैं तुझे इस दुनिया से उठा दूंगी। मोमो ने खा जाने वाली नज़रों से शान के हंसते चेहरे को देखा था। किधर है? क्या बकरी हो? नाश्ता करो, निकलो यहाँ से। शम्स ने फ़ौरन से टोका था। बस अपने भाइयों का दर्द ही उठता दिल में, वो जलकर बोली थी। ज़ुबान कम चलाया करो, अनकरीब मेरा घर एक जदल का मैदान बनने वाला है। सारी लंबी ज़ुबानों वालियाँ मेरे घर में इकट्ठी हो रही हैं। शम्स कोड़कर बोले। क्या बोल रहे हैं आप? सिद्रा का चौंकना लाजमी था। तुम्हें नहीं कह रहा, तुम्हें हटाकर। शम्स के फ़ौरन ही तरदीद करने पर शान ने बेसाख्ता हंसते हुए सिद्रा के पुरसुकून होते चेहरे को देखा था।
अरे छोटे भैया जल्दी आ जाओ, भाभी की बहन का बनाया हुआ नाश्ता इंतज़ार में नदीदों के कुएं में जा रहा है। मानी खेजी अंदाज में मोमो ने बोलते हुए शान को घूरा था। नहीं, मैं सिर्फ चाय लूँगा। इसने सिद्रा को रोक दिया था जो इसके सामने प्लेट रखते हुए डिश उठा रही थी। क्यों, थोड़ा सा तो खाओ, सिद्रा ने कहा था। नहीं, मुख्तसरन इनकार करते हुए इसने शान के सामने रखा चाय का कप उठा लिया। एक गहरी नज़र शम्स ने इस पर डाली जो बिल्कुल स्पाट चेहरे के साथ किसी भी जानिब देखे बगैर चाय की सिप ले रहा था। फुप्पो का कल भी फ़ोन आया था, सारा को याद करिए, बीमार है, सारा को बुला रही थी। सिद्रा चंद लम्हों के बाद शौहर से मुखातिब हुई। मैं पहले बता दूं, मैं नहीं ले जा सकता सारा को, मेरा मैच है आज, सॉरी। शान ने फ़ौरन ही कहते हुए माजरत ख़्वाहाना अंदाज में से भी देखा जो नज़र झुकाए चाय से उड़ती भाप को देख रही थी। शईस, तुम्हारे पास वक्त हो तो ले जा सकते हो सारा को। शम्स के अचानक कहने पर सारा ने चौंक कर इन्हें देखा, मगर वो इसकी जानिब मुतवज्जा नहीं थे। इनके साथ इस बेचारी को दिन में मत भेजिएगा, सूरज से सदा का बैर है इनको। आंखें ही नहीं खुलती धूप में, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से हाथ पकड़ के निकले सारा का और पप्पो के घर पहुँच कर पता चले हाथ पकड़ा हुआ है ज़ारा का। वैसे छोटे, तुम्हारी बीवी की तो हसरत ही रह जाएगी कि सूरज की रोशनी में तुम पूरी आंखें खोलकर इसका दीदार कर लो। मोमो के नॉन स्टॉप बोलने पर सारा ने सर उठाकर इसे नहीं देखा, अलबत्ता सिद्रा ने हंसते हुए ज़रूर इसे देखा था, जिसके चेहरे के तासुरात मज़ीद तन गए। बहुत बोलती हो तुम, बिला वजह बोलती हो। शम्स अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक सके थे, मगर इसे टोका ज़रूर था। अगर जा सको तो शाम को ले जाना सारा को। संजीदा होते हुए वो दोबारा से मुखातिब हुए। नहीं, मैं शाम को भी नहीं जा सकता। सर्द लहजे में इनकार करते हुए अपनी जगह से उठा था और किसी भी जानिब देखे बगैर वहाँ से निकल गया। यानी सारा साहिबा, आपको मेरे संग ही अपने पुप्पो के घर जाकर हाजिरी लगानी है, शान ने उठते हुए कहा। नहीं, रहने दो, मुझे कहीं नहीं जाना। नज़र झुकाए वो आंखों की नमी छुपाते हुए बोली थी। एज़ यू लाइक माई डियर। शान फ़ौरन ही शाने उचकाकर बोला था, मगर सिद्धा के घूरने पर हंसता हुआ वहाँ से चला गया। अरे हुआ क्या, यहाँ किसने किसकी दुम खींची है? उलझी बैठी मोमो ने मजीद उलझ कर इन तीनों के संजीदा होते चेहरों को देखा। दफ़ा हो जाए यहाँ से। शम्स के धड़ाने पर वो फ़ौरन ही अपनी प्लेट उठाई चली गई थी। प्रिंटर से पेपर निकालते हुए इसकी जानिब मुतवज्जा हुए थे जो दरवाजे पर ही रुक गई थी। आज वो रुक क्यों गई? इनके नरम लहजे पर खामोशी के साथ इनकी तरफ बढ़ आई। कुछ कहना है तुम्हें या बस खामोश खड़े रहना? बैठ जाओ। इसके चेहरे पर तजब्जब के तासुरात देखते हुए वो बोले थे, जबकि वो इसी खामोशी के साथ इनके सामने कुर्सी पर बैठ गई। मैं आपसे ये कहने आई थी कि सर झुकाए वो बोलते हुए एक पल को रुकी। आप पप्पो को हाँ कर दें मेरे लिए। मैंने इनकार किया था तो वो नाराज़ हुई थी, मगर वो अब भी यही चाहती हैं कि लरसती आवाज़ में बोलते हुए इसने शम्स की नज़रों के ताक़ुब में देखा, जहाँ वो किसी भी तासुर से आरी स्पाट नज़रों दोनों पर डालता फ़ौरन ही पलट कर वापस निकल गया था। ये मशवरा किस अहमक ने दिया तुम्हें कि मदर टेरेसा बनकर पप्पो की औलाद और इसकी औलाद को सारी ज़िंदगी संभालती रहो? वो नागवार लहजे में बोले थे। मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कह रही हो, इसलिए बगैर किसी तमहीद के मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे समझ आ गया कि शईस की ज़िंदगी में तुम्हारी और तुम्हारी ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है। पहली बार मैंने तुम्हारी इसकी आंखों में नमी देखी तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, या ये जो कुछ कर रहा हूँ इसके बाद जो खला इसकी ज़िंदगी में ठहरेगा इसे मैं किस तरह मुकम्मल कर सकूँगा। तुम्हारे अलावा और कोई ऐसा नहीं जिसके लिए वो इतना बेख्तियार था कि हर रुकावट को अबूर करके तुम तक पहुँचने की हिम्मत करता रहा। इनके संजीदा लहजे पर वो बस नम आंखों से इन्हें देख रही थी। जो कुछ वो मुझसे मांगता रहा है आज तक बहुत खामोशी के साथ, सब्र के साथ, वो सब तो अल्लाह ने बहुत पहले इसके हवाले कर दिया था। तो फिर मैं कौन होता हूँ इसे तुमसे महरूम करने वाला? और तुम तो वो हो जिसका एहसान मैं अपनी आखिरी सांसों तक भी उतार नहीं सकूँगा। इसने मुझसे पूछा था कि क्या मुकाम होना चाहिए इस औरत का जिसने अपने सर से चादर उतार कर इसके वजूद पर डाली थी, और मैं पूरी सच्चाई के साथ कहता हूँ कि इस औरत का वही मुकाम होना चाहिए जो शईस ने तुम्हें अपने दिल में दिया है, और इससे भी बढ़कर वो मुकाम जो तुम्हें वो देना चाहता है। मैंने यही चाहा था कि इसकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की है जिसका पर्दा बन जाए, ऐसा पर्दा जिस पर इसके माजी की अजियतनाक लम्हे छुप कर गुम हो जाए, ऐसी लड़की जो इसे कोई सवाल ना करे, कोई ऐसा ताना ना दे जो इसे मूल के बल गिरा दे। और जब मैंने ये सोचा, ये चाहा, मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा ही नाम आया। ये सच है कि मैं बहुत देर से इतराफ़ खुद से या तुमसे कर रहा हूँ, मगर अभी इतनी भी देर नहीं हुई। अगर शईस के लिए मैं किसी पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकता हूँ तो वो सिर्फ तुम हो सारा। एक तुम ही हो जो इसकी ज़ात को मुकम्मल कर सकती हो। पूरी यकीन लहजे में बोले और फिर एक गहरा सांस लेकर अपनी जगह से उठकर इसकी सिमत आए थे जिसने अपना चेहरा हाथों में छुपा रखा था। मेरा ख्याल है कि तुम्हें थोड़े से आंसू बचा कर रखने चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बातें सुनकर वो जिस तरह यहाँ से गया 2-3 आंसू तुम्हारे देखे बगैर राज़ी नहीं होगा। मेरा खून तो अब तक वो जला ही रहा है। इसके सर को थपथपाते हुए वो मुस्कुराते लहजे में बोले थे। अपनी फुप्पो से बेशक तुम सारी ज़िंदगी मोहब्बत करो, मगर इतनी भी ना करो कि मैं ये भूल जाऊँ कि वो तुम्हारी इकलौती फुप्पो है। अच्छा। इनकी ताकीद पर भीखी आंखें साफ करते हुए बेसाख्ता इस्पात में सर हिलाते हुए मुस्कुराई थी। फजर की नमाज से फारिग होकर इसने ऐसे खिड़की से बाहर का जायज़ा लिया। ग्रिल्स के पार मौसम इंतहाई दिलकश था। रात की तरीके से आज़ाद होता आसमान सूरज से मुलाकात करने का इरादा नहीं रखता था, इसीलिए तो हल्की हल्की बूंदें हर मंजर को भिगोती जा रही थी। दिल बेख्तियार हुआ वो कमरे में रुक ना सकी। ग्रिल्स खोलती वो भीगी खुनक हवा से लुत्फ़अंदोज़ होती बाहर निकल आई। ग्राउंड की सिमत बढ़ते हुए इसने आसमान पर छाए ओहदे ओहदे बादलों को देखा। सुरख ईंटों का वसी और अरीज़ फर्श हल्की बौछार से धुलकर निखर गया था।
हर पोर्शन के बाहर सजा लहलहाता सब्जा आंखों को तरावट बख्श रहा था। सूंधी महक सांसों में जज़ब करते हुए इसने आंखें मूंद ली। बरसती यख बूंदें अपने चेहरे पर महसूस करती वो किसी और ही जहान में पहुंच चुकी थी। अधखुली ग्रिल्स को थोड़ा मजीद खोलते हुए शईस की नज़रें इस पर साख थीं जो इर्द गिर्द से गाफिल नजर आ रही थी। बोझल होते दिल के साथ वो एक बार फिर इज़्तिराब में मुब्तला होने लगा कि दिल लाख पहरे लगाने के बावजूद इसी की जानिब हमक रहा था। ये कैसी बेबसी थी। वो किस कदर इसके दिल को कमज़ोर कर चुकी थी कि ठोकर खाने के बावजूद धड़कनें इसका ही नाम अलाप रही थी। इसे गुस्सा आ रहा था खुद पर और इस पर जो कितना पुरसुकून दिखाई दे रही थी। वो सरता पात जल रहा था, सुलग रहा था और जो इसे शोलों में धकेल चुकी थी अपने खंजर जैसे लफ्ज़ों के वार से ज़ख्मी कर गई थी। कितनी मगन थी, मगर इस हकीकत के बावजूद वो कब तक इससे नज़र चुरा कर रख सकेगा। वो तो इसके हर पल में अपना हक जमा चुकी है, सोचों में, नींदों में, खामोशी में, तन्हाई में, यहाँ तक कि वो इंसानों की भीड़ में भी अलग होने पर तैयार नहीं थी। धुतकारे जाने के बावजूद वो किस तरह इसे खुद से अलग कर सकेगा। इसके तो सारे रास्ते वहीं जाकर ख़त्म होते हैं, सारे रास्ते वहीं से शुरू होते हैं जहाँ वो मौजूद है, मगर बेन्यास है। ऐसी कौन सी ज़ुबान होगी इस दुनिया में जो दिल को समझाने के लिए काफ़ी होगी। अपनी पुश्त पर जलती निगाहों की तपिश ने इसे पलटने पर मजबूर किया था। इसके साथ ही धड़कन साख्त हुई थी। सफ़ेद लिबास में वो किसी माहिर संग तराश का मुजस्मा ही तो था जो अधखुली ग्रिल्स के दरमियान ऐस्तादा था। खुद ब खुद सारा के कदम इसकी जानिब बढ़ने लगे। बरामदे का एक स्टेप दरमियान में रह गया जब सारा के कदम साख्त हुए। दंग नज़रों से वैसे देख रही थी जो इसकी जानिब नहीं देख रहा था, मगर इसके मजबूत हाथ की गिरफ्त सख्ती से अब भी ग्रिल्स पर मौजूद थी, जिसे एक झटके से बंद करता वो सारा को शदीद किस्म का धचका दे चुका था। तुम तक पहुंचने के लिए रुकावट बहुत मामूली होती अगर ये किसी और के ज़रिए मेरे और तुम्हारे दरमियान आती। लरसती आवाज़ में सारा ने इसके हर तासुर से आरी चेहरे को देखा। रुकावट नहीं, ये हद है जो तुम्हारे लिए बेहतर है। इस हद से आगे बढ़ोगी तो मेरा दागदार वजूद तुम्हारी शफाफ ज़िंदगी में गलाजत मल देगा। इसकी जानिब देखे बगैर वह स्पाट लहजे में बोला, मैंने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई, तुम जो चाहो मुझे कह दो, मगर अपने लिए ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल मत करो। इस मध्यम लरजीदा आवाज़ पर शईस ने इसे देखा जिसके चेहरे पर बारिश की बूंदें और आंखों में नमकीन कदरे चमक उठे थे। नहीं, तुमने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, तुमने सिर्फ सच कहा था, तुमने सिर्फ मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी। स्पाट लहजे में बोला था और अगले ही पल ग्रिल झटके से वापस खोलता हुआ इसके बराबर से निकलता चला गया, जो धुंधलाई आंखों और शदीद पछतावे के साथ इसे देखती रह गई थी। बरामदे में आते हुए इसने हैरत से शाहरुख को देखा जो वहीं स्टेप्स पर विराजमान था। इस तरह तन्हा उदास क्यों बैठे हो? हैरानी से पूछते हुए सारा ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा जहाँ मोमो अपने कुछ कज़न के साथ खड़ी खुशखपियों में मगन थी। मुस्कुराहट दबाए सारा भी वहीं बैठ गई जबकि शाहरुख मुस्तकिल मोमो को ही नागवार नज़रों से घूर रहा था। इसमें जेलस होने वाली बज़ाहिर तो कोई बात नज़र नहीं आ रही मुझे, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। मैं कोई जेलस नहीं हो रहा, बस अंगारों पर लौट रहा हूँ। इसके तपे हुए अंदाज में सारा हंसी थी। इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं। रात में कॉल करूँगा तुम्हें, फिर बात करेंगे। शाहरुख के बदलते ट्रैक पर एक पल को दंग हुई, मगर अगले पल इसे शईस की मौजूदगी का एहसास हुआ जो रुके बगैर बरामदे के स्टेप्स उतरता आगे बढ़ गया था। मुझे यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए था। सारा ने इसके हंसते चेहरे को घूरा। इस घर में ऐसा कोई बंदा है जिसे बख्शा तुमने? इनका भी दिमाग ऐसा घुमाया कि कोई रिस्पॉन्स देने को तैयार नहीं है। शरारती नज़रों से सारा को देखता हुआ बोला था। दोनों बिल्कुल लव बर्ड्स बने बैठे हैं। मोमो अचानक याद धमकी थी। क्यों आई हो यहाँ? वहीं जाकर बैठो जहाँ खूब दिल लग रहा था। शाहरुख ने इसे घूरा। तुम्हारी हिदायतों की कभी कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ मर्जी बैठूंगी, समझे? मोमो ने भी इसी के लहजे में कहा था। जाओ यहाँ से, दिमाग में ख़राब करो। शाहरुख के झिड़कने वाले अंदाज पर मोमो को तो पतंगे ही लग गई। यहाँ रुकना कौन चाहता है, और तुम्हारा दिमाग हमेशा से ख़राब रहता है, वुमेंस बीटर। मोमो ने तिल मिलाकर कहा जबकि सारा हैरतज़दा रह गई। दोबारा अगर तुमने मुझे ये कहा तो अच्छा नहीं होगा। बिगड़ते तेवरों के साथ शाहरुख ने इसे वार्न किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार कहूँगी, वुमेन्स बीटर। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। वो एक झटके से उठते हुए शाहरुख गुराया और दूसरी जानिब वो भी गुस्सीली नज़रों से इसे देखती अपने पोर्शन की जानिब सूरत से गई थी। हकदक खड़ी सारा जैसे होश में आकर मोमो के पीछे गई। तेज़ी से वो खुले गेट के अंदर दाखिल होना चाहती थी जब इसी वक्त अंदर से कोई बाहर निकला। तसादम लाजमी था। माफ़ कीजिएगा। बुरी तरह शर्मिंदा होकर माजरत करते हुए सारा ने फ़ौरन कुछ फासले पर गिरी स्टिक उठाकर इस शख्स के हवाले कर दी थी। कोई बात नहीं, गलती मेरी ही थी। सारा से नज़र मिलाए बगैर वो बोला था और स्टिक के सहारे चलता आगे बढ़ गया, मगर सारा खुद को मुलामत करती तासुब से देख रही थी जो अब शईस की सिमत जा रहा था। वो इस वक्त भी इसी जानिब मुतवज्जह था जब वो आतिफ से टकराई थी। ये पहला मौका था जिसमें बराह रास्त इसने आतिफ को या आतिफ ने इसे मुखातिब किया था। सारा को बहुत कम घर में दिखाई देता था और अक्सर शईस के साथ ही। शईस के तवस्सुत से वो पहले सिर्फ इतना जानती थी कि आतिफ इसका कज़न और दोस्त भी है, मगर इस घर में आकर इसे अंदाज़ा हुआ था कि इनकी दरीना दोस्ती घर में कितनी मशहूर है। आतिफ की डिसेंट शख्सियत से वो मरूफ थी, मगर दिल में इसके लिए ज़्यादा इज्जत इसलिए भी थी कि वो शईस का बहुत करीबी इकलौता दोस्त है। किचन में सिद्रा के साथ ही मौजूद थी जब शान सिद्रा को पुकारता वहीं आ टकराया। भाभी, छोटे भाई के चहीते प्लांट्स भी तबाह हो गए और वो दीवारों से टकराने पर तैयार खड़े हैं। खबरदार, मुझ पर कोई शक न करे, इस पर मैंने कुछ नहीं किया। जाकर शाही से पूछो। शाही से किसी बात पर जला होता है तो इसकी चीज़ों पर गुस्सा निकालता है। सिद्रा बोली थी, मगर फिर चौंक कर खामोश खड़ी सारा को देखा। सारा, तुम सुबह टेरेस पर गई थी?
सिद्रा की मशकूक नज़रों पर वो परेशान हुई थी। मगर मैंने तो सिर्फ इन प्लांट्स में पानी डाला था, वो ख़राब कैसे हो सकते हैं? वो फिक्रमंद हुई। वो आम पौधों की तरह नहीं है, इन प्लांट्स को महीने में सिर्फ एक बार मखसूस मिकदार में पानी दिया जाता है। पहली बार भाभी ने खूब दिल लगाकर इन्हें पानी दे दिया था। दोबारा छोटे भाई ने इतनी मुश्किल से वो प्लांट्स मंगवाए थे जिन्हें आज आप 1 साल की मिकदार के बराबर पानी एक ही वक्त में दे चुकी हैं। सांस लेने का मौका भी नहीं दिया बेचारों को। अब जाकर देखें, वो खुलकर मुस्कुरा उठे हैं। शान के मज़ीक़ा के अंदाज़ पर सिद्रा ने हंसते हुए शारा के शर्मिंदा चेहरे को देखा। टेरेस तक पहुंचते पहुंचते सारा का चेहरा उतर गया था, क्योंकि शईस बड़ी संजीदगी और फुर्सत से इन प्लांट्स का जायज़ा ले रहा था जो बिल्कुल ढह चुके थे। चौंक कर वो इसकी जानिब मतवज्जा हुआ जो शर्मिंदगी के साथ सामने आ रुकी थी, मगर नजरें इसके पुनशाए प्लांट्स पर ही थी। सॉरी, मुझे मालूम ही नहीं था कि ये आम प्लांट्स नहीं है, मदामत के साथ सारा ने इस बार से कहा। माजरत की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ तो लफ्ज़ों के निश्तर बरसाकर दिल को मुर्दा कर दिया जाता है, तो फिर इन पौधों का मुरझा जाना किसी के लिए क्या मानी रख सकता है? वो सर्द लहजे में बोला था। तुम कहना क्या चाहते हो? वो बमुश्किल जब्त करते हुए बोल उठी। कम अज़ कम तुमसे तो कुछ नहीं कहना चाहता, सर्द नजरों से देखता हुआ बोला, जबकि सारा फ़ौरन ही जाने के लिए पलट गई थी। तेज़ कदमों के साथ सीढ़ियाँ उतरती वो शम्स को नहीं देख सकी, जिनकी आमद घर में आमद इसी वक्त हुई थी। सारा के चेहरे के तासुरात ने चौंकाया, इसलिए सवालिया नजरों से करीब आते शान को देखा। प्लांट्स पर नजर डालते हुए इसकी सीमत आए थे जो इनकी तरफ ही मतवज्जा था। तुमने सारा से कुछ कहा है? शम्स ने वो गौर इसके संजीदा चेहरे को देखा था। मैं इसे क्या कहूँगा? वो जवाबन सवाल कर गया। इसे देखकर मुझे लगा कि इसकी गलती पर तुमने इसे कोई सख्त बात की है, इसलिए तुमसे पूछ रहा था। शम्स ने कहा, आपको लगता है कि इन प्लांट्स को देखकर मैं इसे कोई सख्त बात कह सकता हूँ? आप पहले इनसे पूछ लें कि मैंने क्या गलत कहा है, ये क्या कहकर इसे शर्मिंदा किया। इसके बाद आप चाहेंगे तो मैं इसे माफ़ी भी मांग लूँगा। माफ़ी मांगने की बात कहाँ से दरमियान में आ गई? मैंने एक सवाल किया कर लिया, तुम इसे कहाँ उठा कर ले गए हो? शम्स शदीद नाराज़ी से बोले थे। ठीक है, फिर मैं खामोशी हो जाता हूँ। इंतहाई संजीदगी से बोलता वो इनके सामने से हट गया, जबकि शम्स खुद भी वहाँ नहीं रुके। ताल्लुकात में दरारें और सदमोहरी को वो अच्छी तरह महसूस कर सकते थे, मगर शई से इस बारे में कोई बात करना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि वो कबूल करते थे कि पसपर्दा हर चीज़ की जिम्मेदार खुद इनकी ही ज़ात है। लाउंज में से सवाई शहरी के कोई दिखाई नहीं दिया। कारपेट पर इसे उठाते हुए वो सोफे पर बैठा ही था कि जब करीब रखा सेलफोन चीखा था। सेलफोन यकीनन सारा का था, जबकि स्क्रीन पर चमकते नाम ने इसका दिमाग भग से उड़ा दिया। बस एक नज़र इसने अपनी सिम ताती सारा पर डाली और सेल वहीं रख दिया जहाँ से उठाया था। दूसरी जानिब उड़ी हुई रंगत के साथ सारा ने ना चाहते हुए भी आशिर की कॉल रिसीव की। आप सब इस वक्त खाने पर जा रहे हैं? मगर मैं तो वो गड़बड़ा उठी जब सिद्रा ने सूरज से सेलफोन इससे ले लिया। कनखियों से सारा ने इसे देखा जो तने हुए चेहरे के साथ शहरी की तरफ ही मुतवज्जा थी। वो तो ठीक है आशिर, मगर इतनी रात हो चुकी है, दोबारा प्रोग्राम बनाओगे तो मैं भी साथ चलूँगी। कितने दिन हो गए हम सब मिलकर कहीं नहीं गए। सिद्रा फ़ोन पर बात करते हुए सारा को भी घूर रही थी। तुम कोई बहाना नहीं बना सकती थी? पता भी ये वक्त क्या हो रहा है? सिद्रा इसे घिरकना नहीं भूली थी। आपने मौका ही कब दिया मुझे? एक तो यहाँ सब राय का पहाड़ बना लेते हैं और फिर जो दिल चाहता है क्या डालते हैं मुझे। उसीले लहजे में बोली थी कि पहले ही शईस ने आशिर की कॉल देख ली थी और ऊपर से इसकी मौजूदगी में सारा की डांट मजीद इसके तेवर बिगाड़ गई। अपनी पुष्ट पर चुभती सर्द निगाहें महसूस करती वो तेज़ कदमों के साथ लाउंज से निकल गई। सुबह का उजाला मुकम्मल फैल चुका था। गेट के करीब पहुंचकर इसने इर्द गिर्द बिखरे अखबार उठाए थे और ग्राउंड की सिमत बढ़ गई। इसे मालूम नहीं था कि कौन सा अखबार किस पोर्शन में जाता है, वरना वो खुद पहुंचा रही थी। सारे अखबार बाउंड्री पर रखकर वो खुद इस अखबार को पढ़ने बैठ गई जो शम्स पढ़ते थे। परिंदों की चहचहाटों के दरमियान इसे मखसूस टुक टुक की आवाज़ सुनाई दी जो चौंक कर सर उठाया। वो भी यकीनन अखबार की तलब में इसे जानिब आ रहा था। कुछ झिझकते हुए सारा ने इसे सलाम किया था। दूसरी जानिब आतिफ ने हैरत से बाउंड्री पर तरतीब से रखे अखबार को देखा। यार लो जी, हूँ आतिफ का किस्सा भी चुकता शुरू हो गया जी। क्या इस स्टाल से मुझे अखबार खरीदना पड़ेगा? हल्की मुस्कुराहट के साथ इसने सारा को देखा। ये तो मैंने आप इसलिए यहाँ रख दिए कि गेट के पास पड़े थे। आपको कौन सा अखबार चाहिए? झैंप कर बोलते हुए सारा ने पूछा था। मैं खुद ले लूँगा, आप अखबार पढ़ें, आतिफ ने कहा और एक अखबार उठाता कुछ फासले पर जाकर बाउंड्री के गिर्द ही बैठ गया। अखबार का सफ़ा पलटते हुए सारा ने इसे देखा जो अखबार पढ़ने में मुनहमिक था। आज तलीमी इदारे बंद हैं, आपकी अकेडमी बंद ही होगी। सारा की आवाज़ पर इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। जी जाहिर है। इसका लहजा सादा ही था, मगर वो फिर भी अपने बेवकूफ़ाना सवाल पर खिजल सी हुई थी। तभी इसकी नज़र सामने टेरेस की तरफ उठी जहाँ मौजूद शईस इसी जानिब मतवज्जा था। सारा की नज़रों के ताक़ुब में आतिफ भी इसकी जानिब मतवज्जा हुआ और इशारे से इसे नीचे आने की दावत दी। जवाबन वो भी इशारे में कुछ कहता अब टेरेस से जा रहा था। टेरेस से नज़र हटाकर आतिफ ने सारा को देखा जो गड़बड़ाकर अखबार में झुक गई। मुस्कुराहट छुपाते हुए आतिफ ने एक बार फिर खाली टेरेस की जानिब देखा। कुछ देर गुजरी जब आतिफ के साथ वो भी मोमो के पोर्शन की जानिब मतवज्जा हुई। बाउंड्री से टिकी स्याह स्टिक थामते हुए आतिफ अपनी जगह से उठ गया। अम्मी आपको भी बुला रही हैं। वो सारा से मुखातिब हुआ था जो खुद भी देख चुकी थी, इसलिए खामोशी से नपे तुले कदमों के साथ आतिफ के कदमों का साथ देने की कोशिश करती आगे बढ़ गई। बरामदे में आतिफ के साथ ही टेबल के गिर्द कुर्सी पर बैठते हुए इसने नाश्ते के लवाजमात को देखा। सारा अब तुम साथ दोगी तो ये नाश्ता करने में नखरा नहीं करेगा, वरना नाश्ते के नाम पर ये चाय के अलावा किसी चीज़ की तरफ देखता भी नहीं। आतिफ की वालदा कुछ नाराज़ी से सारा को बता रही थी। सारा ओदी बाजी लग दी जड़ा नाल बैठ के तो नाश्ता करे। मगर यकीन करें मैं तो नाश्ता कर चुकी हूँ, उसने बताया था। तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप ये हलवा तो ज़रूर खाएं, अम्मी बहुत मज़ेदार हलवा बनाती हैं, आतिफ ने कहा। तुमने पहले तो कभी इस तरह तारीफ़ नहीं की, आज कैसे ख्याल आ गया? आतिफ की वालदा ने शिकायत की थी। तारीफ़ करो तो शिकायत, ना करो तो शिकायत। आतिफ के कहने पर सारा बेसाख्ता मुस्कुराई थी। अगर मैं खामोशी से आपको बनाए के खाने खा रहा हूँ तो इसका ये मतलब यही हुआ ना कि वो सब मुझे पसंद है और मरगूब होकर खाते हुए मुझे तारीफ़ करने का मौका ही नहीं मिल रहा।
वो मुस्कुराते लहजे में बोला, अब बातों में तुम सबसे कौन जीत सकता है, इसकी वालदा बोली थी। बात तो सिर्फ मैं कर रहा हूँ, आप सारा को शामिल ना करें, वो तो खामोश है। तुम खामोश हो गए तो वो कुछ बोलेगी ना। इनके खश्मगीन लहजे पर सारा ने मुस्कुरा कर इन्हें देखा। मोमन अभी सो रही होगी, इसने पूछा था। इतनी जल्दी वो जाग भी कैसे सकती है, तुम खाना तो शुरू करो, मैं चाय निकालती हूँ। इनकी बात अभी नामुकम्मल थी जब आतिफ ने इसे पुकारा, जो मुतवज्जा होने के बाद अब इसी जानिब आ रहा था। सारा ने दोबारा इसकी जानिब में देखा, जो सलाम करते हुए कुर्सी खींचता बैठ रहा था। अब आराम से बैठकर साथ ही नाश्ता करो, आतिफ की वालदा से ताकीद करती अपनी जगह से उठी। नहीं चाची जान, अभी तो मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वापस आकर ये हलवा ज़रूर खाऊंगा, आतिफ से जूस का गिलास लेते हुए वो बोला था। अच्छा फिर ज़रा जल्दी आ जाना, इन्होंने मज़ीद ताकीद की और फिर सारा को कुछ देर में अपनी वापसी का बताती घर के अंदर चली गई। सारा, आपने तो कुछ नहीं लिया अभी तक, कम से कम ये हलवा ही ठीक तरह खाएं, बल्कि मैं ही और निकाल देता हूँ। बोलते हुए आतिफ ने खुद ही इसकी प्याली में हलवा डालना शुरू कर दिया। ये बहुत हो जाएगा, मैं इतना नहीं खा सकूँगी। सारा इसे रोकती रहेगी मगर वो अनसुनी कर गया। दूसरी जानिब ग्लास से सिप लेते हुए शईस की संजीदा नज़रें इन दोनों पर ही थी। अब कल वॉक पर चले जाना, आज तो काफ़ी देर हो गई है, आतिफ ने सरसरी अंदाज में कहा। तुम ठीक कह रहे हो, देर तो वाकई बहुत हो चुकी है। इसके लहजे में कुछ था जो सारा ने चौंक कर इसे देखा, मगर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आज तो मैं घर पे ही हूँ, तुम ऑफिस से वापस आओगे तो घर पर आऊँगा, तुम्हारे कंप्यूटर में जो भी प्रॉब्लम है साथ मिलकर ही देख लेंगे, आतिफ ने कहा था, जबकि वह अस्पात में सर को हरकत देता जाने के लिए पलट गया था। भाभी ज़रा जल्दी करें, आतिफ भाई ने चाय की तलब में दौड़े लगवा दी है मेरी। तीसरे चक्कर में शाहरुख चिल्ला उठा था। बस तैयार है चाय, मैं आ ही रही थी, सारा ने कहा। मैं ही ले जाता हूँ, इजलत में बोला। इस तरफ से निकले, सारा ने किचन के दूसरे गेट की सिमत इशारा किया था। तुम कहीं से भी निकल जाओ, पहुँचोगी वहीं सूरजमुखी के बाग में, ट्राली संभालते हुए बोला था। आप सुन रही हैं, सारा ने शिकायती लहजे में कहा। नहीं तुम भी मत सुनो, शाहरुख को घूरते हुए सिद्रा ने कहा। इतना फॉर्मल होने की क्या ज़रूरत है, मैं तो सिर्फ एक कप चाय का कहा था। आतिफ ने हैरत के साथ इन दोनों को देखा। माफ़ कीजिए कि सारा तमाम वाहद आपके लिए भाभी साहबा ने नहीं किया, वो इन दो मेहनत कश हजरात की भी आमद भी होने वाली है, जिनके अलावा बाकी सब मक्खियाँ मारते हैं। शाहरुख पता नहीं क्यों जलकर बोला। सब बिल्कुल नहीं है, इस सारे अहतमाम में मेरी मेहनत ज़्यादा। तारीफ़ सुनने का मुझे शौक़ है, तो इब्तिदा आप ही कर दें। केक पीस प्लेट में निकालते हुए सारा ने कहा। तुम्हारी ये हसरत ही रह जाएगी, आतिफ भाई हर मामले में कंजूस हैं। शाहरुख ने खबरदार किया। ऐसा है तो मुझे हैरत नहीं होगी कि मेरा साबका ऐसे ही इंसानों से पड़ता है। सारा ने मुस्कुराते हुए आतिफ को देखा। मेरा ख्याल है कि मैं इस दुनिया का वाहिद इंसान हूँ जिसकी बदनामी के चर्चे इसके अपने ही घर से शुरू होते हैं। आतिफ के बात पे शाहरुख पे सांसता हंसा था। मैं मजाक कर रहा हूँ सारा, आतिफ भाई तो इतनी दरिया दिल है कि अनकरीब मेरी सैलरी डबल करने वाले हैं। अब बातों बातों में तुम अपनी ख्वाहिश ना बयान करो। आतिफ के खशमगीन लहजे पर सारा ने हंसते हुए शाहरुख को देखा। आपके लिए और केक निकालूँ, सारा ने आतिफ से पूछा। नहीं शुक्रिया, मगर चाय मजीद शईस के साथ ही अच्छी बनी है। शाहरुख तुम्हें दूँ? बस अब चाय के अलावा कुछ नहीं, सैंडविच हैवी हो गए हैं। आपकी क्या मसरूफियत है सारा? आतिफ ने उसे मुखातिब किया था। इनकी मसरूफियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते कि हमारे घर में हनी और शहरी के अलावा कोई इनसे महफूज नहीं है रहा। शाहरुख दरमियान में बोल उठा, जबकि इसके हंसते चेहरे को घूरती वो गिर जाने वाले ब्रेसलेट को उठा रही थी। तभी तेज़ हॉर्न की आवाज़ पर शाहरुख उठा था। गेट की तरफ कोई नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। बोलते हुए तेज़ी से गेट की तरफ बढ़ गया। इसका लॉक शायद लूज़ हो गया, खुद ब खुद खुल जाता। ब्रेसलेट का जायज़ा लेती वो खुद कलामी के अंदाज में बोली। मुझे दिखाएं। आतिफ के कहने पर उसने इसके हवाले किया। इसका लॉक तो ठीक है, शायद आप ठीक तरह नहीं लगा रही हैं। चलो हुन पावेगा भी उन्होंने तो शईस ने आकर देख लेना। चंगा आतिफ तो जो एम ही टपक पिया, आतिफ ने कहा था। शायद ऐसा ही हो, ये मेरा है भी नहीं, आज आप ही ने पहना दिया तो था। तो बोलते हुए इसकी नज़रें खुले गेट की सिम थी। हाथ लाइए, मैं लॉक लगा देता हूँ। देखिए अब औंदा भरा बनता पे वड्डा, अब्बू बन रहा, बल्कि एड्डा तो जूलर। आतिफ के कहने पर उसने बिला सोचे समझे हाथ इसकी सिमत बढ़ा दिया। गाड़ी के अंदर आने का इंतजार करते शाहरुख ने कुछ चौंक कर ड्राइविंग सीट पर मौजूद शईस को देखा और फिर इसकी नज़रों के ताक़ुब में जानिब देखा जहां आतिफ अब सारा के हाथ में ब्रेसलेट पहना रहा था। किसी भी जानिब देखे बगैर शईस घर के अंदर जा चुका था, जबकि शम्स से जाने आ रहे थे। आज खूब आराम किया तुमने, आतिफ के करीब कुर्सी पर बैठते हुए बोल रहे थे। हाँ जी हाँ, मगर इसके बावजूद आप ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रहे हैं। आतिफ ने मुस्कुराती नज़रों से उन्हें देखा। हाँ बिल्कुल, तुम्हें देखकर फ्रेश हो गया। शम्स ने खशमगी नज़रों से उसे देखा था। आपके लिए चाय निकालूं? सारा ने मतवज्जा किया। सिद्रा कहाँ है? जवाबन इन्होंने पूछा। मेरे हाथ से चाय लेंगे तो जायका चेंज नहीं हो जाएगा, वो खिफत से बोली। वैसे ही पूछ लिया था। शम्स के हैरानी से कहने पर आतिफ ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, जो मुस्कुराहट छुपाए चाय कप में निकाल रही थी। तुम बताओ, तुम्हारी एकेडमी में सब कैसा जा रहा है? वो आतिफ से मुखातिब थे। अल्लाह का शुक्र, आप सबकी दुआ है। वैसे अगर आप भी 1-2 घंटे के लिए वहाँ कदम रंजा फरमा लिया करें तो ये मेरे लिए एजाज़ होगा। माफ़ करो मुझे, फैक्ट्री के बखेड़े समेटने के बाद मेरा सारा वक्त मेरे घर के लिए होता है। मेरे घर के भी 2 बंदे अगर काफ़ी नहीं पड़े तो शहीद से बात करो। ऑफिस के बाद वो जिम भी रेगुलर नहीं जाता। शम्स ने कहा था। मैं हरगिज़ भी आपके इस मशवरे पर अमल करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसका तो चंद मिनट का दौरा ही एकेडमी में हलचल मचा रहा था। मुझे कुछ दिन के लिए आर्जी तौर पर हार्डवेयर की क्लास के लिए एक टीचर की ज़रूरत थी। शाहरुख से किसी न किसी तरह मैंने एक्स्ट्रा टाइम निकलवा लिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर हफ्ते भर भी शहीद एकेडमी आता रहा तो वहाँ गर्ल्स में बॉयज़ स्टूडेंट्स ने भी अपने कोर्सेज़ को छोड़कर हार्डवेयर की क्लास ही अटेंड करनी है। आतिफ के तफसीली जवाब पर सारा ने हैरत से इन दोनों के मुस्कुराते चेहरे को देखा था।
दस्तक के बाद शाहरुख कमरे में दाखिल हुआ जहाँ वो जूतों समेत बेड पर दराज था। आपकी तबीयत ठीक है? शाहरुख की आवाज़ पर इसने आंखों से हाथ हटाया। क्या कहना है? इसके संजीदा लहजे पर शाहरुख हैरान हुआ। आतिफ भाई काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए बुलाने आए थे। जाते हुए दरवाज़ा बंद करके जाना। सर्द लहजे में इसने हिदायत की। दंग नज़रों से शाहरुख ने इसे देखा, जो दोबारा आंखों पर हाथ रख चुका था। शाहरुख के जाने के बाद कुछ वक्त गुजरा। जब दरवाजे पर दस्तक के साथ आतिफ ने इसे पुकारा। आ जाओ। बोझिल आवाज़ में बालों में उंगलियां फेरता वो उठ बैठा था। मैं तुम्हारे वापस बाहर आने का इंतजार करता रहा, मगर फिर मुझे लगा कि तुम थक गए होगे, खुद ही यहाँ आ गया। अंदर आते हुए आतिफ बोल रहा था, मगर इसके दिल और दिमाग में तूफान से उठने लगे थे। जब आतिफ के पीछे सारा कमरे में दाखिल हुई थी और अब किसी भी जानिब देखे बगैर चाय और दीगर लवाजमात टेबल पर रख गई थी। जल्दी फ्रेश होकर आ जाओ, मैं दोबारा तुम्हारे साथ चाय पीऊँगा। कंप्यूटर के साथ बैठते हुए आतिफ ने इसे मुखातिब किया, जो एक सर्द निगाह दरवाजे की सिम जाती सारा पर डालता उठ खड़ा हुआ। सारा। आतिफ की आवाज़ पर सारा के साथ वो भी वॉशरूम की सिम जाते जाते रुका। अगर जहमत ना हो तो शहरी को यहाँ पहुँचा दे, लेकिन इसका मूड अच्छा है तो अभी लाती हूँ। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलती वो बाहर निकल गई। शहरी को गोद में उठाए वो सिद्धार्थ के कमरे से निकली जब सामने से शान आता दिखाई दिया। ऐसा लगता है मुझे कोई काम धंधा नहीं है, बाहर मुझे फ़ोन पर हुक्म दे रहे हैं कि शहरी को लेकर ऊपर आओ। वो झल्लाकर बता रहा था। मैं लेकर जा तो रही थी, किसने फ़ोन किया तुम्हें? वो हैरत से बोली थी। छोटे भाई ने। और किसने? वो बिगड़े हुए अंदाज में शहरी को लेता वापस पलट गया था, जबकि वो उलझी खड़ी रह गई। बाहर आकर इसने एक निगाह मोमो के पोर्शन की जानिब डाली, जहाँ वो बरामदे में कुर्सी पर सर झुकाए उदास बैठी थी। मुस्कुराहट छुपाए वो शाहरुख की सिमत बढ़ गई, जो ग्राउंड की बाउंड्री पर बैठा अपने सेलफोन को चेक कर रहा था। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, अगर तुम मसरूफ़ नहीं हो तो। सारा के संजीदगी से कहने पर हैरान सवाली नज़रों से देखने लगा। देखें सारा जी, आप बहुत देर कर चुकी हैं, लेकिन अगर आपको एहसास हो ही गया तो खुदारा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज भी आपके एक इशारे पर लेडी गागा को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता हूँ। वो इंतहाई संजीदगी और जज्बाती अंदाज में बोला था। एक्सक्यूज़ मी। पीछे से रखते हुए सारा ने इसे घूरा। अरे बोलो यार, क्या कहने आई थी? वो झल्लाए हुए अंदाज में बोला। ख़त्म करो मेरी नाराज़गी, देखो वो कितनी उदास बैठी है। सारा ने इसकी तवज्जो मोमो की सिम दिलाई थी। ये सारे ड्रामे मेरे लिए पुराने, तुम देखो। वो सर झटक कर बोला। वो मंगेतर है तुम्हारी? सारा ने घिरकने वाले अंदाज में कहा। झन्नू में गई मंगेतर, इसके बारे में सोचता तो मुझ पर हैबत तारी होने लगती है। वो जिस तरह बोला, सारा की हंसी बेसाख्ता थी। कभी अपनी और मेरी बात करने भी पास आ जाया करो। वो एकदम ही बड़ी लगावट से गोया हुआ। क्या मतलब है? सारा ने मशकूक नज़रों से देखा। मतलब ये है कि मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मेरा रकीब इस घर में ही है। रकीब भी वो जो हरी झंडी लहरा रहे हैं, मगर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कितना अच्छा लगेगा जब हम दोनों साथ साथ बाहर घूमने जाएंगे। और वो इसकी बात अधूरी रहेगी जब सारा दोनों हाथों से इससे परे धकेलती उठ खड़ी हुई। तुम्हारी नीयत का फतूर कभी नहीं जाएगा, दगाबाज। खूनख्वार अंदाज में वो इस पर बरस उठी। अब ऐसा भी हूँ, जैसा भी हूँ कबूल कर लो। वो डटाई से बोला था। दफ़ा हो जाओ। भुनाकर बोलती वो आगे बढ़ी। बहुत दिनों से इज्जत अफजाई नहीं हुई थी, आज सुकून मिल गया। बड़े इत्मीनान से खुद कलामी करता हुआ उठा, रंगराई लेते हुए हाथ जहाँ थे वहाँ साख्त हो गए। टेरेस की बाउंड्री पर बाजू टकाई शेष पड़ी तो वजह से इसे देख रहा था, जिसकी सिट्टी गुम हो गई। ऊपर वाले इंसान खता का पुतला, भूल चूक हो ही जाती है। आसमान पर नजर जमाए शाहरुख बोला। क्यों भैया, हमने ठीक कहा ना? इस पर इसने शेष को देखा। ऊपर आ जाओ, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। जवाब आया। इतना पागल नहीं हूँ, वो हंसते हुए मज़े से बोला। टेबल से पैर हटाते हुए मोमो ने एक बेजार नज़र शान के मुस्कुराते चेहरे पर डाली, जो टेबल के गिरदा बैठा था। तुम तक पहुँचते पहुँचते इसके पास इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं आई रहेगी। इसका इशारा शाहरुख की सिम था। खामोशी से बैठी सब देख रही हो, तुम वहाँ गई क्यों नहीं? मैं सब्र के साथ इनको देख रही थी, जो बूथ चिकन टाइप की चीज़ बने ऊपर से सीन देख रहे थे। जाकर समझाओ इन्हें कि अपनी महबूबा को एक बार गौर से देख लो, अगर फुर्सत मिले तो। वो बेचारी सबको भाई भाई कहते नहीं थकती, और भाई सारे इसके इस आसरे पर आंखें टकाए बैठे हैं। वो बुरी तरह जलकर बोली। अब ऐसा भी नहीं है, शान ने से घूरा। वैसे खैरियत है? आज बड़ी फुर्सत से बड़े दिन बाद बात करने आए हैं। इंजॉयमेंट के लिए कोई और शायद कब्जे में नहीं आया। मोमो ने खशमगी मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। मेरे खलूस पर शक मत किया करो। मैं तो तुमसे ये पूछने आया था कि ऐसा भी क्या होगा जो तुम मेरे जो वो तुमसे फ्रंट होकर फिर सारा के पीछे भाग रहा है। शान कुछ नाराज़ी से बोला। गोद का मुन्ना बन गया फ़ौरन नौमलूद, जो कुछ मालूम नहीं। कुर्सी पर एक खिसकाती वो उठ खड़ी हुई थी। भड़काने आया था मुझे, जाने किसके नसीब फोड़ेगा। यहाँ निकल, यहाँ से। वो पहले भरी बैठी थी। इसके हमलों से बचते हुए शान सूरत से बरामदे से निकला था। अब देखना बेटा, ये आग जाकर कहीं और भड़काऊंगा। शान धमकी देता हुआ गया था। तुझे अल्लाह ही पूछेगा, मुझे भड़का भड़का कर इमेज तबाह कर दिया। ठीक ही कहती है सिद्रा, तुम भाइयों के होते हुए किसी सास नंदों की ज़रूरत नहीं। शान की हंसी ने इसे और भड़का कर जलने का मौका दे दिया। सुनो, तुम्हारे वासिफ भाई एंगेज्ड हैं? कब तक इरादा इनकी शादी का? बाउंड्री के गिर्द बैठे हुए इसने मोमो से पूछा। इन्होंने तो अहद कर रखा कि इनकी और आतिफ भाई की शादी एक ही वक्त में एक ही साथ होगी, मगर अभी दूर दूर तो कोई इम्कान नहीं, क्योंकि आतिफ भाई शादी के टॉपिक से एलर्जिक है। मोमो ने बताया। ऐसा क्यों? इसने पूछा। पता नहीं। मोमो ने शानिश कहा। एक बात पूछो, तुमसे नाराज़ तो नहीं होगी? इसके झिझकते अंदाज पर मोमो ने सवालिया नज़रों से देखा। आतिफ ज़ाहिर बिल्कुल नॉर्मल नज़र आते हैं, तो फिर इन्हें स्टिक के सहारे की ज़रूरत क्यों पड़ी है? हाँ, तुमने ठीक कहा, मगर कदम जमा कर और अपना तवाज़ुन कायम रखने के लिए स्टिक की इन्हें ज़रूरत होती है। वो बाय बर्थ ऐसे हैं। मोमो ने संजीदगी से बताया। छोटे भाई इनकी स्टिक को बहुत इज्जत करते हैं।
इनके सामने मजाक भी कोई आतिफ भाई के स्टिक को हाथ नहीं लगा सकता। वाकई? सारा ने मुतासिर हो जाने वाले अंदाज में पूछा। तुमने अब तक इनसे बात करने की कोशिश नहीं की? कुछ देर बाद मोमो ने पूछा था। ऐसा कैसे हो सकता कि मैंने कोशिश न की हो, मगर ज़ुबान से लगाए गए ज़ख्म इतनी जल्दी मिल नहीं होते। मैंने जो बोया वो अब सब्र के साथ काटना ही है, इस वक्त तक जब तक इसके दिल से सारी बदगुमानी दूर ना हो जाए। वो मध्यम लहजे में बोली। वो तुमसे कभी बदगुमान नहीं हो सकते, मोमो ने इसे तसल्ली देनी चाहिए, मगर मैंने खुद इसे बदगुमान होने पर मजबूर किया। इंसान जिससे मोहब्बत करता है वही जब दिल पर वार कर जाए तो क्या बाकी रह जाता है। वो कभी मुझसे ऐसी संगदिली की उम्मीद नहीं कर सकता था, मगर मैंने इसे ये नहीं समझा सकती कि इस वक्त मैं खुद किस कैफियत से गुजर रही थी। शायद मैं पागल हो गई थी जो इसे धुतकार बैठी। इसका लहजा ही नहीं, आंखें भी नम होने लगी। तुम फिक्र मत करो, कुछ वक्त गुजरेगा फिर सब ठीक हो जाएगा। वो सबसे मोहब्बत करने वाले इंसान है और तुम्हारा तो इनके साथ मामला ही कुछ अलग है। मोमो ने मुस्कुराते हुए इसे देखा था। तुम्हें वो हर सच्चाई के साथ कबूल है। मोमो के अचानक सवाल पर वो चौंकी। तुम किस सच्चाई की बात कर रही हो? उसने पूछा। वही सच्चाई जिसे तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो। मोमो ने बगौर से देखा। इसका इंतखाब अल्लाह ने मेरे लिए किया। ये सच्चाई हर सच से अहम है और कबूल भी है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। मुझे बहुत फ़ख्र होता है कि छोटे भाई की ज़िंदगी में तुम जैसी कदर करने वाली लड़की मौजूद है। मोमो के तारीफ़ी लहजे पर वो बस मुस्कुराई थी, तभी गेट पर एक साथ कई हॉर्न गूंजे थे। ये जुलूस कहाँ से आ गया? सारा सुकून गारत हो गया। रेड स्पिक के आगे पीछे अंदर आती बाइक्स ने इसे बदमज़ा किया। क्या हो गया? अपने भाई लोग हैं, मेहनत करके लौटे हैं घर। मोमो ने इसे घूरा और फिर इसका हाथ पकड़े रेड स्पिक की जानिब बढ़ गई। शुक्र मेरे चॉकलेट्स ले आए, वरना रोज़ भूल कर आ जाते हैं। वो बेताबी के साथ शॉपर छपटते हुए मोमो की बात अधूरी रह गई जब इसका छोटा भाई शॉपर छीनता वहाँ से भागा था, जबकि मोमो भी चीखती चिल्लाती इसके पीछे भागी। आप ही इनके पीछे भागे? इन चॉकलेट्स में आपका भी हिस्सा है। गाड़ी लॉक करते हुए आतिफ ने कहा। आपकी अकेडमी तो शायद 10 बजे ऑफ हो जाती है, इस वक्त तो 12 बजने वाले हैं। वो आतिफ से मुखातिब थी। जी हाँ, मगर आज रास्ते में हम सब एक रेस्टोरेंट में रुक गए थे, वहीं इतना वक्त हो गया। आतिफ बता रहा था, तभी वो चौंक कर पीछे रुकती बाइक की जानिब मतवज्जा हुई। शान के हमरा ही वो कहीं से वापस आया था। आतिफ की पुकार पर वो हेलमेट शान के हवाले करता करीब आ रहा था। दूसरी जानिब सारा को समझ नहीं आया वो किस तरफ निकल जाए। कहाँ थे तुम? मैं कॉल करता रहा मगर तुमने रिसीव नहीं की। एक काम से गया था, मौका नहीं मिला कॉल रिसीव करने का। आप अपने हिस्से के चॉकलेट्स ले जाकर, वरना मोमो सब हजम कर लेगी। शहीस बोल रहा था, जबकि एकदम याद आने पर आतिफ ने सारा से कहा। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे चॉकलेट ज़्यादा पसंद नहीं। वो झेम कर बोली। पसंद है या नहीं, मगर जाकर ले मोमो से, मैं आपके हिस्से के लिए भी लाया हूँ। आतिफ के मजीद उजलत में कहने पर बेसाख्ता मुस्कुराती वहाँ से गई, जबकि शहीस जो अब तक खामोशी से इन दोनों को देख रहा था खुद भी जाने के लिए पलट गया। तुम कहाँ जा रहे हो? आतिफ ने हैरत से देखा। तुम्हारे पास मुझसे बात करने का वक्त नहीं है जो मैं रुकूं तुम्हारे पास? इसके सर्द लहजे पर आतिफ दंग ही तो रह गया, जबकि वह तेज़ कदमों के साथ अपने पोर्शन की जानिब जा रहा था। बाइक की मरम्मत करते शाहरुख को चाय का मग थमाकर वो आगे बढ़ गई, जहाँ आतिफ टेबल के गिर्द मौजूद ग्राउंड में जारी गेम को देख रहा था। मोमो कहाँ चली गई? चाय का मग इसे पेश करते हुए इसने पूछा था। वैसे ना पहले आतिफ ने मुँह नहीं लाती जी, हूँ ने आतिफ तो सारे काम वाला ठेका ने चौकली था सारा बाजी ने। हद होती है वैसे। मोमो कहाँ चली गई? पता भी है वो बंदा नाराज़ है उससे, तो फिर भी अपने ड्रामे गिरियाँ तो नहीं बाज आ रही। पता नहीं, अभी तो यही थी। सारा वास्ते यार अल्फाज ही उमड़ के आ रहे हैं। एड्डी तो छोटी काकी रहती नहीं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। चले खैर, पढ़ते हैं हम अपना नावल। आतिफ ने इधर उधर नज़र भी दौड़ाई थी। मैंने तुम्हें परेशान कर दिया? मोमो को भी मेरी बेवकत चाय की फरमाइश से चिढ़ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। मैं और मोमो सोच रहे थे कि हमें भी कुछ कंप्यूटर कोर्सेज कर लेने चाहिए, सारा वक्त फारिग होते हैं। कुछ झिझकते हुए उसने कहा। ये तो अच्छी बात है, मोमो भी आपकी वजह से कुछ सीख लेगी। एक्सपर्ट तो घर में ही मौजूद है, शहीद समेत। आतिफ के सरसरी लहजे पर भी वो चौंकी और कुछ गड़बड़ाई थी। वो तो ठीक है, मगर शान या शाही वगैरह से हम ज़िंदगी के साथ कुछ नहीं सीख पाएंगे। अगर आप वो कुछ झिझक कर रुकी। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। 10 बजे के बाद का वक्त ही रख लेते हैं, और मैं पढ़ाई के मामले में कोई गैर संजीदगी बर्दाश्त नहीं करूँगा। चल तू रही सही कसर पूरी कर। चल ठीक है, कर जो मर्जी कर। वो मसनूई संजीदगी के साथ ताकीद कर रहा था। शुक्रिया, और आपका शिकायत का मौका हम नहीं देंगे। वो मुस्कुराते हुए बोली, मगर अगले ही पल वो शहीस की सिमत मतवज्जा हुई जो ग्राउंड से बाहर आ रहा था। क्या हुआ शहीस? गेम अधूरा छोड़कर कहाँ जा रहे हो? आतिफ के सवाल पर इसने एक सर्द निगाह सारा पर डाली। कभी कभी अधूरा छोड़ना पड़ता है। इसके अजीब से लहजे पर सारा खामोशी से वहाँ से जाने के लिए उठ गई। आओ यहाँ बैठो कुछ देर। आतिफ ने बगौर इसके तासुरात का जायज़ा लिया। मुझे एक ईमेल भेजनी है, तो ये काम तुम बाद में भी कर सकते हो, अभी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आतिफ ने कुछ नाराज़गी से इसकी बात काटी थी, जो वो ना चाहते हुए भी इसके सामने आ बैठा। तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ रहने और बात करने का यही एक वक्त होता है मेरे पास, और इसमें भी अब तुम्हें हज़ारों काम याद आने लगे। आतिफ शिकायत कर रहा था। ये वक्त भी मत निकालो करो मेरे लिए, क्योंकि क्यों इतनी जहमत करते हो? इसके सर्द लहजे पर आतिफ ने दंग नज़रों से देखा। शहीसी, तुम किस तरह बात कर रहे हो? अगर तुम किसी बात पर मुझसे नाराज़ हो तो बताओ, मैंने क्या गलत किया? कुछ गलत नहीं किया तुमने, वो इतना ही बोला था। तो फिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम मुझसे दूर भाग रहे हो? वक्त की बात मैंने इसलिए की कि तुम सुबह से शाम तक ऑफिस में और मैं रात तक अकेडमी में मसरूफ़ होता हूँ। इसके बावजूद हम दिन में 3-4 बार तो ज़रूर फ़ोन पर राब्ते में रहते हैं, मगर अब ना तुम मुझे कॉल करे हो ना मेरी कॉल्स रिसीव करते हो। घर में तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तो तुम्हारे काम ख़त्म नहीं होते। आखिर क्यों तुम इतनी सर्दमोहरी का मुजाहरा कर रहे हो? आतिफ ने परेशान नज़रों से देखा। सब कुछ कह चुके हो या मज़ीद कहना बाकी है? वो स्पार्ट लहजे में पूछ रहा था। मुझे अब सिर्फ तुमसे ये सुनना कि तुम्हें हुआ क्या है।
तुम क्यों मेरे साथ ये रवैया इख्तियार किए हुए हो? मुझे कुछ नहीं कहना, मैं जाना चाहता हूँ। वो एकदम ही अपनी जगह से उठा था। शईस पहले तुम मेरी बात सुनो। आतिफ ने इसे रोकना चाहा जो किसी भी जानिब देखे बगैर जा चुका था। क्या तुम मुझे ये एहसास दिलाना चाहते हो कि मैं तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारे पीछे दौड़ नहीं सकता? आतिफ की तासुब भरी बुलंद आवाज़ पर इर्द गिर्द मौजूद सभी इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हुए। शईस के दिल को धक्का सा लगा जो इसके कदम यकलख्त रुके थे। शाहरुख समेत बरामदे में मौजूद शम्स ने साफ तौर पर इसके चेहरे पर लहराते इस तरह को देखा, मगर अगले ही पल वो दिल को सख्त करता किसी से भी नज़र मिलाए बगैर तेज़ कदमों के साथ शम्स के बराबर से गुजरता घर के अंदर जा चुका था। हैरान खड़े शम्स अब आतिफ की तरफ मुतवज्जा हुए जो खुद भी अपने पोर्शन की सिमत जा रहा था। इन्हें मुनासिब नहीं लगा सबके सामने आतिफ से कुछ पूछें, जबकि शईस का इन्हें पता था कि वो कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं देगा। शम्स के अलावा भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि इन दोनों के मामले में इस वक्त दखल अंदाजी करता। इन दोनों को तो कभी आपस में इख्तलाफ नहीं हुआ था, फिर अचानक ये क्या? वो आपको शईस से पूछना चाहिए था। सिद्रा हैरान परेशान होकर बोली, इसके तेवर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे क्या? वो मेरी तरफ देखना गवारा नहीं कर रहा और तुम इससे कुछ पूछने की बात कर रही हो? मुझे मुँह की खाने के लिए इसके पास भेजना चाहती हो क्या? शम्स इंतहाई नागवारी से बोले, शाहिद तुम भी तो बाहर थे, तुम्हें कुछ नहीं मालूम इन दोनों के दरमियान क्या बात हुई थी? सिद्रा पूछ रही थी। मैं बाहर था मगर इन दोनों के करीब मौजूद नहीं था, लेकिन मैं आजकल महसूस कर रहा हूँ कि वो आतिफ भाई से कुछ खींचे ज़रूर है। शाहरुख ने बताया। मैं भी वहाँ से उठकर आ गई थी ताकि वो दोनों खुलकर अपनी बातें कर सके। सारा ने किसी सवाल से पहले ही बता दिया। मैं खुद जाकर शहीद से बात करती हूँ। अगर आतिफ से उलझे तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि कितना डिस्टर्ब है। खुद से तो वो कभी कुछ नहीं बताएगा। सिद्रा सबको ही मुखातिब करती लाउंज से निकल गई। कंप्यूटर स्क्रीन से नजर हटाकर इसने सिद्रा को देखा था जो कमरे से दाखिल हो रही थी। मुझे तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम आतिफ जैसे इंसान को भी हर्ट कर सकते हो। एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि वो तुमसे किस कदर अटैच है? अगर कोई गलतफहमी दरमियान में तो इसे दूर भी किया जा सकता है। ना मैं किसी को हर्ट करना चाहता हूँ और ना ही मैं किसी गलतफहमी का शिकार हूँ। मैं तो बस खामोशी के साथ सब कुछ देख रहा हूँ। स्क्रीन पर नजर जमाए वो तलख लहजे में बोला, क्या देख रहे हो तुम? सिद्रा ने उलझकर इसे देखा जो स्पाट चेहरे के साथ कंप्यूटर की रोशन स्क्रीन को तक रहा था। कुछ नहीं बोलोगे, ना पूछने पर कुछ बताओगे? इस तरह सब कुछ दिल में छुपा कर उठते रहोगे तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? वो शदीद नाराज़गी से पूछ रही थी। तुम्हारी खामोशी पर क्या बाकी सब पुरसकून है? क्या हम सब महसूस नहीं कर सकते कि तुम डिस्टर्ब हो? तुम कम अज़ कम मुझसे तो हर बात कह सकते हो। मुझसे किस बात की नाराज़गी है? अगर है तो बताओ मुझे। नहीं, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। इनकी जानिब देखे बगैर वो बोला, तुम्हारी ये कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी खामोशी सबको समझा देने के लिए काफ़ी है। वो कुछ टपटने वाले अंदाज में बोली थी। जो कुछ हुआ इस पर अगर कोई शर्मिंदा नहीं है तो तुम ये रवैया इख्तियार रखने में हक बचाने वो। शम्स तुम्हारे सामने कुछ कह नहीं पाते मगर मैं जानती हूँ वो कितने नादिम है। किसी के नादिम या शर्मिंदा होने से सब कुछ पहले जैसा नहीं हो जाएगा। वो इसी तलखी से बोला। पहले ऐसा क्या था जो अब तुम्हें बदलावा दिखाई दे रहा? सिद्रा ने पूछा। सब कुछ बदल चुका है, यहाँ तक कि वो इंसान भी जिसकी वजह से आप यहाँ मौजूद मुझसे सवाल कर रही हैं। वो कुर्सी से उठते हुए अब इसके बिलमुकामिल था। वो हर्ट हुआ, मेरी वजह से इसे तकलीफ़ पहुंची, ये सबको नज़र आ गया, मगर मैं क्या कुछ बर्दाश्त करता रहा हूँ? ये किसी को नज़र नहीं आया। सब खुश हैं मगर है बस एक मैं ही। सुरख चेहरे के साथ वो एकदम ही खामोश हुआ। सबको सब कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ कौन तुम्हें बेहिस नज़र आता है? सबको परवाह है तुम्हारी। तुम शम्स को एक मौका तो दो कुछ कहने का। तुम्हारी ये खामोशी इनके लिए कितनी अजियत का बाइस है, इसका अंदाज़ा तुम भी लगा सकते हो। तुम्हें सारा पर गुस्सा, तो इस गुस्से को ऐसे इंसान पर मत उतारो जिसका किसी मामले से कोई ताल्लुक ही ना रहा। और जहाँ तक बात सारा की, मुझसे इसके कोई बात ना करे बराह करम, क्योंकि मैं सुनना नहीं चाहता। एकदम ही वो इनकी बात काटता इसके सामने से हट गया और अगले ही पल कमरे से बाहर निकल गया। फ़क चेहरे के साथ सारा ने इसे देखा था जो जा रहा अंदाज में सीढ़ियाँ उतरता बाहर की सिमत जा रहा था। इस वक्त उसके पीछे मत जाओ। शाहरुख उसके पीछे जाना चाह रहा था जब शम्स ने इसे रोका था। मुंतशिर दिलो दिमाग के साथ वो बस सड़क के किनारे चलता जा रहा था। इस तरह चलते रहना शायद इसके लिए कथारसिस का एक ज़रिया था। तेज़ हॉर्न पर वो चौंक कर करीब रुकती गाड़ी की तरफ मुतवज्जा हुआ। हालांकि इस वक्त वो किसी भी मानूस चेहरे को देखना नहीं चाहता था, मगर इखलाकी इक़्तिदार ने इस अमल की इजाज़त नहीं दी। बहुत अच्छा ट्रैक चुना है वॉक के लिए। गाड़ी से उतरते शख्स ने नहायत खुश इखलाकी से मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया था। हुनगड़ा शख्स उतर आया। तुम कहाँ हो आजकल? काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुई है हमारी, शईस ने कहा। हम तो हमेशा से ही तुम्हारे इर्द गिर्द रहे हैं, तुम ही बेखबर रहे। तुम्हारी शिकायत पर जाए रज़ी, मगर अब इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे, शईस ने कहा था। मुझे तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल यकीन तब होगा जब तुम मेरे घर चलोगे। अभी इस वक्त नहीं रज़ी, तुम मुझे एड्रेस बता दो, मैं 1-2 दिन बाद ज़रूर आऊँगा। अब तुम मुझे नाराज़ करो। यहाँ से बस चंद मिनट की ड्राइव पर मेरा अपार्टमेंट है, तुम आधा घंटा भी मुझे नहीं दे सकते। रज़ी की नाराज़गी पर वो तजब्ज़ुब के बावजूद इनकार नहीं कर सका। रज़ी की फैमिली किसी ज़माने में इसके पड़ोस में ही थी। स्कूल में रज़ी इसका सीनियर भी था और बस जान पहचान के अलावा कुछ कनेक्शन नहीं था। चंद साल पहले रज़ी की फैमिली बैरून मुल्क सेटल हो गई और अपने कज़न से इसे मालूम था कि रज़ी इस शहर में वक्तन फ़वक्तन इसे रज़ी की मशकूक सरगर्मियों की इतलात भी मिलती नहीं थी, और यह भी कि वो लॉकअप में भी चंद बार सज़ा भुगत चुका है। तो फिर रज़ी दिन जाने से तैयार हो गए। दौर फिटे मुशईस। रज़ी के बारे में वो सब जानकर वो हैरान ज़रूर हुआ था कि रज़ी काफ़ी वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता था। चंद माह पहले सरेराह शईस से इसकी मुलाकात हुई थी और इसके बाद भी इत्तफाक़िया तौर पर जैसे कि आज। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरा अपार्टमेंट पसंद आएगा। शईस के हमरा अपार्टमेंट में दाखिल होते हुए खुश दिली से बोला। तुम यहाँ तन्हा रहते हो? इर्द गिर्द का जायज़ा लेते हुए शईस ने पूछा था।
जाहिर है वैसे दोस्त यार अक्सर महफिल जमाए रखते हैं, तुम ये बताओ क्या पीना पसंद करोगे? कोई तकल्लुफ़ ना करो, वैसे भी मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकूँगा, मैं बस तुम्हारा अपार्टमेंट देखना चाहता हूँ। फ्यूचर में मेरा इरादा है कि एक ऐसा ही अपार्टमेंट हासिल करूँ। बिल्कुल बिला इजाज़त आज़ादी से तुम हर जगह देख सकते हो। रज़ी बोलता हुआ लिविंग रूम में से निकल गया, जबकि शहीद को चौंकते हुए इस कंप्यूटर ट्रॉली की तरफ गया जहाँ मौजूद मखसूस किस्म की सीडीज़ और मैगजीन्स के अखबार ने रज़ी की इस शोहरत की तस्दीक कर दी जो वो सुनता रहा था। ट्रॉली से दूर हटते हुए वापस आते रज़ी की तरफ मतवजा हुआ। तुम अब तक यहीं रुके हो, इतने फॉर्मल ना हो, खुद सारा अपार्टमेंट देखो, रज़ी बोल रहा था, जबकि शहीद तंग नज़रों से इस चीज़ को देख रहा था जिसे रज़ी ने टेबल पर सजा दिया। रज़ी ये चीज़ यहाँ से ले जाओ। नागवारी से जब्त किए वो बोला, जस्ट फॉर इन्जॉयमेंट यार, बहुत लाइट है। तुम्हें ये काम करना है तो मेरे जाने के बाद कर लेना, मगर मैं इस चीज़ के जानिब देखना भी गुनाह समझता हूँ जिसे मुझे मेरे रब ने, मेरे पैगंबर ने रोका है। मुस्तरक चेहरे के साथ बोला, जाने भी दो, किस दुनिया में रहते हो तुम? रज़ी ने इस्तेज़ाई लहजे में पूछा। इस दुनिया में जहाँ इंसान और हैवान में वाज़ेह फ़र्क मौजूद होता है। यानी तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि मैं एक जानवर हूँ? रज़ी का लहजा तंज़िया था। जिस गलाज़त को तुम तवाज़ा के लिए उठा लाए हो, इसे हलक से अंडेल कर वाकई इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। शहीद के सख्त लहजे पर रज़ी के तासुरात बदले। रज़ी, तुम्हारा ताल्लुक एक बाइज़्ज़त घराने से, तुम्हारे शौक़ तुम्हें सिर्फ तरीक़े की तरफ ले जा सकते हैं। अभी वक्त है, संभल जाओ, ये मेरा पुरखुलूस मशवरा है। मैं क्या हूँ अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे तुम्हारे वास की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम क्या हो, तो तुम्हारी हकीकत क्या है। रज़ी के तल्ख लहजे पर शहीद के चेहरे के तासुरात तन गए। बहुत शुक्रिया, मुझे अपने साथ यहाँ लाने का, तुम्हें पहचानने का ये अच्छा मौका मिला मुझे। सर्द लहजे में बोलकर शहीद ने जाने के लिए एक कदम बढ़ाए थे। तुम मुझे इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते। रज़ी भड़क कर इसके रास्ते में आया। पारसा मत बनो, मैंने तुम्हारी तरह अय्याशी के को जबर के पर्दे में नहीं छुपाया। रज़ी की बुलंद आवाज़ हुई जब शहीद का हाथ इसके जबड़े से टकराता इसे चित कर गया। उम्मीद है कि आइंदा किसी इंसान पर कीचड़ फेंकने से पहले तुम आईने में अपना स्याह चेहरा ज़रूर देखोगे। भिंजे लहजे में इसने शौलाबार नज़रों से रज़ी को देखा और अगले ही पल तेज़ कदमों के साथ बाहर का रुख किया। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने के लिए दोबारा यहाँ आना होगा, मैं तुम्हें मजबूर कर दूँगा, तुम देखोगे मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। पीछे रज़ी से संगीन नताइज की धमकियाँ देता रह गया। गर्म शॉल में कैद वो बरामदे में आई थी। रात की तरीके में से देख भी सकती थी जो यकबस्ता हवाओं से बेपरवाह कुर्सी पर मौजूद था। धीरे धीरे कदम बढ़ाती वो इसकी तरफ बढ़ गई। अंदर चलो शहीद, यहाँ बहुत सर्दी है। वो मुश्किल बोल सकी थी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसका लहजा सर्दी था। बहुत फ़र्क पड़ता है, कम अज़ कम मुझे तो। कुछ पावर करवाने की ज़रूरत नहीं, हकीकत क्या इसका अंदाज़ा है मुझे। वो सारा की बात काट गया। तुम कब तक मेरे साथ ये अजनबी रवैया रखोगे? तुम मेरी कोई बात सुनना नहीं चाहते, अपने दिल की बात करते नहीं हो। बताओ मैं क्या करूँ? मैं नम लहजे में बोली। कुछ कहने सुनने की कसर नहीं रहेगी, लिहाजा कोई गिल्ट ना रखो। इसकी जानिब देखे बगैर वो बोला था, पहली बार मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो रहा है। वो लरसती आवाज़ में बोली। और मेरा इस दुनिया में, वो तलख लहजे में बोला। तुम अंदर जाओ, मेरे पास तो कुछ काबिल फ़ख्र नहीं, मगर तुम पर कोई दोबारा कीचड़ उछाले ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसकी भिंची आवाज़ पर वो दर्जीदा नज़रों से इसे देखती वापस पलट के आई थी। गहरी सांस लेकर वो दोबारा इसकी जानिब तरफ मतवजा हुआ जो बरामदे के स्टेप्स पर बैठी हुई थी। सर्द हवा में होता इजाफा इसके नाजुक वजूद के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। एक पल को रुककर उसने सारा के उठने के इंतज़ार किया, फिर खामोशी के साथ ग्रिल्स बंद करनी शुरू कर दी। अंत की तरफ जाते हुए वो रुककर इसकी तरफ पलटा जो ग्रिल्स के पास साख्त की। क्या तुम यकीन करोगे तुम्हारे लिए मुझे अब किसी की परवाह नहीं शहीस? तुम जैसा चाहते हो मैं अब वही करूँगी। 2 कदम इसकी तरफ बढ़ते हुए भीगी आवाज़ में बोली। ये बेमानी अतराफ़ बस कुफ़त में मुब्तला कर सकते हैं। अलबत्ता ये आंसू इन सबको तकलीफ़ ज़रूर देंगे जो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अजीज़ रखते हैं, जैसे कि तुम्हारे आशिर भाई। इसके तंज़ के लहजे पर वो सुन खड़ी से देखती रही जो ग्लास डोर के पीछे गायब हो गया था। मोहब्बत में बस यही एक खामी है, वो अपनी गहराइयों में ले जाए तो सांस लेना नामुमकिन, सतह पर छोड़ दे तो इसे अबूर करना मुहाल है। बोझल होते दिल के साथ इसने सोचा था। अपने पोर्शन से बाहर आते हुए इसने एक तायराना नज़र दौड़ाई। छुट्टी का दिन था और मौसम सुबह से ही सर्द मगर खुशगवार था। इसलिए घर के तकरीबन सारे मर्द हज़रात बाहर मौजूद थे। बाकी कुछ बातों में मशगूल थे, कुछ ज़्यादातर अपनी सवारियों की धुलाई चमकाई में मगन थे। धीरे धीरे अपनी स्टिक के सहारे वाहनी गेट की सिमत बढ़ रहा था जब कुछ चौंक गेट की निचली जालियों के पास इसने रुकते 2 पैरों को देखा। तभी दरमियानी गेट थोड़ा सा खुला था, मगर अगले ही पल जो भी थी अंदर फैली रौनक पर शायद छिचक कर पीछे हट गई। आतिफ दूर से इसके तसब्सुब को महसूस कर गया, इसलिए अपनी रफ्तार बढ़ाकर जल्दी गेट तक पहुंचना चाहता था, मगर ये भूल गया कि बहुत सारी काबी नज़रें इससे पहले सुनहरी पट्टियों में जकड़े पैरों तक पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले शान लपकता हुआ आगे बढ़ा था, मगर आतिफ की आवाज़ ने इसके कदम रोके। वापस जाओ। इसने खशमगी नज़रों से शान को घूरा। फ़ौरन मोमो या किसी और लड़की को भेजो। मोमो को भेजना मुनासिब नहीं होगा, मैं किसी लड़की को भेजता हूँ। बुरी तरह खसे आकर वो आतिफ को मुस्कुराने पर मजबूर करता वहाँ से गया। सामने मौजूद इस शख्स की संजीदा नज़रों से वो बस होंठों की तरह इसे देख रही थी। आपको किससे मिलना? बिलाखिर आतिफ को पहल करनी पड़ी। जी वो सारा। आपको सारा से मिलना? वो हैं, आप अंदर आ जाए। घबराई लड़की की मुश्किल आसान करता वो इसे अंदर आने का रास्ता दे गया। आतिफ ने हीरोइन दी एंट्री हुई है और पलट कर शान की तलाश में सामने देखा था जहाँ वो अपने कज़न के साथ खड़ा इसी जानिब देख रहा था। इसने यकीनन आतिफ को हदायत पर जानबूझकर अमल नहीं किया था। आप ऐसा करें, सामने वाले घर की तरफ चली जाए, सारा वहीं मिलेगी। आतिफ की हदायत पर इसने मज़ीद घबराकर दूर नजर आती सफ़ेद इमारत को देखा। हुन पता नहीं है शान वाली आई कि आतिफ वाली आई।
मैं वहाँ तक अकेली कैसे जाऊँगी, आप मुझे वहाँ तक ले चलें। सहमी आवाज़ पर आतिफ ने हैरत से देखा, जिसका चेहरा सफ़ेद चादर के घूंघट में छुपा जा रहा था। आइए। ना चाहते हुए भी वो इसे साथ लिए आगे बढ़ा था, हालांकि ये बहुत मुश्किल था जब कोई शरारती नज़रें वो खुद पर महसूस कर रहा था। करीब कोई ऐसा बात पर बंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था जिस पर वो इस खौफज़दा खातून की जिम्मेदारी डालता। सुने, आप मुझे सारा के पास ही ले जा रहे हैं। सहमी आवाज़ पर वो एकदम ही रुक कर इसकी जानिब मतवज्जा हुआ था। आपको क्या लग रहा है मोहतरमा, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ? आतिफ ने नागवार नज़रों से इसके चेहरे का रंग मुकम्मल उड़ गया। आपके हुक्म पर मैं आपकी मदद करूँ, आप ये सवाल करके मेरी इंसल्ट कर रही हैं। इसके सख्त लहजे पर वो यकीनन आंसू बहाना शुरू कर देती अगर वहाँ सारा ना पहुँच जाती। शुक्र आप यहाँ हैं। मेरी दोस्त पहली बार यहाँ आई है, मगर वक्त से पहले ही आ गई, वरना मैं इसे गेट पर ही रिसीव करती। सारा मुस्कुराते हुए आतिफ से मुखातिब थी। ज़ैनब, ये मोमो के भाई हैं। सारा एकदम ही रुकी जब इसने आतिफ को फ़ौरन ही वहाँ से पलट कर जाते देखा। किसी गैर मामूली बात का इससे एहसास हुआ तो इसे चौंक कर खामोश खड़ी ज़ैनब के फ़क चेहरे को देखा। यहाँ आते तुमने अपनी जहानत के तीर चला दिए। मुस्कुराकर इसने ज़ैनब के शर्मिंदा चेहरे को देखा था। वो सब मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे थे, मुझे सब पर ही शक होने लगा। तुमने ये तो नहीं बताया कि इतने ढेर सारे लोगों के दरमियान रह रही हो। अगर तुम मुझे गेट पर मिल जाती तो मैं ये बेवकूफ़ी न करती। वो खिफ़्फ़त से बोली। जब इस घूंघट में तुम मशकूक अंदाज में चल रही थी, हर इंसान ने तुम्हारी तरफ मतवज्जा होना था। सारा ने कहा। तुम मेरी तरफ से इनसे माफ़ी मांग लेना, मैंने वाकई बहुत गलत कहा था। ज़ैनब अब सुबदा होकर बोली। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, वो बहुत अच्छे इंसान है, मेरे सामने तो वो जिक्र भी नहीं करेंगे, मगर मैं फिर भी तुम्हारी तरफ से एक्सक्यूज़ कर लूँगी। सारा ने इसे तसल्ली दी। अच्छा ये बताओ तुम्हारे मंगेतर कैसे हैं? सारा ने तंग करने वाले अंदाज में पूछा। ठीक ही होंगे, मगर तुम इस तरह की कोई बात मत करना, मैं तुम्हारे साथ यहाँ अच्छा वक्त गुजारने आई हूँ। ज़ैनब के बुझे लहजे पर इसने गहरा सांस लिया था। ज़ैनब, 1 साल होने वाला है तुम्हारी एंगेजमेंट को, और अब तक तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना सका। एंगेजमेंट में ही मैंने मोइस को देखा था और इसके बाकी घर वाले भी मुझे बहुत अच्छे लगे और तहज़ीब याफ्ता लोग लगे थे। फिर क्या मसला तुम्हारे साथ? तहज़ीब याफ्ता? ज़ैनब के लबों पर तलख मुस्कुराहट लहराई। ज़ैनब, आज मुझसे खुलकर बात करो। तुम दोस्त हो, मेरी मालूम होना चाहिए कि तुम क्या चाहती हो। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। तुम जानती हो मेरा दिल ना कल राज़ी था और ना आज राज़ी है, और मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि मुझे अपने घर वालों से तुम्हारे दिल की बात कहने दो। सारा ने इसकी बात काटी। जब कोई मेरी एक नहीं सुन सका तो तुम्हारी मुदाखलत पर कौन कान धरेगा? बेवकूफ़ी मत करो, ये तुम्हारा हक है। अगर तुम्हारा दिल अब तक मुतमिन नहीं है तो ये बहुत ख़तरनाक है आगे के लिए, तुम्हें एहतजाज करना चाहिए। सारा ने कहा था। ये आसान नहीं है, तुम जानती हो अपने अच्छे रिश्तों का कॉल है। मेरे अलावा मेरी और 4 बहनें बैठी हैं, माँ मेरी दिल की मरीज़ है। घर के हालात तुम्हारे सामने, अभी भी इनकार के लिए ज़ुबान खोलूँगी तो कितनी बद्दुआएं समेटूंगी। ज़िंदगी पहले कौन सी सुकून से भरी है। ज़ैनब के जज्बाती अंदाज पर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। मजबूरियों की इन्हीं तरीक़ों में रोशनी की किरण फूटती है। ज़ैनब, बस हिम्मत नहीं हारना, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। सबके साथ अपनी ज़ात को भी अहमियत दो, सबकी सुनो, मगर फ़ैसला करने का इख्तियार अपने पास रखो। अभी वक्त है तुम्हारे पास। अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए सारा ने इसे कुछ समझाने की कोशिश की और इसके साथ ही सिद्रा की आमद में माहौल और गुफ्तगू का रुख बदल गया था। बिगड़े तेवरों के साथ वह शान की तरफ आया जो गाड़ी के बोनट पर नीम दराज इसी की तरफ मतवज्जा था। इसे अपनी ज़ुबान में समझा दो, मुझसे दूर रहे। जहाँ जा रहा हूँ मेरे पीछे आ रही हैं। दिमाग ख़राब हो गया मेरा, तो सबके सामने अपनी औकात बता दूंगा, सब नज़ारा करने की कितना वाहियात वुमन बीटर हूँ मैं। मुश्तिल वो शान से मुखातिब थे। इसी दौरान मोमो भी करीब आ चुकी थी। शान के मशवरे के मुताबिक इस वक्त भी इसने ज़माने भर की मस्कीन चेहरे पर सजा रखी थी। कब माफ़ करोगे, मेरे तो हलक से नवाला नहीं उतरा तुम्हारी नाराज़गी में। यहाँ से झूठ शुरू हो रहा है। शान ने दरमियान में ही शाहरुख को खबरदार किया, जबकि मोमो ने बुरी तरह तिल मिलाकर ऐसे घूरा। मुझे कोई झूठ सच नहीं सुनना और ना मैं सुन रहा हूँ। बेनियाजी के साथ शाहरुख ने अपने सेल फ़ोन की तरफ मतवज्जा रहा। बात सुनो, ज़रा नखरे ना दिखाओ। अगर मैं तुम्हारी आगे पीछे घूम सकती हूँ तो तुम्हारे बड़े भैया के दरबार में भी जा सकती हूँ, फिर देखो तुम्हारी अकड़ कहाँ गायब होती है। मोमो मज़ीद ज़बत का न कर, शौक से जाओ और इस किताब का जिक्र भी करना जो तुमने मुझे दिया। खूनख्वार नज़रों से देखता हुआ ग्राउंड की सीन बढ़ गया। उफ़, मर गया। घुटने को सहलाते हुए शान करा उठा था। घटिया किस्म के आइडिया देकर अपनी इंजॉयमेंट का सामान कर लिया। वो शान पर गुर्राई थी। अरे छोड़ो, एक तो ओवर एक्टिंग करती हो और मेरे मशवरों को घटिया कहती हो। पुराने होकर घिस चुके हैं ये डायलॉग। हलक से नवाला नहीं उतारा। खशमगी नज़रों से घूरते हुए शान ने इसकी नकल उतारी। सोनी सस्सी टाइप की चीज़ कती नहीं हूँ मैं। मोमो ने नाक पर से जैसे मक्खी उड़ाई थी। अब सर पर जूते बरसाऊंगी तब जाकर दूसरा आइडिया उगलोगे। मैं आइडिया बनाने की मशीन नहीं हूँ, जाकर सब सारा का दिमाग खर्च करो। इसे तो शाही अपना कत्ल भी माफ़ कर सकता है। बख्श तो इसको, छोटे भैया ने पहले टेंशन में से डाल रखा है। मोमो ने बेजारी से कहा था। ग्राउंड में जारी बास्केटबॉल की तरफ मतवज्जा वो एक इस तरफ वक्त वहाँ तन्हा ही बैठा था जब शम्स और सिद्रा की आमद हुई। यहाँ इस तरह तन्हा क्यों बैठे हो? बकौर इसकी तासुरात को देखते हुए वो कुर्सी पर बैठे थे। मुझे तन्हा कर दिया गया, इसलिए तो यहाँ तन्हा दिखाई दे रहा हूँ। आतिफ कुछ शिकायती लहजे में बोला था। कोई बात नहीं, अब हम यहाँ मौजूद है तो तुम तन्हा नहीं हो। सिद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका बहुत शुक्रिया, मगर इसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। आतिफ ने कुछ नाराज़ी से कहा था। अब इस तरह नाराज़ होकर शर्मिंदा मत करो। मैं तो खुद तुम्हारे भरोसे पर बैठा था कि तुम किसी न किसी तरह से मना लोगे। वो क्या सोच रहा, क्या करना चाहता है? आप मुझे बताएं मैं किस बात के लिए इसे मनाऊँ? मुझे तो ये तक नहीं मालूम कि मैंने किया क्या है। इसके बावजूद मैं इसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मुस्तकिल कतरा रहा है। ना कॉल रिसीव करता, ना मैसेजेस का कोई जवाब दे रहा है। इसे ये तक परवाह नहीं है कि मैं किस कदर हर्ट हो रहा हूँ।
आतिफ शदीद तासुब के साथ बोलता चला गया। तुम इसकी तरफ से अपना दिल ख़राब मत करो, तुम्हें अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितना डिस्टर्ब है। सिद्रा कुछ शर्मिंदा लहजे में बोली, जिस पर इसने शम्स के मुतफक्कर चेहरे को देखा तो बिल्कुल खामोश थे। मुझे अंदाज़ा है वो किसी से नहीं मगर मुझसे तो अपनी परेशानी को डिस्कस कर सकता है, मगर मैं फिर भी अपनी कोशिश जारी रखूँगा जब तक वो अपने कॉल से बाहर ना निकल आए। आप सब इसे किसी चीज़ के लिए फोर्स ना कीजिएगा। शम्स ने मुझे फ़ोन पर कुछ दिन पहले बताया तुम डिस्टर्ब हो किसी बात को लेकर, क्या वजह यही है जो तुमने मुझे बताई? डॉक्टर मंसूर ने बगौर से देखा। आप वजह भी इनसे ही पूछ लेते, वो कोफ्त से बोला। अब ये शिकायत मत करना कि शम्स तुम्हारी हर मामूली गैर मामूली सरगर्मी से मुझे बाखबर कर देते हैं। तुम जानते हो वो किस हद तक तुम्हारे लिए पॉजेसिव है। इन्हें शायद वहम हुआ होगा, मैंने जो आपको मामला बताया बस इसी पर आपसे डिस्कशन के लिए आया हूँ। क्या ये फजूल मामला तुम्हारी ज़हनी परेशानी का बायस है? हरगिज़ नहीं, मैं बस आपकी राय जानना चाहता हूँ। ये ऐसा मामला नहीं है कि मैं आपके अलावा किसी से बात करता। इस सूरत हाल ने मुझे वक्ती तौर पर गुस्से में मुब्तला ज़रूर किया, मैं शौक भी था, इसके अलावा कुछ नहीं। वो बोला था। शईस, तुम्हें याद होगा तुम्हारे तमाम सेशन के बाद तफसीली गुफ्तगू में मैंने तुमसे कहा था कि किसी थर्ड पर्सन पर अंधा एतमाद करने की कोशिश मत करना। तुम्हारे हसार के अंदर जितने लोग हैं वो काफ़ी है कि जिस सूरत हाल ने तुम्हें इश्तियाल में मुब्तला किया तुमने इस शख्स को जान से मार देने का सोचा। तो मुझे ये बताओ कि ऐसी नौबत ही क्यों आई? जिस दौर में तुम सांस ले रहे हो इसमें हर इंसान को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। तुम खुद एक ऐसे इदारे से मुंसलिक हो जहाँ ट्रीटमेंट के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए आने वाले विक्टिम में लड़कों की तादाद ज़्यादा है। बतौर थेरेपिस्ट मेरी उम्र गुजरी है इसके लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए आने वाले विक्टिम में इस काम में जैसे जैसे शऊर और आगाही में इजाफा हो रहा है, इस ये बात अब ढकी छुपी नहीं रही कि जबरी इनकाउंटर्स की लिस्ट में मेल विक्टिम्स की तादाद काबिल दीद है। समंदर की लहरों में शायद इतनी ताकत ना हो जितनी ताकत मगरिब से आने वाली स्याह होलनाक लहरों में है। हमारे माशरे में ये मखसूस वबा किस हद तक फैली है इसका अंदाज़ा इस केसेस से लगाया जा सकता है जो सामने है, जबकि बेशुमार तो मंजर पर ही नहीं आए। कितने लोग वायलेंस को खामोशी से सह गए और इस वबा को भी जहनी बीमारी का नाम ही दूंगा जिसके बारे में बात करने से लोग कतराते हैं, शर्म महसूस करते हैं, हालांकि ये अपनी मौजूदगी का एहसास बड़ी दिलेरी से दिलाती है। ये बीमारी एक गैर फितरी कशिश है। तुम्हारा वो नाम नहाद दोस्त भी इसी बीमारी का शिकार है और बेबरावरी के रास्ते पर चल रहा है, लिहाजा तुम इसकी काबिल रहम हालत पर फोकस ना रखो और इस जैसे मरीज़ों की कमी नहीं है यहाँ। अब दोबारा इस शख्स से सामना हो तो मुकम्मल इग्नोर करो, किसी बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक नॉर्मल इंसान हो तो सो अपने ताल्लुकात अपने ही जैसे महज़्ज़ब इंसानों से कायम रखो। डॉक्टर मंसूर ने तफसीली गुफ्तगू के साथ इसे ताकीद की। मुझे उम्मीद है कि दोबारा कभी ऐसा मौका तुम आसानी से फेस कर लोगे। इसकी धमकियों की परवाह तुम मत करना। फ़िलहाल इसकी धमकियों की मुझे परवाह है भी नहीं, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली को मेरी वजह से कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े। वो बोला था। तुम्हारी ये फ़िक्र भी बेबुनियाद है। तुम्हारी फैमिली तुमसे पहले मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। ज़िंदगी में ऐसे कई नाकाबिल बर्दाश्त हालात का सामना सिर्फ तुम्हें नहीं, मुख्तलिफ़ सूरतों में सबको ही करना पड़ता है। बस खुद को मजबूत रखो, तुम दुरुस्त रास्ते पर चल रहे हो, अपने ज़मीर के दायरे में पाक दामनी के साथ मौजूद हो, ये काफ़ी है। डॉक्टर समझाने वाले अंदाज में बोले। जो कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में हो चुका है इसके बारे में सोचने या फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, मगर जो कुछ अभी ज़िंदगी में नहीं हुआ इसके बारे में ज़रूर सोचो। जैसे कि शेष ने मुस्कुराती नज़रों से ने देखा, जैसे कि तुम्हारी शादी जिसके जिक्र पर ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट के फूल खिल जाते हैं। इनके खिरकने वाले अंदाज पर वो धीरे से हंसा था। लाइट्स ऑफ करती वो इसकी सिमत आई थी जो टीवी की रोशन स्क्रीन में नज़र जमाए सोफे में धंसी बैठी थी। कुछ चौंक कर इसने सिद्रा को देखा और फिर बाल समेट कर दाएं शाने पर डालती इनकी गोद में सर रख कर लेट गई। आज सर्दी कुछ बढ़ नहीं गई? सिद्रा ने तायीद चाही। जी आप सोई नहीं अब तक? इसने पूछा था। बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। हनी तुम्हारे पास सोने का कहकर गई है, कहाँ है वो? बाहर है शईस के पास, अभी बुलाती हूँ। आंखें बंद आंखों के साथ इसने कहा था। क्या सोच रही हो? इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछ रही थी। वो ठीक नहीं है, इसने मध्यम आवाज़ में कहा था। तुम इससे बात करने की कोशिश करो, सिद्रा ने कहा। वो मौका ही नहीं दे रहा, कुछ सुनने समझने के लिए राज़ी नज़र नहीं आता, यहाँ तक कि वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। वो नम आंखों के साथ बोली थी। इसने ऐसा अजनबी बर्ताव कभी नहीं इख्तियार किया। मैं अपनी हर गलती हर गुनाह मानती हूँ, मगर वो मुझे माफ़ करने पर तैयार नहीं। खुद को परेशान मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सिद्रा ने तसल्ली दी जबकि वो उठ के बैठ गई। इस रात आपने मेरे बारे में इससे कोई बात की थी जो बिगड़ के घर से निकल गया था? इसके सवाल पर सिद्रा को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें। आप कुछ ना बताएं, मगर मैं जानती हूँ मुझसे इतना बदजन है कि मेरा जिक्र तक सुनना गवारा नहीं किया होगा। इसकी दुरुस्त के असर आई पर सिद्रा नज़र चुरा गई। आप इसके सामने ना मेरा जिक्र करेंगी और ना ही मुझे सपोर्ट करेंगी। मैं नहीं चाहती कि इसकी नज़रों में मेरी साथ मुकम्मल बिल्कुल ही गिर जाए। मैं ऐसा कुछ नहीं करी सारा, और तुम भी गैर ज़रूरी बातों के बारे में सोचकर खुद को टॉर्चर मत करो। सब कुछ ठीक होने में अगर कुछ वक्त लगता है तो इसे वक्त दो। तुम हमेशा हर जगह दुरुस्त नहीं हो सकती, सब लोगों को एक साथ अपनी तरफ से खुश नहीं रख सकती। अगर तुम्हें यह एहसास है कि तुम्हारी वजह से वो टूट गया तो तुम्हारा यह एहसास ही तुम्हें इनकी नज़रों में सुरखरू करेगा। इनके समझाने वाले अंदाज पर वो खामोशी से सर हिलाती इनके पास से उठ गई। टीवी ऑफ करते वो इसकी तरफ मतवज्जा हुई थी जो सोई हुई हनी को उठाए लाउंज में आ रहा था। ये सारा के कमरे में सोने का कहकर गई, लाओ मुझे तो ले जाती हूँ।
सिद्रा ने हनी को लेना चाहा। मैं ले जाता हूँ, आप जाकर इसे बता दें। इसकी हिदायत पर वह सारा के कमरे की जानिब बढ़ गई। हनी सो गई है, शई सारा इसे लेकर। सिद्रा ने इसे इत्तला दी थी। कंबल खोलते हुए सारा की नज़रें इस पर ही थी, जो किसी भी जानिब देखे बगैर हनी को बेड पर लेटाता वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सो जाओ, कुछ पढ़ने ना बैठ जाना। शईस को बाहर निकलने का रास्ता देती वो सारा को हिदायत करती दरवाजे बंद कर गई। शईस, लॉक लगा दिए तुमने? जी हाँ, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इसने जवाब दिया। गुड नाइट। सिद्रा ने आवाज़ लगाई। गुड नाइट, वो जवाबन बोला। लव यू। कमरे का रुख करते हुए सिद्रा ने मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा। लव यू टू। इसके मुस्कुराते लहजे पर वो धीरे से हंसती आगे बढ़ गई। तुम इनसे बात करो मम्मा, मुझे बात करते हुए डर लग रहा है। सारा ने इंतजार की। और जो मैं कह रही हूँ कि बात तुम करो, वो बिल्कुल नहीं डांटेंगे। ज़रा सी मस्कीन शक्ल बना लेना, आखिर तुम्हारी दोस्त का मामला है। अब आओ, वो बाहर मौजूद है। इसका हाथ पकड़े मोमो आगे बढ़ी थी और अगले ही पल विस्लिंग के ज़रिए शाहरुख को मतवजा किया था, जो सीढ़ियों से उतरता नीचे ही आ रहा था। शाहरुख, मोमो तुम्हें सॉरी कहना चाहती है, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा था। माई फुट। फ़ोन अंदाज में बोलता वो ग्लास डोर की तरफ बढ़ गया। मेरी जूती भी ना कहे सॉरी। मोमो हलक के बल चीखी। बरामदे में आकर इसने कोफ्त के साथ शम्स को देखा, जो आतिफ के साथ ही खड़े नजर आए। अब तो बिल्कुल भी बात नहीं हो सकती, वो भी वहाँ मौजूद है। वो चिल्लाई थी। वो कौन? मोमो ने शरारती नज़रों से इसे देखा था। तुम्हारे नाराज़ सैया के भैया। सारा ने इसे घूरा। तो तुम्हारे सैया कौन सा बारी सत्ती हैं तुम पर? तुम्हारे सामने आते ही रुख मोड़ कर निकल जाते हैं पतली गली से। मोमो के इस्तेज़ाइया लहजे पर वो किलस कर इसे धमोका जड़ना नहीं भूली थी। अपनी बातें धुरी छोड़कर वो दोनों सारा और मोमो की तरफ मतवज्जा हो गए। आपको आप ही बुला रही हैं। वो करीब आते हुए वो शम्स से मुखातिब हुई थी। तो इन्होंने हैरत से मोमो के मुस्कुराते चेहरे को भी देखा। तो जाएँ, वो इंतज़ार कर रही हैं। वो खफीफ सा होकर बोली। गुलाम हूँ तुम्हारी बहन का कि इसके हुक्म पर सारे काम छोड़कर इसके पास चला जाऊँगा। इनके गिरकने वाले अंदाज पर सारा ने शर्मिंदगी से आतिफ के मुस्कुराते चेहरे को देखा। मुझे आपसे बात करनी है, इसलिए यहाँ आई थी। आतिफ एतमाद बहाल करती हुए फ़ौरन ही आतिफ से मुखातिब हुई। ऐसी क्या बात है जो मुझे यहाँ से भेजना ज़रूरी था? शम्स बोले थे। मैं वही बात करने जा रही हूँ, अब आपकी मौजूदगी में। इसके ज़िच हो जाने वाले अंदाज पर शम्स पर मुश्किल मुस्कुराहट रोक सके थे। आप मुझे और मोमो को पढ़ाने के लिए जो टाइम दे रहे हैं, इसमें मेरी दोस्त को भी शामिल कर लें। ज़ैनब की बात कर रही हूँ। वो झिझकते हुए बोली। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो रात में मैं घर आता है और फिर तुम दोनों के लिए वक्त निकालेगा, और अब इसमें एक और अहमक शामिल हो रही है। तबाह करोगी कि इस बेचारे को? आतिफ के कुछ कहने से पहले शम्स बोल उठे। आतिफ, इसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। बात मुकम्मल हुई नहीं और आपने सारा काम ख़राब कर दिया। मोमो जलकर बोली। चुप रहो तुम। मोमो को चिड़कते हुए वहाँ से चले गए। बस वो कर गए फैसला, अब कुछ नहीं हो सकता। सारा के डिज़ाइन नज़रों पर आतिफ भी जान छुड़ाकर जाना चाह रहा था जब वो सूरत से रास्ते में आई। आतिफ प्लीज़, वो सिर्फ हमारे साथ ही तो बैठेगी, आपसे तो कोई सवाल भी नहीं करेगी। बस आप इजाज़त दे दें, मैं इसे वादा कर चुकी हूँ। हरगिज़ नहीं, इसे कहो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे, मैं घर को घर ही रहने देना चाहता हूँ। वो कतई लहजे में बोला। 2 से 3 हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा आतिफ भाई? वो कितनी उम्मीद लेकर आई थी। मोमो ने नाराज़गी से कहा। इस दिन ज़ैनब ने जो बेवकूफ़ी की थी, इसके लिए वो बहुत शर्मिंदा। आपसे माफ़ी मांगने की बात करी थी आप इससे। आतिफ ने संजीदगी से टोका। जैसी आपकी मर्ज़ी। सारा फूले चेहरे के साथ बोली। एलो, दफ़ा हो गया उते। नाराज़ कर दिया आपने, आप ऐसे नहीं मानेंगे। आतिफ को घूरते हुए मोमो ने आस्तीनें चढ़ाई थी और अगले ही पल घुटनों के बल बैठती इसके पैरों में से लिपट गई। क्या कर रही हो तुम? आतिफ ने बौखलाकर कहा, जो जबकि खिलखिलाकर हंसती सारा की नज़रें सामने उठी, जबकि साथ शईस भी इसकी जाने मतवज्जा था। इसकी सुलगती नज़रों पर सारा के लबों से हंसी मासूम होती चली गई। सिद्रा की पुकार पर टीवी ऑफ करती इसके कमरे की तरफ बढ़ गई, जहाँ शम्स अपने लैपटॉप में मसरूफ़ थे, जबकि सिद्रा ड्रेसिंग के सामने बैठी थी। क्या कहा तुमने आतिफ से? वो मान गया? बाला में ब्रश फेरते इन्होंने आईने में इसके अक्स को देखा। मैंने क्या कहना था? मोमो ने अपने ही तरीके से इन्हें मना लिया। बैठ के किनारे बैठते हुए इसने कहा था। मैंने मना भी किया था इसे। शम्स ने कश्मीरी नज़र सारा पर डाली। सिर्फ 1-1.5 घंटे की तो बात होगी, और ये सारा वक्त भी वो हमें नहीं देंगे। बमुश्किल आधा घंटा वो हमें समझाएंगे, बाकी वक्त तो हम प्रैक्टिस पे निकालेंगे। वो मीन मिलाए लहजे में बोली। इतनी दूर से रोज़ रात आने जाने में इसे मसला नहीं होगा? आगे पीछे भी कुछ सोच लेने की जहमत कर लिया करो। वो मज़ीद बोले थे। इसका भाई ये जिम्मेदारी उठा रहे, से कोई मसला नहीं होगा। वैसे भी अब ज़ैनब आने के लिए तैयार है, तो रोक तो नहीं सकती। अगर इसे आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, मुझे तो अब बस आतिफ की फ़िक्र ही मुरब्बत में मारा ही ना जाए। अब वो ऐसे भी कोई पहाड़ नहीं तोड़े। कौफे से बोलते हुए इसने फ़ौरन ही ज़ुबान दांतों तले दबाकर शम्स को देखा, मगर वो मतवज्जा नहीं हुए। बेड से उठते हुए सोई हुई हनी और शहरी को देखा। आप शहरी को भी इतनी जल्दी सुला देती हैं? सिद्रा से कहते हुए वो बेख्तियार सुकून से सोए शहरी पर झुक गई थी, जो इसके छूते ही किस्म सा उठा था। बदक कर पीछे हटती हुई दरवाजे की सिमत गई थी। अब कहाँ जा रही हो? उसे जगाकर वापस आओ। शम्स की घिरकती आवाज़ पर वह मुश्किल हंसी रोकती लाउंज तक आई थी। अंदर आते शईस ने बस एक हैरान नज़र इसके सुर्ख होते चेहरे पर डाली, जबकि वो फ़ौरन संजीदा होती स्रोत से टेरेस की तरफ गई। शईस, तुमने वो प्लांट्स देखे जो ख़राब हो गए थे? झिझकते अंदाज में इसके सवाल पर वो तीसरे स्टेप पर रुका था। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि अभी और क्या क्या देखना है मुझे। सट लहजे में बोलकर वो रुका नहीं था। अंदर बाहर फैलते होलनाक सन्नाटे में घिरी वो वहीं स्टेप्स पर बैठ गई। कितनी मेहनत की थी इसने शान की मिन्नतें कर करके इन प्लांट्स के लिए दवाइयाँ, स्प्रे और पता नहीं कौन कौन सी एहतियाती तदबीर एक्सपर्ट से हासिल की थी। प्लांट्स की हालत पर शान ने मायूस होकर इसे वक्त बर्बाद करने से रोका था, मगर एक मोहम सी उम्मीद के साथ डटी रही। सिर्फ शईस के चेहरे पर खुशी देखने के लिए इसे मालूम था कि टेरेस पर मौजूद सारे प्लांट्स कितने कामयाब और इसके फेवरेट हैं।
टेरेस की तेज़ रोशनी में इन प्लांट्स को देखा था। इससे पहले भी इन प्लांट्स में बेदार होती ज़िंदगी इसकी नज़रों से छुपी नहीं थी। वो समझ गया कि इन्हें ज़िंदगी का लम्स मिल रहा है और वह हैरान नहीं था। बगौर वो प्लांट्स का जायज़ा ले रहा था जिसका एक एक पत्ता और फूल मिलने वाली तवज्जो और लगन का मुँह बोलता सबूत था। काश मेरे मुर्दा होते दिल ने भी एक बार तुम्हें बेचैन किया होता। इस दिल के लिए भी परेशान होती। तुम्हारी धड़कने जिसे रोंदने से पहले तुमने एक बार भी ना सोचा कि इसके हर गोशे में तुम्हारा ही क्याम था। क्याम है इसकी किरचियों में भी। मध्यम हवा से लहराते सफ़ेद फूल को छूते हुए इसने सोचा था। कैसा बना फ्रूट चाट का बाउल शान के साथ शेयर करते हुए इसने पूछा। ज़बरदस्त, शान ने हाथ रोके बगैर कहा। ये शाहरुख इतना संजीदा क्यों हो गया? मोमो से अभी तक नाराज़गी खत्म नहीं हुई इसकी। सारा ने कहा। बहुत अच्छा करा, थोड़ा बहुत तो सुधर ही जाएगी। कल रात में 2 बजे इसने कॉल की, मैं जाग गया तो मैंने ही रिसीव कर ली। अब इसे पता ही नहीं जिसके फ़ोन पर कॉल किया वो तो गधे घोड़े बेचकर सो रहा है। तुमने बताया भी नहीं? सारा ने हैरत से देखा। इसने मौका ही नहीं दिया। मैंने सोचा नींद ख़राब हो ही गई है तो थोड़ा एंजॉय कर लूँ। कितनी बुरी बात है। सारा इसके हंसते चेहरे को देखा था। वैसे क्या कह रही थी? पहले तो ऐसे माफ़ी मांगती रही जैसे उधार वापस मांग रही है, मगर फिर मेरी मुसलसल खामोशी पर वही शिकवे शिकायतें जिस बात के इजहार शुरू हो गए। आखिरकार मुझे कहना पड़ा शाहरुख सो रहा है, सुबह दोबारा कॉल करके इसका दिमाग खाना। शान के मजीद बताने पर वो बेसाख्ता हंसती चली गई। ऐसा भड़की कि मैंने सैली ऑफ कर दिया। लो अब खैर नहीं तुम्हारी, वो खुद आ गई। वो मुश्किल हंसी रोकते इसने शान की तवज्जो दिलाई। ज़रा सी शर्म है तो वहीं से पलट जाओ मुझसे नज़रें मिलाए बगैर। शान ने आवाज़ लगाई थी जबकि वैसे घूरती हुई धड़ धड़ सीढ़ियाँ फलांगती ऊपर चली गई। ये लड़की मुझे बहुत स्वीट लगती है, इस घर की सारी लड़कियों से अलग। सारा ने कहा था। अभी देखना मुँह सुजाए वापस आएगी। शाही ऊपर ही है छोटे भाई के कमरे में, शान ने कहा था। कमरे में दाखिल होते हुए इसने एक नज़र कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो शाहरुख पर डाली और फिर मरे मरे कदमों के साथ शेफ की जानिब गई जो इस वक्त कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने सुना है कि आजकल तुम लोगों को बहुत उम्दा उम्दा खिताबात से नवाज रही हो। बालों में ब्रश फेरते हुए इसने मुस्कुराती नज़र मोमो पर डाली जो वो सुलग कर शाहरुख की तरफ मुतवज्जो हुई थी। किस खबीस इंसान ने छुट्टी अफवाह उड़ाई है? मेरे सामने लेकर आओ इसे। मुखातब वो शेई से थी। मोमो मौजूद हूँ मैं खबीस हूँ तो मुंह पर झूठ बोलने वाला क्या कहलाता है? शाहरुख बफर कर अपनी जगह से उठा। मैंने गुस्से में कुछ कह दी तो खिताब कैसे बन गया? मैं तो तुम्हारी इतनी हरकतें बर्दाश्त करती, तुम नहीं कर सकते? लो, एक झूठ से दिल नहीं भरा तो मजीद झूठ शुरू हो गए। शाहरुख इस्तज़ाई अंदाज में शहीद से मुखातिब हुआ जो बेड के किनारे बैठा जूते पहन रहा था। बात सुनो, यहाँ से जाते हुए अपना मुंह छुपा कर जाना। इसके खूनख्वार अंदाज पर मोमो ने गुस्सीले अंदाज में इसे पीछे धकेलना चाहा, मगर शाहरुख की ज़रा सी मज़ाहमत पर वो खुद ही लड़खड़ाती हुई पीछे हो गई। शहीद सूरत से पकड़ने के लिए उठा मगर तब तक देर हो चुकी थी। बड़ी ज़ोरदार आवाज़ के साथ मोमो का सर ड्रेसिंग के किनारे से टकराया। इसकी पेशानी से भल भल बहते खून ने शाहरुख को साख्त कर दिया, जबकि इसकी चीखों पर सारा और शान भागते हुए कमरे में। यार ये तो एक यहाँ पे हाथ जब लग जाता है ना, कमीना सा। भागते हुए कमरे में आए थे। अलावा आतिफ के मोमो के घर के सभी अफराद सिद्रा के कमरे में मौजूद मोमो की दिलजोई में लगे थे जो अवेला में चाहती शहीद पर गुस्सा हो रही थी, जो ज़बरदस्ती से हॉस्पिटल ले गया तो 3 स्टिचेस भी लगवा लाया था जो कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मजबूरन लगवाने पड़े थे। वो भी इन सब के दरमियान थी जब शान की इतला पर इसके साथ ही बाहर आ गई थी। आज इसकी पप्पो की तरफ सारे कज़न्स और भाभियाँ वगैरह आउटिंग के लिए निकले थे। सारा पहले शाम से जाने की ज़रूरत ले चुकी थी, मगर फिर मोमो की वजह से अपना जाना मुलतवी करना पड़ा। अब वो सब वापसी पर इसे खैरियत दरियाफ्त करने रुके थे और इसके लिए पार्सल और आइसक्रीम भी लेते आए थे। सुनो, ये तुम्हारी लात खुश इखलाक कज़न्स किस पर चली गई? इन्हें देखकर दिल में होक सी उठी है कि मैं कितना तन्हा हूँ, शान ठंडी आँख के साथ बोला था। फिक्र मत करो, तुम्हारे घर की बेशुमार कज़न्स काफ़ी हैं तुम्हारी तन्हाई दूर करने के लिए। सारा ने घूर कर इसके मुस्कुराते चेहरे को देखा, फिर कुछ चौंक कर बरामदे के सेम देखा जहाँ शहीद इसे नजर आया। घर में जगह नहीं थी जो गेट के बाहर जाकर मुज़ाकरा शुरू कर दिए थे। नागवार लहजे में वो शान से ही मुखातिब था, मगर सारा के कदम भी यकलख्त रुके थे। मैं क्या करता? सारा की बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। आशिर भाई के सामने वो सब कुछ भूल जाती है। शान बड़ी संजीदगी से सारा के होश उड़ाता शापर भी इसके हाथ से लेता आगे बढ़ गया। दूसरी जानिब शहीद की एक सर्द निगाह पर वो खामोश नहीं रह सकी। वो सब यहाँ से गुजर रहे थे कि अगर मैं इनसे बात करने के लिए गेट तक चली गई तो ये कोई गैर अखलाकी हरकत तो नहीं है। वो कुछ नागवारी के साथ बोली। मैंने ये कब कहा कि ये कोई गैर अखलाकी हरकत है? वो हैरत से बोला था। तुमने जिस तरह कहा कि घर में जगह नहीं है, इससे तो मुझे कुछ ऐसा ही लगा। अब मैं किसी की ज़बरदस्ती घसीट कर घर के अंदर तो नहीं ला सकती, ना इनके पास जाने से इनकार कर सकती थी। मैंने जो कहा इसके लिए तुमसे माजरत करता हूँ। मैं कैसे भूल गया कि मेरी हद कहाँ तक है और ये कि मुझे कोई हक़ नहीं मुदाखलत का। तने हुए चेहरे के साथ बोलता वो रुका नहीं था, जबकि सारा भी सुख चेहरे के साथ इसकी पुश्त से नज़र हटा दी घर के अंदर चली गई। किचन में आते हुए इसने हैरत से शाहरुख को देखा जो दूसरे दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। कहाँ भागे हुए थे तुम तकरीबकारी के बाद से? बेसाख्ता हंसी इसके उतरे हुए चेहरे को देखकर। वो कैसी, अब ज़्यादा जहरी चोट तो नहीं आई? वो परेशान अंदाज में पूछा था। इतने ज़रा स्टिचेज आए कहीं चेहरा ना बिगड़ जाए बेचारी का। सारे के अफसरदा लहजे पे वो एक ही जस्म में करीब आया। ऐसा नहीं हो सकता, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो लर्जी तो उठा था। पागल हो गया? मैं मजाक करी थी, सिर्फ 3 स्टिचेज आए हैं। सारा घबरा गई इसकी शदीद अमल पर। तुम सच कह रही हो? इसने बेयकीनी से सारा को देखा था। जाकर खुद चेक कर लो, अब चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया।
वैसे भी किसी को सच मालूम नहीं, आप ही ने सबको यही बताया कि वो खुद गई थी, और जिन्हें मालूम है वो मेरी तरह चुप है, मोमो समेत। अगर तुम चाहते हो कि मेरी ज़ुबान तुम्हारे बड़े भैया के सामने भी बंद रहे तो जाकर मोमो से एक्सक्यूज़ करो और इसे भी माफ़ कर दो। कितना आगे पीछे फिरी है वो तुम्हारे। वो तो मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा था, मगर मैं इस वक्त इसके पास नहीं जाऊँगा, वो खिफ़्फ़त से बोला। क्यों डरते हो सच सामने आ जाने पर? इतना मुश्किल है इसके भाइयों को भुगतना, वो मुस्कुराते हुए बोली। इसके भाइयों की बात तो रहने दो, यहाँ तो अपने ही भाई काफ़ी हैं दिमाग का फ्यूज़ उड़ाने के लिए। वो यकीनन शेइस की तरफ से दिल बर्दाश्ता था, जिसने दो चार खरी खरी से सुनाई थी। अच्छा, अब इसकी बात को दिल से लगाकर मत बैठो, तुम्हारी शहीदी की तकलीफ़ ही इससे बर्दाश्त नहीं हुई थी जो गुस्से में आया था। मैंने मोमो को आज अपने पास ही रोक लिया। चलो तुम भी मेरे साथ, तो फिक्र ना करो, स्टिचेस के निशान अगर रह भी गए तो मैं तुम्हें इसका चेहरा तो भी तुम्हें इसका चेहरा हसीन ही नज़र आएगा। अगर अभी इसके पास कोई नहीं है तो मैं आ जाता हूँ, वो बोला था। तो फिर अभी बैठे रहो, मेरे कमरे में भी तुम्हारी कुछ कज़न्स मोमो के साथ मौजूद हैं, सार ने कहा। जाकर ज़रा भाभी को भेज दो, खुद खाना नहीं लूँगा, भूख लग रही है मुझे। भाभी तो खुद तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, वो अगर यहाँ आ गई तो बातें सुना कर तुम्हारा मैदा भर देंगी। बैठो, मैं खाना निकालती हूँ। सारा बाहर बड़े भाई और आतिफ भाई चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी तैयार कर दो। किचन में आते हुए शान ने इतला दी। तुम यहाँ छुपे बैठे हो मोमो की किताब पर खड़े उतर कर। शान के ताने पर वो जलकर अपनी जगह से उठा, मगर शान उल्टे कदमों बाहर भाग गया था। खाना खाते हुए शाहरुख ने इसे देखा था, जो चाय बनाती से बातें भी करी थी। आतिफ भाई काफ़ी फ्रैंक हो गए तुम्हारे साथ, वरना छोटे भाई की तरह वो भी घर में काफ़ी रिजर्व रह रहे हैं। शाहरुख ने एकदम ही कहा। अगर वो मुझसे बात कर लेते तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि फ्रैंक हो गए। इतने दिन गुजर जाने के बाद अब कहीं जाकर वो मुझे बिना झिझक मुखातिब कर लेते तो इसका सारा क्रेडिट मुझे जाता है, और इसमें फ़ायदा भी मेरा। वान करीब वो मेरे और मोमो के टीचर के अहदे पर फाइज होने वाले, वो मुस्कुराते हुए बता रही थी। अकेडमी आ जाओ, मेरा भी दिल लगा रहेगा। इसने शरारती नज़रों से सारा को देखा। इसलिए नहीं आ रही, सारा ने से घूरा था। और फिर ठीक तो है, घर में ही वो हमें टाइम दे रहे हैं, कोई मसला नहीं होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? सारा के सवाल पर वो चंद लम्हों के लिए चुप हो गए। तुम जानती हो कि आतिफ भाई और छोटे भाई के दरमियान कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, और अब ऐसे में तुम आतिफ भाई से मुस्तकिल राब्ते में रहोगी, तो मेरा मतलब है कि तुम समझ सकती हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शाहरुख की समझ में नहीं आया कि किस तरह इसे समझाए, क्योंकि वो जो कुछ शेइस को लेकर महसूस कर रहा था इसके बारे में कंफर्म भी नहीं था। देखो, वो इस घर के ही फ़र्द है, शेइस की वजह से भी मेरे लिए ज़्यादा काबिल एहतराम है। इन दोनों के दरमियान अगर कोई क्रैश वक्ती तौर पर आया तो ये इनके आपस का मामला है। वैसे भी मैं इनसे राब्ते बढ़ाने नहीं, बल्कि एक अच्छे मकसद के लिए कुछ सीखने इनके पास जा रही हूँ। तो फसाद दी जड़ नहीं पता कि फसाद किन्हें पाया, वो संजीदगी से बोली। तुम ठीक कह रही हो, मगर मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें तुम्हारा आतिफ भाई की तरफ जाना इन्हें नागवार गुजर सकता है। ये मेरा ख्याल है, हो सकता है ऐसा ना हो, मगर तुम देख रही हो कि छोटे भाई जिस मूड में रहने लगे हैं, इसमें कोई अंदाज़ा कबल इस वक्त लगाना मुश्किल है। शाहरुख के संजीदा लहजे पर वो चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ गई। भाई, अब जिसे जो एतराज़ करना करता रहे, मुझे अपने झगड़ों में ना घसीटे। इस घर के बड़ों से मैंने इजाज़त ले लिया, वो काफ़ी है, वो सर झटक कर बोली। क्या हो जाएगा अगर तुम जाकर छोटे भाई से भी इस चीज़ की इजाज़त ले लो? हो सकता है कि इसी बहाने इनकी नाराज़गियाँ भी खत्म हो जाए। शाहरुख के मुस्कुराते लहजे पर वो बस इसे देख कर रह गई। ड्रेसिंग के सामने अपनी बैंडेज दुरुस्त करती चौंक कर पलटी। खबरदार, अंदर मत आना, चले जाओ यहाँ से। वो तनक कर शाहरुख से मुखातिब हुई, जो शर्मिंदा चेहरे के साथ करीब आ रहा था। ये मत कहना कि तुम माफ़ी मांगने आए हो, वो इसे घूरते हुए बोली। जब जानती हो तो दे दो माफ़ी, वो चोर लहजे में बोला। अब तुम ये कहोगे तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, वो ना खुद से बोली। ये भी अब कोई कहने की बात है, वो लटके चेहरे के साथ बोला। तुम जानती हो मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का हरगिज़ नहीं था। धीरे से इसकी पेशानी पर लगी बैंडेज को छूते हुए बोला। मुझे क्या पता, तुम तो पहले मुझसे नाराज़ और गुस्से में थे, एक ही झटके में बदला ले लिया। खिफ़त के साथ उसे देख रही थी, जिसका हाथ पेशानी से फिसलता भी इसके चेहरे के गिरदार ठहरा। यही बात दोबारा मेरी आंखों में देखकर कहो। क्या मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूँ? तुम्हें तकलीफ पहुँचाकर क्या मुझे तस्कीन मिल सकती है? वो मध्यम लहजे में बोला था। वो अपनी धुन में कमरे में दाखिल हुई, लेकिन अगले ही पल इसकी आंखें फैल गई। बदतमीज़ इंसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सारा दहल कर चीखी। एक बीमार इंसान की इयादत करने से तसल्ली दिलासा देना कि तहज़ीब के दायरे से बाहर है, जो तुम मुझे बदतमीज़ कह रही हो? उल्टा वो सारा का घूरता गुर्राया था। अगर बाहर जाकर तुमने किसी से मेरी शिकायत की तो याद रखना, दोबारा यहाँ आऊँगा और निकलूँगा भी नहीं, समझी? दंग खड़ी सारा को मजीद धमकाता हुआ कमरे से निकला। मोमो को घूरती हुई बेड तक आई, जो पहले कंबल में जा घुसी थी। वैसे तो बड़े हाथ पैर चलते हैं, परे नहीं खेल सकती थी इसे। सारे ने खा जाने वाले अंदाज में से खिरका। मुझ में इतनी ताकत कहाँ है जो इतना खून ज़ाया हो चुका है? मुस्कुराहट छिपाए हुए मस्कीन सूरत बनाए बोली, जबकि सारे से घूरती दरवाजे की तरफ चली गई। अब कहाँ जा रही हूँ? मुझे नींद आ रही है, मोमो ने पूछा था। अब तो कहीं नहीं जा सकती तुम्हें यहाँ छोड़कर, कोई भरोसा नहीं है। दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, और फिर लाइट ऑफ करती बेड पर आई थी। बुखार तो अभी कुछ कम है, स्टिचेज़ में ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? इसकी कलाई पकड़े हुए तशवीश से बोली। इसके लम्स में ऐसी मसीह आई थी कि सारी तकलीफ सरूर में बदल गई। मोमो के संजीदा लहजे पर हैरत से देखती बेसाख्ता हंसी थी। अल्लाह के लिए मोमो, ये रोमांटिक डायलॉग तुम पर बिल्कुल नहीं जच रहे, वो बमुश्किल हंसी रोकते बोली। हाँ, तुम्हें तो बस एक ही इंसान रोमांटिक होता अच्छा लगता होगा। कोहनियों के बल दराज होते मोमो ने से घूरा। तुम बचपन से इसके करीब रही हो, सच बताओ, उसे देखकर कहीं से लगता है कि वो रोमांटिक हो सकता है? सारे ने खशमगी अंदाज में कहा। अब ऐसा भी नहीं है, हो सकता है इन्होंने सारा रोमांस शादी के बाद के लिए संभाल रखा हो। वैसे भी वो बहुत गहरी चीज़ है। तुम्हें ये कैसे मालूम? सारा ने अब्रू चढ़ाई थी। ये क्या कम है? इनकी गहराई का अंदाज़ा लगाने के लिए इन्होंने एक तवील अरसे तक अपने और तुम्हारे ताल्लुक की भनक तक किसी को लगने नहीं दी, और आज तक बात ज़ुबान से कबूल नहीं किया हमारे सामने।
दिल की खबर तो मुझे है ना, आवाज़ें बुलंद इजहार की, इससे तवक्का मत रखना, कभी नहीं बताएगा, सारा बोली थी। तुम्हारे अलावा सिर्फ आतिफ भाई एक ऐसे इंसान है जो इनके दिल में झांक सकते हैं, मगर मुझे यकीन है कि इन्होंने तुम्हारे मुताल्लिक आतिफ भाई को भी कुछ नहीं बताया, वरना वो मेरे सामने ज़रूर इस बात का जिक्र करते क्योंकि मुझे ही वो तुम्हारे करीब ज़्यादा देखते हैं। मोमो ने कहा था। मेरे मुताल्लिक वो खुलकर किसी से बात नहीं करता, यकीनन आतिफ भी ना वाकिफ़ है। हालांकि मुझे कुछ हैरत है कि आतिफ इसके बहुत करीबी दोस्त हैं, सारा ने कहा। मगर जब भी आतिफ भाई को मालूम हो वो बहुत नाराज़ तो होंगे मगर हैरान भी, क्योंकि हमारे घर में आतिफ भाई और छोटे भाई ही लड़कियों से दूर भागने वाले बंदे हैं। मोमो ने मुस्कुराते हुए कहा। सारा, मैं आतिफ भाई के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढूंगी जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो। रहम करो इन पर, शहीद से ऐसा स्टैमिना वो कहाँ से लाएंगे, सारा ने कहा था। है इनके पास छोटे भाई जैसा स्टैमिना, इसलिए तो कह रही हूँ, वो दोनों एक जैसी फितरत के मालिक हैं, आदतें भी एक जैसी हैं, काम भी एक जैसे। तुम्हें पता है वो दोनों एक ऐसे इदारे से मुंसलिक है जहाँ हर किस्म के वायलेंस का शिकार अफराद को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, इन्हें इस काबिल किया जाता है कि वो नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें। मोमो ने बताया। हाँ, शेइस ने एक बार इस टॉपिक पर मुख्तसर सी बात की थी, तफसील से ना उसने कुछ बताया ना ही मुझे पूछने का मौका मिला, सारा ने कहा। वैसे किसी हद तक मेहरान भाई भी इन दोनों के साथ शामिल है। मोमो ने अपने तायाजात का जिक्र किया जिनका ताल्लुक क्राइम कंट्रोल की किसी ब्रांच से था। अच्छी बात है अगर ये लोग अपने वक्त और पावर को इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। वैसे तुम्हारे ये ताया और इनके बेटे जिन महकमों से वाबस्ता है, इनसे जान जाती है मेरी, सारा ने झुरझुरी लेकर कहा। वो कौन सा घर है में असला लेकर घूमते जो तुम डरती हो, मोमो ने हैरत से कहा। बल्कि इनकी पोस्ट की वजह से हम सब खुद को बहुत महफूज और मजबूत तस्वर करते हैं, मोमो ने फ़ख्र से कहा। अब सो जाना चाहिए, सारा ने याद दिलाया। हाँ सो जाओ, हो सकता है नाराज़गी के बावजूद वो ख्वाब में आ जाए। मोमो के कहने पर इसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें मूंद ली थी। क्या बताती कि वो तो ख्वाब में भी नहीं आने की कसम ना आने की कसम खाए बैठा है। मगर खैर ये वक्ती दूरी भी ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करती दरमियान से निकल जाएगी, इसने फिर दिल को तसल्ली दी। उनमें लगा 50 किस्ता ने नाराज़ ही रहना। पुरसकूत खामोशी में एकदम ही होलनाक चीखों पुकार की आवाज़ें उभरी जो बुलंद होती चली गई। भयानक शैतानी आवाज़ें जो इसके वजूद की फ़िज़ा में उछालती भड़कती आग के गिर चक्कर काट रही थी। इसे अपने वजूद में दहकती सलाखें उतरती महसूस हुई। गहरी नींद में इसके चेहरे पर खौफ और अजियत का पसीना फूट पड़ा। आवाज़ें बढ़ती जा रही थी, उनके दरमियान दिल दहला देने वाली कराहें। इसे अपना वजूद कांटों पर खींचता महसूस हुआ, नाकाबिले बर्दाश्त शिकंजे में वो बेबस था। इसके बिखरे वजूद में जैसे तूफ़ान उठने लगे। शदीद बेचैनी में इसने सर दाएं जानी पटका था। बहुत सारे दरिंदे से अपने वहशी जबड़ों में दबाए बम बोड़ रहे थे। अजियत थी, ऑक्सीजन कम से कम होती जा रही थी। इसके वजूद पर मलबा गिरता जा रहा था और दर्दनाक चीखें। इसका वजूद सर से पैर तक अरकलूद हो चुका था। हवा में मौलिक इसका वजूद किसी सख्त चीज़ से टकरा फिर हर से में सकूत तारी हो गया, जिसमें सांस लेना नामुमकिन हो रहा था। इसे मालूम था कि मौत से अपने तारीख शिकंजे में जकड़ने आ रही है। घुटी घुटी अजियतनाक कराहों के दरमियान इसके लरसता हाथ बेखबर सोए शाहरुख के बाजू से टकराया। सख्त खुरदरी ज़मीन पर अब इसे एक आहट सुनाई दे रही थी, मगर ये मौत की आहट तो नहीं थी। ये तो नरम कदरों में कुछ आप थी जो इसकी मदूम होती धड़कनों को ज़िंदगी की तरफ बुला रही थी। बाजू पर बढ़ती गिरफ्त ने शाहरुख की नींद तोड़ दी। इसका लरसता हाथ पकड़े वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। पसीने में तरबतर शईस की बंद आंखों और इस चेहरे की अजियत में एक पल को तो शाहरुख को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पर इसने शईस को सीधा करते इसके शाने को हिलाया था। इसे अपने फोड़े की तरह दुखते वजूद की इर्द गिर्द एक ज़िंदगी से भरपूर लमस महसूस हुआ। सांसों में उतरती किसी की गर्म सांसों की तपश अजियत के समंदर से खींच रही थी। अपनी रुकती धड़कनों की धमक सुनाई दे रही थी। और वो, आपको क्या हुआ है? इस बुलंद आवाज़ में शाहरुख ने इसे झंझोड़ डाला था। सारा एकदम ही लबों से फूटती कराह के साथ इसने आंखें खोल ली और अगले ही पल खुद पर झुके शाहरुख को धकेलता वो उठा था, मगर इसके वहशतनाक अंदाज पर शाहरुख ने सरत से बाजू में जकड़ लिया। शाहरुख के शाने में चेहरा छुपाया वो इस तरह गहरे गहरे सांस भर रहा था जैसे मीलों दूर से भागता आया हुआ है। शाहरुख इसकी कैफियत पर बहुत ज़्यादा परेशान था, मगर खामोशी और तहम्मुल के साथ इसके नॉर्मल होने का इंतजार कर रहा था। शईस के पसीने में भीगे बालों पर चेहरा टकाया वो खुद भी साख्त बैठा था, मगर सुन सकता था। वो 2-3 बार इसने बहुत मध्यम आवाज़ में सारा का नाम लिया। सारा, यहीं आप चाहते हो कि मैं इसे यहाँ बुला लूँ? शाहरुख ने नरम लहजे में सवाल किया। नहीं, वो नहीं है यहाँ। इसके शाने पर चेहरा छुपाए वो किसी बच्चे की तरह बोला। इसे नींद में ही उठाकर यहाँ लाऊंगा, तब यकीन आ जाएगा। शाहरुख ने मुस्कुराती आवाज़ में से भी हल्का फुल्का करने की कोशिश की। वो इस वक्त यहाँ आई तो फिर इस पर कोई इल्ज़ाम लग जाएगा और एक बार फिर मुझे। इसकी बहुत मध्यम आवाज़ पर मुश्किल शाहरुख सुन सका। चंद मिनट के बाद वो चेहरे पर हाथ फेरता पीछे हट गया, जबकि तशवीशज़दा नज़रों से इसे देखते हुए शाहरुख ने लाइट ऑन की थी और पानी का गिलास थामे वापस इसकी तरफ आया, जो अपने भीगे बालों में हाथ फेरता पसीने में शराबूर शर्ट का जायज़ा ले रहा था। क्या हुआ था मुझे? दंग लहजे में वो शाहरुख से पूछा था। आप शायद कोई ख्वाब देख रहे थे, आपकी हालत देखकर मैं खुद परेशान हो गया था। शाहरुख के जवाब पर वो चंद लम्हों तक खाली खाली नज़रों से देखता रहा और फिर खामोशी से पानी के घूंट भरने लगा, जबकि शाहरुख बगौर इसके चेहरे को देख रहा था जहाँ किसी किस्म का कोई तासुर नहीं था। तुम सो जाओ, कुछ घुटन महसूस हो रही है, भी आता हूँ। खाली ग्लास शाहरुख के हवाले करता वो इससे नज़र मिलाए बगैर टेरेस की सिमत बढ़ गया। टेरेस की बाउंड्री पर हाथ जमाए हुए इसने गहरी सांस ली। भीगे वजूद से टकराती सर्द हवा भी अंदर भड़कती आग को बुझाने में नाकाम रही थी। ये कैसा अजियतनाक इंकशाफ था। वो करीब थी तो सब कितना पुरसकून था, और अब जबकि वो करीब होकर भी खुद को दूर कर चुकी थी तो माजी ने इसे तन्हा देखकर किस तरह आदब हो जाता। वो चाहकर भी इसे नहीं बता सकता था कि इसकी कितनी अहम ज़रूरत बन चुकी है और ये कि इसके बगैर वो कितना मुफलस और लाचार हो रहा है। गेट के इर्द गिर्द मंडलाती वो बार बार अपने रिस्ट वॉच पर नज़र डाल रही थी। आज पहली क्लास में वो
वक्त पर ना पहुंचकर गलत इंप्रेशन नहीं डालना चाह रही थी, मगर ज़ैनब की आमद का कुछ अता पता नहीं था। ऊपर से आतिफ भी घर वापस आ चुका था और मोमो की तारातरीन इत्तला के मुताबिक इस वक्त खाना तनावुल कर रहा था, जबकि मोमो पहले ही आतिफ की स्टडी में पहुंची फ़ोन पर फ़ोन खड़का रही थी। कब आओगी ज़ैनब, मैं तुम्हारे इंतज़ार में सूख रही हूँ, शाह ने हंसते हुए इसे छेड़ा था, जबकि वह नोटबुक इसे दे मारने में नाकाम रही क्योंकि वो सूरत से गेट के बाहर था। शुक्र था कि चंद लम्हों बाद ज़ैनब का चेहरा गेट के अंदर नमूदार हुआ। स्याह नेट के स्कार्फ को अच्छी तरह सर और चेहरे के गिर्द लपेटे हुए परेशान और होंक दिखाई दे रही थी। पहली वजह तो सारा की ज़बरदस्ती यहाँ आकर क्लास लेने की, और दूसरी वजह वो शख्स जिसने क्लास लेनी थी। ज़ैनब का हाथ पकड़े हुए दबे कदमों आतिफ के कमरे से गुजरती स्टडी रूम में दाखिल हो गई थी, जहाँ मोमो कंप्यूटर ऑन किए चेयर में कतार से रखे इनका इंतज़ार कर रही थी। तीनों की आवाज़ बंद हुई जब आतिफ ने स्टडी में कदम रखा। झुके सर के साथ ज़ैनब ने सामने से गुजरती स्याह स्टिक को देखा। सारा के सलाम का जवाब देता वो कंप्यूटर की दूसरी जानिब रखी वाहद चेयर पर बैठ गया, जबकि इसकी बहुत सारा संजीदगी ने सारा को कुछ जसपस कर दिया। कन के उसने साथ बैठी ज़ैनब को देखा, जिसका सर झुकता ही चला जा रहा था। पहली क्लास ज़ाहिर है कि कंप्यूटर से तारुफ की क्लास थी। जितनी संजीदगी और तवज्जो के साथ वो ठहरे लहजे में बोल रहा था, सारा को सिर्फ अपना पता था कि वो इसे बहुत तवज्जो से सुन भी रही है और समझ भी रही है। कुछ देर बाद आतिफ ने कुछ डेफिनेशंस नोट डाउन करने के लिए कहा तो इन सब ने अपनी नोटबुक्स खोल ली। कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर जमाए वो डिक्टेट कर रहा था जब सेल फोन की चिंगार ने सिलसिले को तोड़ा और पहली बारी से ज़ैनब के मजीद फक हुए चेहरे को तरफ देखना पड़ा। बुरी तरह गड़बड़ाए अंदाज में जब तक इसने अपना बैग खोला सेल फोन गूंगा हो गया था। शर्मिंदगी से बेहाल होती वो नज़र नहीं उठा सकी, जबकि सारा मुस्कुराहट छिपाए दोबारा आतिफ की तरफ मुतवज्जो हो गई, जिसने बगैर कोई तनबीह के सिलसिला वहीं से जोड़ा जहाँ से टूट गया था। अभी कुछ ही वक्त गुजरा जब दोबारा ज़ैनब के सेल ने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। ज़ैनब के तो हाथ पैर ठंडे हो गए। इसकी हरकत में आने से पहले सारा ने, जो खुद बुरी तरह शर्मिंदा हो रही थी, तेज़ी से ज़ैनब के बैग से सेल निकाल कर कॉल रिसीव की। 1 घंटे बाद इसे लेने आ जाना, खबरदार जो दोबारा डिस्टर्ब किया तुमने। ज़ैनब के भाई को घिरक कर इसने सूरत से सेल मुकम्मल ही ऑफ़ कर दिया। अगली बार सेल ऑफ़ करके यहाँ कदम रखें तो ज़्यादा बेहतर, ये मैनर्स में भी शामिल है। आतिफ ने बहुत संजीदगी के साथ इतना ही कहा जो शर्मिंदा करने एक्स्ट्रा डोज साबित हुआ था। फिर वो जब तक सामने रहा, सारा को यही फिक्र रही कि ज़ैनब पता नहीं सांस भी ले भी रही है या नहीं। बरामदे में आते हुए शम्स ने हैरत से सारा को देखा, जो आतिफ के साथ ही खड़ी आज होने वाली क्लास के किसी टॉपिक पर बात कर रही थी। कितना बोलती हो तुम, कितने सवाल करती हो, आतिफ तो तुम्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी लेकर ही पछता रहा होगा। शम्स के घिरकने पर आतिफ ने मुस्कुराते हुए इसके शर्मिंदा चेहरे को देखा। आतिफ अभी भी वक्त है, जान छुड़ा लो, वरना तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं छोड़ेगी। अपने तजर्बे की रोशनी में तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ। शम्स के संजीदा अंदाज पर आतिफ ने बेसाख्ता हंसते हुए सारा को देखा। बाहर आते शहीद ने सामने से आतिफ के साथ मौजूद सारा को भी देखा और अगले ही पल स्पाट चेहरे के साथ आगे बढ़ गया। तुम कहीं बाहर जा रहे हो शहीस? सब कुछ भुलाया आतिफ ने इसे मुखातिब कर लिया, मगर वो अनसुनी करता आगे बढ़ गया। शहीस? शम्स की पुकार में तनबीह भी थी, जिस पर इसे रुकना पड़ा। आतिफ ने कुछ पूछा है तुमसे? शम्स ने कहा, जो इसने एक अचटती नज़र ला ताल्लुक़ नजर आने की कोशिश करती सारा पर डाली। क्या पूछा है? मैंने सुना नहीं। इसने के सर्द लहजे में आतिफ के चेहरे के तासुरात बदले थे। सवाल दोहराने की बजाय वो सारा से मुखातिब हुआ। सारा, 1 कप चाय मिल सकती है? जी। सारा ने चौंक कर पहले सिर्फ गैर रद्दी तौर पर शहीद की सिम देखा, जो सुलगती नज़रों के साथ रुख फेरता आगे बढ़ गया था। मैं अब इससे कोई बात नहीं करूँगा। इसका रवैया दिन ब दिन मेरे साथ ख़राब होता जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि मैं इससे कोई सख्त बात करूँ और हमारे झगड़े में घर में हर तरफ चाय मगोइयाँ शुरू हो जाएँ। अंदर जाते हुए वो सुन सकती थी। आतिफ बहुत दिल गिरफ्तार अंदाज में शम्स से मुखातिब था। लाउंज में दीवार की आईने के सामने खड़ी बहुत तवज्जो के साथ अपने लिबास का जायज़ा ले रही थी। स्याह रंग चूड़ीदार पजामे के साथ खूब घेरदार लैस वाले दार फ्राकनुमा शर्ट, दीदा जेब और खुश रंग रेशम की एम्ब्रॉयडरी से भरी हुई थी। ये लिबास शहीद ने अपने ट्रिप पर सवाद से इसके लिए लिया था। इस खूबसूरत लिबास के साथ इसने बाकी तमाम तहाइफ भी बहुत संभाल कर रख लिए थे, मगर अब पिछले कुछ दिनों से वो इन तहाइफ में से कोई ना कोई चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करने लगी थी, इस उम्मीद पर कि शायद वो ये देखकर कुछ इसकी जानिब माइल हो जाए। लेकिन अब तक ये उम्मीद सिर्फ उम्मीद ही थी। अभी कुछ देर पहले मोमो ने आकर खुशखबरी दी थी कि आतिफ इन दोनों को बाहर खाने पर ले जाने के लिए राज़ी हो गया। इसका आज छुट्टी का दिन था, इसलिए मोमो आतिफ के घर में मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहती थी और कामयाब भी हो गई थी। बहुत अच्छी बात है। खुद अपने करतूत सीधे नहीं करने तो फिर हाले भी शहीद माने जावे जी एडे वाल दे के एडी तो हुसन दी मूर्ति चवल जी। सारा जी खैरियत तो है? लाउंज में आते शान ने शरारती नज़रों से उसे देखा, जो आईने के सामने से हटती तेज़ी से इसके करीब आई। शान, मैं कैसी लग रही हूँ? इसके उजलत भरे अंदाज पर शान ने हैरत के साथ कुछ मशकूक नज़रों से देखा। पहले मुझे यकीन दिलाओ कि तुम छोटे भाई से दस्तबरदार हो चुकी हो। बको मत। सारा ने एक थप्पड़ इसके बाजू पर रसीद किया। शराफत से बताओ कैसी लग रही हूँ? मैं नहीं बता रहा। वो ठटाई से बोलता आगे बढ़ना चाहता था, जब सारा ने इसे पकड़कर वापस सामने किया। कितने बेहिस्सो खामोश तमाशा बने हो, ये नहीं हुआ कि मुझे थोड़ी सी सपोर्ट दे दो? सारा ने शिकायती नज़रों से करीब आते शाहरुख को भी देखा। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों कश्मीर की कली बने घूम रही हो? शाहरुख ने मुस्कुराती नज़रों से इसके देखा, जो चेहरा सुजाए इसे घूर रही थी। बस मैं समझ रहा हूँ, यानी तुम छोटे भाई की तवज्जो का हलवा खाने के लिए हमें चमचा बनाना चाहती हो। शाहरुख बड़ी दूर की कोड़ी लाया था। इसे कोई दौरे उठते हैं क्या? किसी फोबिया का शिकार है जो ऊट पटांग बोलता है? हैर तो नागवारी के साथ वो
शान से पूछ रही थी जो बेसाख्ता हंसा। यार इसका गिला दुरुस्त है, वक्त पर ये हमारे काम आ जाती है, हमें याद रखना चाहिए। शान का दिल पर सिज गया। इसके गिले एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो, ये तो हम जानते हैं कि उनका हाथ कितना भारी है। जिन तेवरों के साथ वो अब रहते हैं, अब इसमें वो हमें 2 हाथ तो जड़ सकते हैं मगर मुँह नहीं लगाएंगे, शाहरुख ने किलस कर कहा था। सारा तुम मायूस मत हो, मैं तुम्हारे छोटे भाई का तशद्दुद भी बर्दाश्त कर लूँगा, शान ने तसल्ली दी। फिर तो बस तशद्दुद ही होगा, तुम इसकी मरहम पट्टी के लिए तैयार रहना। शाहरुख के मुज़िका उड़ाने पर वह नागवारी से इन दोनों को घूरती सिद्रा की तलाश में कमरे में आई, जहाँ वो नज़र नहीं आई। रुके बगैर वो स्टडी के खुले दरवाजे की सिमट पड़ी थी। दूसरी जानिब वो भी कुछ उजलत में था, सो दरवाजे पर होने वाला तसादम ठीक ठाक किस्म का था। लड़खड़ाकर वो फ़ौरन संभली, जब एक खामोश नज़र इस पर डालकर हाथ से गिर जाने वाली फ़ाइल की तरफ मतवज्जा हुआ। शदीद गड़बड़ाहट में मुब्तला सारा भी पहले फ़ाइल उठाने के लिए तेज़ से झुकी थी, जब एक और हादसा नुमा वो बाकायदा आवाज़ के साथ दोनों के सर आपस में टकराए थे। एक कराक के साथ सारा ने अपना सर पकड़कर दिमाग हल्का रह गया था। आंखों के सामने छाया अंधेरा छटा तो इसने देखा वो कमरे से बाहर जा रहा था। छोटे भाई रुको, लाउंज में आती मोमो ने इसका रास्ता रोका। आतिफ भाई मुझे और सारा को बाहर खाने पर ले जा रहे हैं और आप चल रहे हो हमारे साथ। मोमो के कतई लहजे पर शईस ने एक नागवार नज़र शाहरुख पर डाली, जो सोफे पर नीमदराज ज़बरदस्ती खांसना शुरू कर चुका था। नहीं, मैं नहीं जा सकता, संजीदगी से उसने इनकार किया था। मुझे कोई इनकार नहीं सुनना, मैं आतिफ भाई से कहकर आई हूँ, आपको भी साथ लाऊंगी। वो बस जिद थी। चले जाओ शईस, आतिफ इंतज़ार कर रहा होगा। सिद्रा इसी वक्त सारा के साथ वहाँ आई थी मगर सब सुन चुकी थी। जिनका जाना ज़रूरी है वो जा रहे हैं, इतना काफ़ी है। पलट कर देखे बगैर वो सर्द लहजे में बोला और तेज़ कदमों के साथ सीढ़ियाँ चढ़ता गया। पता नहीं ये छोटे भाई क्यों मेरे भाई से फ्रंट हुए बैठे हैं। मोमो पैर पटक कर बोली। बात सुनो, खबरदार जो मेरे भाई के बारे में कुछ गलत कहा। शाहरुख बैठे बैठे ललकार रहा था। ये अड़ियल तुम्हारा भाई है, इसलिए तो बर्दाश्त कर रही हूँ मेरे महबूब। मोमो के खूनख्वार अंदाज पर सारा ने खिलखिलाकर हंसते हुए शाहरुख को देखा, जो सिद्रा के घूरने पर खुशन चेहरे पर रख रहा था। तुम क्या खड़ी इंजॉय करिए, अब चलो। बिगड़े अंदाज में सारा का हाथ खींचती वो रह गई। मेरी बेटी को भी लेकर जाना साथ, बाहर शम्स के पास है। सिद्रा ताकीद करती पीछे गई थी। सुबह खराम कदमों से सड़क के किनारे चलते हुए चौंक कर अपने अकब में मतवज्जा हुआ, जहाँ शान हल्का सा दौड़ते हुए इसके करीब आए। तुम कहाँ जा रहे हो, इसने पूछा था। जहाँ आप जा रहे हैं, शान ने कहा था। मैं तो बस वॉक के लिए निकला था। शान ने कंधों के गिर्द बाजू रखता वो दोबारा आगे बढ़ने लगा। मैं आपसे सारा के बारे में बात करना चाह रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद शान ने झिझकते हुए इसके चेहरे पर फैली संजीदगी को देखा। मेरा ख्याल है कि दुनिया में अगर कोई ऐसा है जिसकी गलतियाँ या बुराइयाँ आपको नज़र नहीं आ सकती, तो वो सिर्फ और सिर्फ सारा ही हो सकती हैं। शान के संजीदा लहजे पर वो इसका खामोशी से सामने देख रहा था। शायद वो भी इस चीज़ की तवक्को आपसे नहीं रखती होंगी कि इसकी किसी बात को लेकर आप इससे इस तरह से लाताल्लुक़ हो जाएंगे। ज़ाती तौर पर मुझे भी ये ठीक नहीं लग रहा कि इसकी किसी गलती की लेकर आप इससे कतई ताल्लुक़ कर लें। इसने कोई गलती नहीं की, मैंने इसे भी बता दिया था। इसने सिर्फ सच का आईना मुझे दिखाया और इस आईने में अपना चेहरा देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे इन तमाम मोहब्बतों से कुछ फासले पर चले जाना चाहिए, जिनके लिए मेरी ज़ात शर्मिंदगी का बायस है। ये वो मोहब्बत है जिन्हें मैं आंखें बंद करके समेटता रहा हूँ, मगर बदले में इनको सिवाय ज़िल्लत के और कुछ ना दे सका। इसका लहजा तलख था। आप अपने लिए सब सोच भी कैसे सकते हैं? ये सब कहकर आप मुझ समेत इन सब लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं। शान दंग होकर बोला। आपके इस तरह चेंज हो जाने पर बड़े भाई भी कितने खामोश से रहने लगे हैं, जबकि इन्हें बहुत मुतमिन हो जाना चाहिए कि सब कुछ इनकी हस्ब मंशा ही तो हुआ है। वो तलखी से शान की बात काट कर गया था। आपको ना खुश देखकर क्या वो कभी मुतमिन हो सकते हैं? शान ने अफसुदा नज़र से उसे देखा था। और रही बात सारा की, तो मैंने देखा कि वो आपसे कितनी शर्मिंदा और आपके कतई ताल्लुक़ पर परेशान भी। अगर तुम्हें ऐसा लगता तो फिक्र ना करो, हो सकता है कि आज कैंडल लाइट डिनर के बाद इसकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। वैसे भी तुम जानते हो आतिफ की कंपनी में कोई परेशानी और अफसुर्दा नहीं रह सकता। एक से तंजिया लहजे पर शान ने हैरानी से देखा। आपको ये बुरा लगा कि वो आतिफ भाई के साथ बाहर डिनर के लिए गई हैं? मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं, वो कहाँ किसके साथ गई है, वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है। इसके नागवार लहजे पर शान बेसाख्ता हंसा। मुझे लग रहा है कि आप जेलस हो रहे हैं, मगर फिक्र मत करके वो आपकी जान नहीं छोड़ेगी। जिस तरह इसने बड़े भाई को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया, इसके बाद कोई बेवकूफ़ी होगा जो आपके और सारा के दरमियान आने की कोशिश करेगा। अब तुम खामोशी रहो तो बेहतर है। नागवारी से उसने शान के मुस्कुराते चेहरे को देखा, तभी वो दोनों ठिठक कर रुकते पीछे पलटे और हैरानी से इस 12-13 साल बच्चे को देखा, जो ढूंढ कर पत्थर उठाते इस शख्स को जानिब मार रहा था, जो इनसे बचता दूर भाग गया था। रुको बदतमीज़ लड़के, शान ने फ़ौरन इसे पकड़ा, जो मजीद पत्थर उठाए इस शख्स के ताक़ुब में भागना चाहता। शर्म नहीं आती? वो आदमी तुम्हारे बाप की उम्र का है। वो मेरा बाप नहीं है, मैं इसे पत्थर मारूंगा। इसने मेरा नुकसान किया, मेरी सारी तेल की बोतलें तोड़ दी, मुझे थप्पड़ मारे, मेरा गला घोंटा। वो नोखे सा लड़का चीखते हुए रो भी रहा था। वो ऐसा क्यों कर रहा था? हैरत के साथ शान ने रुककर इसे देखा था, जो खामोश रहने का इशारा करता पंजों के बल इसके बच्चे के सामने बैठा और बगौर इसके चेहरे पर छुपे शुरू निशानों को देखा। मैं सच कह रहा हूँ, वो गंदा आदमी है, इसने मेरे कपड़े खींचे, जान से मारने की धमकी भी दी थी। वो बच्चा खौफजदा होकर सफाई दे रहा था। जब तुम जानते हो कि वो गंदा आदमी, तो क्यों गए थे इसके पास? नरम लहजे में शईस ने सवाल करते हुए इसके गिरेबान के खुले बटन बंद किए थे। आज मुझे कोई गाहक नहीं मिल रहा था, मेरा बाप बीमार है, इसलिए इसकी जगह मैं मालिश करने का काम कर रहा हूँ। ये आदमी तुम्हें कहाँ मिला? शान ने पूछा था। ये भी वही फुटपाथ पर होता है जहाँ सारे मजदूर रात में सोते हैं। रोज़ ये मुझे अपनी तरफ बुलाता था, ज़्यादा पैसों का लालच देता था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था। आज मुझे किसी ने मालिश के लिए नहीं बुलाया, तो मैं इसके पास चला गया। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मगर इसने मुझे धोखा दिया। अगर मैं इससे बचने के लिए न भागता तो अपनी टूटी बोतलें इसे खोप देता।
वो बच्चा गुस्सीले अंदाज में बोला था, तुम बहुत बहादुर इंसान हो, तुम्हारे ये जोश और हिम्मत कभी तुम्हें किसी के नापाक इरादों के सामने नहीं झुकने देगा। तुमने जो किया ठीक किया। किसी को हक हासिल नहीं कि तुम्हारे लिबास को तुम्हारे वजूद से अलग कर दे। किसी को इतनी इजाज़त नहीं कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें छू भी सके। मजबूत लहजे में बोलते हुए शहीद इसके सामने से उठा था। नाम क्या तुम्हारा? मोहसिन। क्या है तुम्हारा घर? कच्ची बस्ती की तरफ, बच्चे ने बताया जबकि वो शान की तरफ पलटा। जो काम इसे अपने बाप से वर्षे में मिला वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत छोटा ये। रात की भयानक तरीके से गुजरने के लिए कहीं गुम ना हो जिसकी मासूमियत इन अंधेरों में। मध्यम आवाज़ में शान से हम कलाम इस बच्चे को ही देख रहा था जो अपने फटे कपड़ों को दुरुस्त कर रहा था। मैं चाहता हूँ तुम इसके बाप से मिलो और आगे तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। इसकी हदायत पर शान सारी लाता हुआ इस बच्चे की तरफ मतवज्जा हुआ था। आपको मालूम है मैं और मोमो आपके लिए बहुत अच्छी सी खातून ढूंढने के मिशन पर अमल करने वाले। सारा के मुस्कुराते लहजे पर आतिफ ने हैरानी से इन दोनों को देखा। मेरा ख्याल है कि काफ़ी रात हो चुकी है, आप दोनों खवातीन अपने मिशन खुद तक महदूद रखें और मुझे इजाज़त दें। हरगिज़ नहीं, जब तक आप अपने दिल की बात नहीं बताएंगे ना हम उठेंगे और ना आपको जाने देंगे। सारा ने कहा था, मोहतरमा मैं जिन लोगों की सोबत में रहा हूँ अब वो अपने दिल की बात से अपने फरिश्तों को भी बाखबर नहीं होने देते। मिसाल के तौर पर कोई एक। सारा ने मुस्कुराहट छुपाकर फ़ौरन कहा, कोई एक नहीं, सिर्फ एक ही है जिस पर सारी मिसालें ख़त्म हैं। आतिफ के खशमगी लहजे पर वो मुस्कुराई। इंसान का बदला आप हमसे क्यों ले रहे हैं? वो बोली थी, क्योंकि आप भी उस जैसी हैं। मजाल है जो कभी कोई इशारा दिया हो, मगर मैं भी इसी ज़मीन पर और आप जैसे लोगों के दरमियान रहता हूँ। आतिफ की बात पर सारा की मुस्कुराहट गायब हुई थी। तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं, मगर इस मामले में शहीद से मेरा सामना ना ही हो तो बेहतर है। एक अरसे से सब कुछ जानते हुए भी मैं खामोशी से इंतज़ार ही करता रहा कि वो कुछ कभी तो मुझसे अपने दिल की में छुपी बात शेयर करेगा, मगर आतिफ ने तासुब से बात अधूरी छोड़ दी। मुझे मशकूक नज़रों से मत देखो। मैं तो अब तक खुद हैरान हूँ थी कि आतिफ भाई कैसे कुछ नहीं जानते। जब छोटे भाई ने इनसे कुछ शेयर नहीं किया तो मुझे अपनी ज़ुबान खोल कर मरना था। सारे की नज़रों पर मोमो ने फ़ौरन बचाव किया। ये सच कह रही है, वैसे भी इसके बताने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए ये सच काफ़ी पुराना है। इसकी मशकूक हरते इस वक्त ही मुझे समझ आ गई थी जब वो खुद अपनी फीलिंग से वाकिफ़ नहीं हुआ होगा। आतिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आप जान चुके थे तो इससे पूछा क्यों नहीं? सारा झम्पे अंदाज में बोली। शुरू में एक दफ़ा कोशिश की थी मगर वो टाल गया। मैंने यही सोचा कि ज़्यादा दिन वो कम अज़ कम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकेगा, मगर मेरी ये खुशफहमी अब तक कायम है। इस बात को ही लेकर मुझे शहीद से नाराज़ होना चाहिए, मगर वो तो यहाँ भी उल्टी गंगा बहा रहा है। आतिफ के नाराज़ लहजे पर वो कुछ बोल नहीं सकी। हम क्या बात करें और वो किस तरफ बात हमें घुमा कर चले गए। आतिफ के जाने बाद सारा को याद है, घुमा कर नहीं तुम्हारा ध्यान सूरजमुखी की तरफ लगा कर बच निकले। मोमो ने से घूरा था। कोई बात नहीं, दोबारा खेल लेंगे। बचकर कहाँ तक जाएंगे? मोमो का हाथ पकड़ के खींचती वो खुद भी उठ खड़ी हुई। अब भागती हुई जाओ, मैं देख रही हूँ। मोमो का हिदायत करती वो इस वक्त तक ग्रिल्स के तरफ देखती रही जब तक मोमो अपने पोर्शन की ग्रिल्स बंद करती हाथ हिलाती घर के अंदर न चली गई। एहतियात के साथ इसने भी भारी ग्रिल्स खींचकर बंद करते हुए इसका लॉक लगाया चंद लम्हों तक सामने नजर दौड़ाती रही। इतना सुकून और खामोशी देखकर यकीन करना मुश्किल था कि चंद घंटों पहले यहाँ कितना शोरगुल और रौनक रही होगी। गहरी सांस भरकर वो पलटी थी कि अगर अगले ही पल इसकी पुश्त ग्रिल से टकराई थी। तारीकी में अचानक इस स्याह हेवले ने इसे दहला दिया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, रूह जैसे फना हो गई। सिरे से दूसरे सिरे तक कहानी ग्रिल्स की लरसती आवाज़ें गूंज उठी थी। ग्रिल्स पर बरसने वाले इसके एक ही हाथ में किस कदर इश्तियाल था इसका अंदाज़ा ग्रिल्स की लर्जी से लगाया जा सकता था, मगर वो चेहरा दाएं जाने फेरे, आंखें बेंचे साख्त खड़ी थी। ग्रिल्स की यखबस्तगी इसकी पुश्त में सरायत करती ही सारे वजूद को मंजमद कर चुकी थी। इसका दिल कांप उठा जब एक सख्त गिरफ्त इसे अपने शानों की गिरद महसूस हुई थी। दूसरी जानिब वो एक ही झटके में इसे करीब कर चुका था। लरसते वजूद के साथ वहशत ज़रा नज़रों से तारीकी में इसे देखने की कोशिश कर रही थी। जब तुम मेरी तरफ नहीं देखती हो तो किसी और चेहरे को भी मत देखा करो। कानों में उतरती भेंजी आवाज़ और पेशानी से टकराती गर्म सांसें। वो बेजान होने लगी। जब मेरा नाम तुम्हारे लबों पर नहीं आता तो किसी और का नाम भी लबों पर मत लाया करो। झुलसती आवाज़ में इससे पहले कि धड़कन रुक जाती, अचानक इसकी गिरफ्त शाने से हटाती वो तीर की तरह अंदर भागी थी। और पता नहीं किन हवासों में इसने पूरी शिद्दत से अपना सेलफोन फेंका था और भिगते चेहरे के साथ कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक कर लिया था। रात की गहरी खामोशी में कुर्सी की बैक से सर टकाए वो बंद आंखों के साथ मध्यम हवा की सरसराहटों को सुन रहा था। मानूसा हट पर इसने आंखें खोलकर सामने देखा था। तुम्हें याद है आज कौन सा दिन शुरू हो चुका? आतिफ के सवाल पर वो कुछ बोल नहीं सका। इससे पहले हर बात तुम मुझे ये दिन और इसकी अहमियत का एहसास दिलाते रहे हो। इससे पहले कभी मुझे इस तरह तुम्हारी याददाश्त पर दस्तक नहीं देनी पड़ी। हैप्पी बर्थडे। एकदम ही शहीद ने मध्यम आवाज़ में इससे विश किया था। दूसरी जानिब आतिफ चंद लम्हों तक खामोशी से देखता रहा, फिर इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैं जानता हूँ किसी का मैं जानता हूँ किसी का गुस्सा, किसी की नाराज़गी तुम अपने रवैये से मुझ पर जाहिर कर रहे हो। तुम्हें हक है कि मुझे तख्ता मश्क बना लो, मगर इतनी अजनबियत का मुजाहिरा, तुम कुछ कह सुनकर अपने दिल का गुबार तो निकालो तो ये बहुत बेहतर होगा। कम अज़ कम इसमें अपनायत की रमक तो होगी। कहने के लिए कुछ नहीं मेरे पास, तो क्या कहूँ? आतिफ से नज़र मिलाए बगैर वो बोला। जब कहने के लिए बहुत कुछ था तुमने तब भी कुछ नहीं कहा शहीस। मुझे हमेशा तुमसे एक ही शिकायत रही है कि तुम्हारे बारे में हर बात मुझे दूसरों से मालूम होती है।
तुम मुझे एहसास दिला चुके हो मुझ पर तुम्हें बहुत पारी नहीं जो किसी अपने राज मुझे अपने किसी राज से आगाह करते। ये दूसरे कौन से राज है मेरे? शईस ने पूछा। हर वो बात जो तुम मुझसे छुपाओगे वो मेरे लिए राज ही है, और दूसरे वही लोग जो शायद तुम्हें मुझसे ज़्यादा जानते हैं। वैसे मुझे दूसरों पर सारा को शामिल नहीं करना चाहिए। आतिफ की बात पर चौंका ज़रूर, मगर कुछ कहा नहीं। वो मुझे तुमसे लाख दर्जे बेहतर लगी है। तुम्हारी तरह इसने मुझसे आंखें नहीं चुराई, सच को कबूल करने की और इसका सामना करने की हिम्मत रखती है वो। हाँ, इस चीज़ का एहसास उसने मुझे भी बहुत देर से दिलाया कि वो मुझसे लाख दर्जे बेहतर है, मगर देर से ही सही अब मैं इस चीज़ को कबूल कर चुका हूँ कि मेरी हैसियत इसके सामने कूड़े क्रिकेट से भी बदतर है। वो तलब हुआ। जो तुम कह रहे हो वो सिर्फ एक रद्द अमल है, वरना इसके नज़दीक तुम्हारी क्या हैसियत और अहमियत है ये हकीकत तुम अच्छी तरह जानते हो। आतिफ ने खश्म की नज़रों से देखा था। किचन की तेज़ रोशनी में भाप उड़ाती कॉफ़ी का मग इसके सामने रखकर आतिफ खुद भी टेबल के गिर्द बैठ गया। मैं नहीं जानता इस दिन किस तरह मैंने ज़ब्त किया था। मेरे लिए इस वक्त भी यकीन करना मुश्किल था कि वो मेरा हाथ झटक सकती है, मुझसे बेजार हो सकती है, मुझे अपनी ज़िंदगी अपने रास्ते से अलग कर सकती है। इसके लहजे की अजियत को आतिफ ने गहराई से महसूस किया। मैं सब कुछ हो सकता हूँ, मगर इतना गिरावानी कि इस इंतज़ार में रहता कि इस पर कोई दूसरा इल्ज़ाम लग जाए। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि सब कुछ इस हद तक चला जाएगा इसे और मुझे मुँह के बल गिरा दिया जाएगा, तो मैं कभी इसे यहाँ नहीं रहने देता। मैं गुनहगार हूँ कि मेरी वजह से इसे हर तकलीफ़ पहुँची, मगर मैं इस उम्मीद के सहारे था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, इसे कबूल कर लिया जाएगा। ये मेरा अज़म था कि इसे इसका मुकाम अपने घर में देकर रहूँगा। ये अज़म इसलिए भी मजबूत था कि वो मेरे साथ थी, मगर फिर जो कुछ हुआ इसने मेरे अज़म को ही नहीं मुझे भी तोड़ कर रख दिया। मुझे एहसास हुआ कि ये इंतज़ार तो लाहासिल था। मुझे तो बहुत पहले इसके साथ अपनी एक अलग दुनिया बसा लेनी चाहिए थी, जहाँ इसे और मुझे किसी नफ़रत किसी मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ता। मुझे वो दिन न देखना पड़ता, इसकी आंखों में मुझे अपने लिए नफ़रत दिखाई देती। सुरख चेहरे के साथ वो बहुत मुश्किल ज़ब्त किए बोलता जा रहा था। मैं इसे कभी ज़िल्लत से दो चार नहीं करना चाहता था, मगर फिर भी इसके लिए ज़िल्लत की वजह बनता रहा। ये मैं मानता हूँ, हर इल्ज़ाम मुझे कबूल था, मगर इसने तो एक झटके से सब कुछ ख़त्म कर दिया, ज़ाला करने का एक मौका भी नहीं दिया। इस दिन मैं तहैया करके इसके पास किया था कि अब नहीं तो कभी नहीं, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं कितनी देर कर चुका हूँ। वो मुझसे मुँह मोड़ कर मुझे धुतकार गई। मैं अगर इसे इस घर से इस नफ़रत से दूर ले जाना चाह रहा था तो ये फ़ैसला मैंने एक पल में नहीं किया था, मगर मुझ पर इतना एतबार न रहा कि आंखें बंद करके मेरा हाथ थाम लेती। इसे यकीन हो गया कि मैं इसे सवाए ज़िल्लत के कुछ नहीं दे सकूँगा। इसे लग रहा था कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊँगा तो किसी सड़क या फुटपाथ पर इसे छोड़कर भाग जाऊँगा। शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख होती आंखों के साथ वो खामोश हो गया। शईस, इस वक्त तुम जिन कैफियत में खिरे से बदगुमान बैठे हो, तुम्हें याद रखना चाहिए कि इस वक्त सारा भी कुछ ऐसी कैफियत में मुब्तला तुमसे बदज़न हो गई होगी। आतिफ ने पूरी संजीदगी से कहा। अगर इन हालात में वो तुम्हारी बात मानकर तुम्हारे साथ जाना बेहतर समझती तो ये काम वो बहुत पहले कर चुकी होती। दो आंसू बहाकर तुम्हें कन्विंस करना इसके लिए मुश्किल नहीं था। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर इस दिन वो मेरा हाथ न झटकती, थोड़ा सा इतबार मेरे कशकोल में डाल देती, तो आज तुम इससे मेरी बीवी की हैसियत से मिल रहे होते। सारे इंतजाम मुकम्मल करके मैं इसके पास किया था। इसे लेकर मैं पहले कोर्ट और फिर सीधा होटल पहुंच जाता, जहां मैंने एक हफ्ते के लिए कमरा बुक करवाया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि 2 दिन सारा के साथ घर से दूर रहूँगा तो तीसरा दिन शुरू होने से पहले ही वो खुद सारा को लेने के लिए मुझ तक पहुँच जाएंगे, जिनकी नफरत और अना ने मुझे इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। शदीद मुश्तिल अंदाज में वो आतिफ को बता रहा था। मगर मैं ये भूल गया कि जिसके लिए मैं ये कदम उठा रहा हूँ वही दामन छुड़ा गई, और अब जब मैं इसे देखता हूँ, मेरे यकीन करो आतिफ, दिलो दिमाग में तूफ़ान उठने लगते हैं। अगर इस दिन वो पीछे न हटती तो मुझसे नज़र चुराकर छुपने की कोशिश ना करी होती, बल्कि इस वक्त मेरे कमरे में मौजूद होती। चेहरे के बफरे तासुरात के साथ वो बोला था। मुझे अब अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा है कि इन तमाम हालात वाक़यात को लेकर तुम शदीद फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में मुब्तला रहे हो, मगर मेरे ख्याल में तुम्हें इस बात ने बहुत ज़्यादा गम गुस्से में गिरफ्तार कर रखा कि अगर तुम्हारी प्लानिंग में गड़बड़ ना करती तो आज तुम्हारी बीवी होती और ये कि इस वक्त तुम्हारे कमरे में मौजूद होती। आतिफ के संजीदा लहजे पर वो कॉफ़ी का सूप लेते लेते रुका और इसकी मुस्कुराती नज़रों पर बस सर झटक कर रह गया। वैसे फ़िलहाल तो ये अच्छा ही है कि वो इस वक्त तुम्हारे कमरे में मौजूद नहीं, वरना इतनी रात गुजरने के बाद तुम यहाँ से उठकर जब जाते तो यकीनन वो लातादार जूतों से तुम्हारा वालहाना इस्तकबाल करती थी। तो जान गया हूँ मैं इस हवाले से कोई मजाक बर्दाश्त नहीं करूँगा, तो बेहतर है मुँह बंद रखो। कुछ नहीं बता रहा था, वही ठीक था। इसके नागवार लहजे पर आतिफ की मुस्कुराहट गहरी हुई। और दोबारा ये मत कहना कि तुम्हें किसी बात की खबर नहीं। मेरे पीछे जो इन्वेस्टिगेशन तुम करते रहे हो इसकी बात ज़रूरत थी कि मैं तुम्हें कुछ बताता। वो मज़ीद नागवारी से बोला। अच्छा मुझे ये बताओ कि जिनकी वजह से ये सारे हालात सामने आए, इनके बारे में तुम क्या कहोगे? आतिफ का इशारा यकीनन शम्स की तरफ था। सब कुछ अब इसी तरह से चल रहा है जैसे वो चाहते थे। वो जीत के इनकी अना के झंडे सर बुलंद हो गए। इनके लिए अब और क्या कह सकता हूँ? वो तलख लहजे में बोला। ये बताओ कॉफ़ी कैसी बनाई है मैंने? आतिफ ने एकदम मौजू बदला। तुमने बनाई है इसलिए बर्दाश्त करना, वरना मैं इस गर्म मशरूब को कॉफ़ी का नाम नहीं दे सकता। वो संजीदगी से बोला। कोई और वक्त होता तो जवाब पर जाने में तुम्हारा क्या हशर करता, मगर तसलसल से सारा के हाथ की बनी चाय कॉफ़ी पीते रहने के बाद इस वक्त मैं भी तुम्हारे तबसरे पर मुत्तफिक हूँ। आतिफ ने मुस्कुराते हुए इसके बिगड़े तासुरात को देखा था। अपने कमरे से निकलते हुए इसने सामने से गुजरते शाहरुख को रोका। मैंने अभी शईस को आतिफ भाई के साथ बाहर जाते देखा। इन दोनों की नाराज़गी कब ख़त्म हुई? वो हैरानी से पूछी थी। इसी वक्त जब छोटे भाई का कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। क्या मतलब? कैसा कन्फ्यूजन? वो मज़ीद हैरान हुई। आप कुछ कहकर मुझे छोटे भाई का तो मरना नहीं है, मुझे तो बता दो। किसी को नहीं बताऊंगी। तजस्सुस से बोली। क्या हो गया होगा? कोई कन्फ्यूजन हो सकता है, ऐसा ना हो, मगर अब मुझे बख्शो। जान छुड़ाने वाले अंदाज में वैसे उलझाता उजलन में चला गया।
स्क्रीन पर एक प्रोजेक्ट तैयार करता हुआ अपने मखसूस ठहरे अंदाज में सारा प्रोसीजर भी समझा रहा था। जमाइयाँ रोकती मोमो तवज्जो मरकूज़ रखने की कोशिश तो करी थी, जबकि सारा तवज्जो से सुनते देखने नोट डाउन भी करी थी। बराबर में मौजूद ज़ैनब का आज भी आतिफ़ की मौजूदगी में वहाँ होना ना होना बराबर ही था। एक निगाह भी इसमें कंप्यूटर स्क्रीन पर अब तक न डाली थी, मगर उठती गिरती पलकों के साथ इसकी उंगलियों में दबी पेंसिल बड़ी रवानी से कागज़ पर हरकत कर रही थी। ऐसे सारा की सरसरी नज़र ज़ैनब की गोद में रखी नोटबुक की तरफ गई, रग रही पलके इसकी आंखें फैलती चली गई। दंग नज़रों से कभी वो आतिफ़ इर्द गिर्द से गाफिल ज़ैनब के झुके चेहरे को देखती और कभी इसकी हरकत करती पेंसिल को। इसने आतिफ़ के चेहरे का स्केच जिस महारत और नज़ाकत से खींचा था, सारा की नज़र स्केच पर से हटने के लिए तैयार नहीं थी। सारा, मैंने जो कहा वो तुमने सुना? आतिफ़ बेतवज्जही महसूस करके ज़रा सख्त लहजे में बोला। जी मैं सुन रही हूँ। वो बुरी तरह गड़बड़ाई थी, जबकि उस पर सारा ने ज़ैनब को देखा। आतिफ़ ने ज़ैनब को देखा, जो इस वक्त भी गाफिल कागज़ पर मौजूद नकूश को संवारने में मगन थी। ज़ैनब, अपनी नोटबुक मुझे दें। किसी गैर मामूली चीज़ का एहसास हुआ जो आतिफ़ बराह रास्त ज़ैनब से मुखातिब हुआ। अपने नाम की पुकार पर ज़ैनब का चौंकना लाजिम था। आतिफ़ मुकम्मल अपनी तरफ मतवज्जह देखकर इसके आसान खता हो गए। लरसते हाथों के साथ इसने नोटबुक आतिफ़ की तरफ बढ़ा दी। खामोशी के साथ वो कागज़ पर बिखरे नकूश को देखता रहा और फिर सफ़ा पलटते हुए एक नज़र ज़ैनब के सफ़ेद पड़ते चेहरे पर डाली। कोई 6-7 सफ़ात इसने पलटे थे और इस सब पर इसे अपना ही चेहरा नजर आया। मुस्कुराहट छुपाते हुए सारा ने आतिफ़ को देखा, जो नोटबुक बंद करते हुए दोबारा ज़ैनब की तरफ मतवज्जा हुआ था। किसकी इजाज़त से आप ये काम कर रही थी? आतिफ़ के इंतहाई संजीदा लहजे पर ज़ैनब का सर मज़ीद झुक गया। यहाँ आपका कोई काम नहीं है? आप फ़ौरन यहाँ से बाहर जाएँ और इस वक्त तक बाहर हैं जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ। आतिफ़ के हुक्म सादिर करने पर ज़ैनब ने बेइंतहा परेशान होकर पहले आतिफ़ को फिर सारा को देखा, जो खुद हक तक रह गई। और ये 3 दिन तक होगा, मेरी मौजूदगी में आप स्टडी में नहीं होगी। बाद में अपनी फेलोज़ के साथ बैठकर आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। नाउ गेट आउट इमीडिएटली। सख्त लहजे में वो सर सुनाता दोबारा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मतवज्जा हुआ। सारे की हिम्मत नहीं हुई, बेबस नज़रों से वो ज़ैनब को देखती थी, जो बड़े बड़े कदमों के साथ जाकर स्टडी के बाहर बैठ गई खड़ी हो गई थी। आतिफ़ भाई, वापस बुलाने से इतनी दूर से आती है। मोमो ने हिम्मत करके सिफारिश की थी, मगर जिन नज़रों से आतिफ़ ने इसे देखा वो मज़ीद कुछ नहीं बोल सकी। कुछ देर बाद इन दोनों की प्रैक्टिस करने की हिदायत देता वो स्टडी से बाहर निकला और एक पल को रुककर दाएं जानिब दरबार से लगी ज़ैनब को देखा। पिंक कलर के स्कार्फ में इसका चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो रहा था। अब आप अंदर जा सकती हैं, नोटबुक इसे वापस करते हुए आतिफ़ ने कहा और आगे बढ़ गया। रेस्टोरेंट के पुरसकून माहौल में खाना खाने के दौरान बातों का सिलसिला जारी था, जब अचानक आतिफ़ ने कहा, तुमने क्या सोचा इस कंपनी के ऑफ़र के बारे में, जो अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए तुम्हें ऑफ़र दे रही हैं? तुम जानते हो कि मैं ये काम हरगिज़ नहीं कर सकता, फिर क्या सोचना इस ऑफ़र के बारे में? सरसरी अंदाज में बोला। तुम इतने दकियानुस कब से हो गए? एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली है, नाम, शोहरत, रुपये, क्या कुछ नहीं है इस फील्ड में, और तुम इसे ठुकराने का अहद करना चाहते हो? आतिफ़ ने हैरत के साथ कहा, जिन चीज़ों के नाम तुम गिनवा रहे हो वो सब जितनी मिकदार में मेरे पास है, मैं इसमें खुश हूँ। ज़ारा की तरफ मुझे कभी नहीं रही। वो संजीदगी से बोला, मेरा ख्याल है कि जब अल्लाह की तरफ से तुम्हें ज़्यादा बेहतरी के मौके मैसर आ रहे हैं तो इन्हें ठुकरा कर नाशुक्री मत करो। तुम जानते हो इस कंपनी के एमडी शम्स भाई से मुसलसल राब्ते में। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा जवाब क्या है। मेरा जवाब मालूम करने के लिए तुम्हारे सहयोग की ज़रूरत क्यों पड़ी? शेष दरमियान में बोल उठा, इनके ग्रेस की वजह तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारा रवैया इनके कदम तुम्हारी तरफ बढ़ने से रोक देता है। आतिफ़ ने खमशमगीन नज़रों से इसे देखा। इन्होंने मेरे रवैये की इतनी परवाह कब से करनी शुरू कर दी? वरना हमेशा तो इन्होंने वही किया जो इनके ख्याल में बेधड़क कह देना चाहिए। वो तंज़िया लहजे में बोला, फ़िलहाल मैं तुमसे जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ इसी पर तवज्जो रखो। आतिफ़ ने कुछ नाराज़गी से देखा, और मैं तुम्हें ये मशवरा दे रहा हूँ कि इस ऑफ़र से जान छुड़ाने की बेवकूफ़ी मत करो। इस कंपनी ने कुछ सोच कर ही तुम्हें ये ऑफ़र दी है, वरना वो ये ऑफ़र किसी सेलिब्रिटी को भी दे सकते थे। मगर यकीनन वो कंपनी अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए नया चेहरा चाहती है, जिसका फिजिकल अपीयरेंस भी अट्रैक्टिव हो, और कंज्यूमर्स के लिए वो कंपनी और इसकी प्रोडक्ट को अपीलिंग बनाने का हुनर भी रखता हो। तुम इस सारी तरजीहात पर खरे उतरते हो। सीरियसली, आतिफ़ ने कहा, मगर मुझे वाकई अजीब लग रहा है। इस ऑफ़र को कबूल करने के बाद मुझ पर मॉडल का लेबल लग जाएगा। वो बेजारी से बोला, तुम इस फील्ड को प्रोफेशन नहीं बना रहे, एक दो तजुर्बे करने में क्या हर्ज है? आतिफ़ ने रिच होकर कहा। वैसे भी जिस फॉर्म में इस प्रोडक्ट की प्रमोशन होगी वो सिर्फ प्रिंट मीडिया तक महदूद होगी। मैगजीन्स में इसकी एडवर्टीजमेंट होगी और शहर की शहारों पर इस प्रोडक्ट के साथ तुम्हारी बुलंदो बाला बोर्ड्स खड़े होंगे। मैं एक आम सा नॉर्मल बंदा हूँ, तुम्हारे लिए सब मामूली हो सकता है, मगर मेरे लिए सब इतना आसान नहीं। वो तजब्ज़ब के साथ बोला था। तुम्हारे ग्रेस की वजह अगर सारा है तो परेशान मत, तो मैं इससे बात कर लेता हूँ। आतिफ़ ने एकदम ही कहा, मेरे किसी अमल या मनफी या मस्बत रद्द-ए-अमल का इज़हार क्यों करने लगी, जब वो ख़ुद को मुझसे या मेरी ज़िंदगी से अलग कर चुकी है? मैं अब गड्ढे में गिरूँ या खाई में, इसे कोई सरोकार नहीं हो सकता। वो नागवारी से बोला, फजूल के आसर यह ना करो। आतिफ़ ने इसे घिरका था। अच्छा, वो मुझे याद आ गया, सारा से भी सिलसिले में बात करनी ज़रूरी है। अगर इसे कोई इतराज़ हुआ तो मैं इसे समझाऊँगा। तुम्हें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं। वो मेरे मतलब किसी भी राय का इज़हार तुम्हारे सामने नहीं करेगी। इसके नज़दीक मेरी इतनी अहमियत नहीं है कि वो बस। आतिफ़ ने इसे टोका, तुम कितना सच बोल रहे हो मुझे अंदाज़ा है। इसकी राय की कितनी अहमियत है ये भी मुझे मालूम है। ख़ौम का मेरे सामने बैठकर बेपरकी ना उड़ाओ। मुझे तो इस बात पर हैरत है कि इसकी इजाज़त के बगैर तुम सांस भी कैसे ले रहे हो, और तुम कहते हो कि वो खुद को तुमसे अलग कर चुकी है। आतिफ़ के खशमगीन अंदाज़ पर वो बस इसे देख कर रह गया।
तुम इनसे एक्सक्यूज़ कर लेना, वो मज़ीद कुछ कहेंगे भी नहीं, तुम खौम कर डर रही हो। स्टडी से उभरती मोमो की आवाज़ पर आतिफ बाहर ही रुक गया। यही मैं इसे गेट से यहाँ तक समझाती भी लाई हूँ। सारे की आवाज़ उभरी। तुमने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की, वैसे भी मैं तो तुम्हारी हुनर की कदरदान बन गई। तुम देखना आतिफ भाई अपने अच्छे मूड में लाजमी तुम्हारी बनाए गए स्केचेस की तारीफ़ करेंगे, मोमो ने कहा था। अभी वो जैसे ही आते हैं तुम इनसे सॉरी कह देना, कितना बुरा लगेगा जब तुम बाहर खड़ी सज़ा भुगत रही होगी, सारा ने कहा था। कल सज़ा का आखिरी दिन है, मैं भुगत लूँगी, अपनी गलती की सज़ा काटना ज़रूरी है, बाद में इनसे मैं माफ़ी भी मांग लूँगी। ज़ैनब की मध्यम आवाज़ सुनाई दी थी। अनकरीब टेस्ट होने वाला, जिस तरह आतिफ समझा सकते हैं, हम बेवकूफ़ क्या समझाएंगे। कल अपने घर से तुमने 10 बार मुझे फ़ोन खड़काया प्रैक्टिस के दौरान, बहुत सी चीज़ें तुम्हें समझ नहीं आई थी। सारा ने इसे समझाने वाले अंदाज में घिर कहा था। माफ़ी मांगने की कोशिश तो मैंने कल भी की थी, मगर इनके सामने मुझसे कुछ बोला ही नहीं जाता। ज़ैनब की आवाज़ हलक में ही दम तोड़ गई जब आतिफ स्टडी में दाखिल हुआ था। सूरत से बाहर जाने के लिए उठी। आ जाए वापस अपनी जगह पर। आतिफ की आवाज़ पर बेयकीनी के साथ रुककर इसे देखने लगी, मगर वो कंप्यूटर की तरफ मतवज्जा था। प्रैक्टिस के दौरान वो ज़ैनब से कुछ ज़रूरी बात कर रही थी जब आतिफ ने इसे पुकारा था। आज वो क्लास के बाहर नहीं गया था, बल्कि अपने पर्सनल कंप्यूटर में मसरूफ़ हो गया। इनसे कह देना तुम प्रोजेक्ट के मुतालिक बात करी थी मुझसे। ज़ैनब की परेशान आवाज़ में ताकीद पर वो मुस्कुराते हुए आतिफ की सिमत बढ़ गई। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल है कि ये खातून तुम्हारी दोस्त है। आतिफ के मध्यम खशमगी अंदाज पर वो मुश्किल हंसी रोकती स्टूल पर बैठ गई थी। तुम इसे यहाँ बुलाकर इसका वक्त पर बात करिए, ये कुछ सीखना नहीं चाहती। इसकी हरकत बखूबी अंदाज़ा हो चुका है मुझे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो इतनी बेवकूफ़ और लापरवाह नहीं है, सारा ने कुछ नाराज़गी से कहा। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम जानती हो घर में शेष के हवाले से आजकल जो तस्करा चल रहा है। आतिफ ने बगौर इसके संजीदा तो चेहरे को देखा था। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में? इसे अपने किसी ज़ाती फैसले की मेरी राय की ज़रूरत नहीं है। बाकी घर में सबकी क्या राय है मैं ये भी नहीं जानती। वो संजीदगी से बोली। यहाँ सबकी नहीं, सिर्फ तुम्हारी राय की बात हो रही है। मैं भी तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। मैं आप सब में ही तो शामिल हूँ। जाहिर है जो आपकी सबकी राय है मैं भी इसमें मुत्तफिक हूँ। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो बात खत्म करके अपनी जगह से उठी। ये साथ लेती जाओ। आतिफ ने एक पैकेट इसकी सिमत बढ़ाई। ये क्या है? वह हैरान हुई। तुम्हें नज़र आ रहा है इसमें तुम्हारे लिए नया सेल फ़ोन है। शईस ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा था। शायद इसे लग रहा है कि तुम ये इसके हाथ से नहीं लोगी। ये मैं आपसे भी नहीं लूँगी। इससे कहे मेरा पुराना सेल फ़ोन वापस कर दे। वो मुझसे इसके कमरे में टूट गया था। वो बहुत मुश्किल नागवारी छिपाए हुए बोली। वो सेल फ़ोन सिर्फ टूटा होता तो वो तुम्हें ज़रूर वापस कर देता, मगर तुमने इसके पर खच्चे उड़ा चुकी हो। आप खामोशी से रखो वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा। आतिफ ने कतई लहजे में से पैकेट से थमाकर जाने का इशारा कर दिया था। ज़ैनब को गेट पर अलविदा कहकर जब वो वापस आई तो काफ़ी लेट हो चुकी थी, मगर सभी से लाउंज में ही नज़र आ रहे थे और टीवी पर कोई मैच देख रहे थे। इतनी देर हो गई, आज ख़वातीन के लिए बहुत वक्त होता है आतिफ भाई के पास। कारपेट पर नीम दराज शान ने शरारती नज़रों से देखा था, जबकि इसे घूर कर सारा ने एक निगाह शाइस पर डाली, जो वहीं फ्लोर कुशन पर विराजमान कॉफ़ी के सिप लेता मुकम्मल टीवी की सिमत वजह था। ज़ैनब चली गई? सिद्रा ने पूछा। जी हाँ, मुख्तसर जवाब देकर वो शाहरुख के साथ ही जा बैठी। आज तुम्हारे इंतजार में मुझे मजबूरन सिद्रा की बनाई हुई कॉफ़ी पीनी पड़ रही है। टीवी से एक पल को नज़र हटाकर शम्स ने इसे देखा। फिक्र न करे, आज के बाद मजबूरन भी नहीं बनाऊँगी। सिद्रा ने के खशमगी लहजे पर वो मुस्कुराई थी। कहाँ तक अबूर हासिल हो चुका? शाहरुख ने पूछा। कुछ मत पूछो, टेस्ट का रिजल्ट देखने के बाद आतिफ हमारी शक्लें भी देख लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। शदीद परेशान कुन अंदाज में बोलती हुए चौंक कर हनी की तरफ मतवज्जा हुई। इसके हाथ में सारा का बैग था। हनी, आपके बैग में इतने ढेर सारे रुपए हैं, मैं आइसक्रीम के लिए इनमें रुपए ले लूँ? हनी की चहकती आवाज़ पर सारा ने फ़क होते चेहरे के साथ सिद्रा को देखा, जो हनी को डपटते हुए बैग इससे ले चुकी थी। सारा, इतने रुपए कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैंने इतने रुपए तो नहीं दिए थे तुम्हें। बैग में से मज़ीद सुरख नोट बरामद करती सिद्रा हैरत से पूछी। वो ये रुपए मुझे इस सबके सामने सच सच बता दे। इसकी ज़ुबान लड़खड़ाई थी। आतिशिर भाई ने ये रुपए मुझे दिए थे। कमज़ोर आवाज़ में बोलते हुए सारा ने एक चोर निगाह इस पर डाली, जो टीवी की सिमत मतवज्जा था, मगर इसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल तन चुके थे। लेकिन इतने सारे रुपए? सिद्रा मज़ीद दंग हुई। वो देते रहते हैं, खर्च करने का मौका नहीं मिला तो रखे रखे इतने जमा हो गए। वो मुश्किल भी बोली। वो रुपए देता और तुम ले लेती हो, मना नहीं कर सकती हो उसे? शम्स कुछ नागवारी से बोले। मना करती हूँ मगर वो सुनते नहीं है। शईस की मौजूदगी की वजह से या कुछ और, मगर इसका दिल सहम सा गया। बहरहाल आइंदा ख्याल रखना। खाने पीने की चीज़ों की बात अलग है, इससे करीबी रिश्ता है तुम्हारा, रोक टोक का सवाल नहीं उठता, मगर अब रुपए लेने से कतई इनकार नहीं कर देना। नाराज़ होता है तो होने दो। शम्स के सख्त लहजे पर ताकीद करने पर माहौल में संजीदगी बढ़ गई। नज़र उठाकर शारा ने इसे देखा, जो खामोशी के साथ उठा था और किसी भी जानिब देखे बगैर लाउंज से निकल गया। आज के टेस्ट में इन तीनों को अलग अलग और टफ किस्म के प्रोजेक्ट्स मिले। सारा को यकीन था कि पिछले टेस्ट की तरह इस बार भी शानदार तरीके से शर्मिंदा होना पड़ेगा। मोमो की बेचारी खुद इसका डाउन होता बीपी और ज़ैनब की मुस्तकिल खामोशी ने इसका यकीन मुस्तहकम कर दिया। सारा, मेरा टेस्ट मुकम्मल हो गया। टेस्ट शुरू होते ही आधा घंटा शुरू हो चुका था जब ये फ़ख्रिया शरगोशिश के कान तक वहाँ से आई, जहाँ से तवक्का रखना ही नामुमकिन था। शदीद बेयकीनी से ज़ैनब की कामयाबी की खुशी से तमतमाते चेहरे को देखा। दूसरी जानिब शायद कामयाबी ने इससे इतना इत्मीनान दिया कि वो फ़ौरन ही उठकर आतिफ की सिमत बढ़ी, जो प्रिंटर के सामने मौजूद प्रिंट आउट निकालने में मसरूफ़ था। सर, मेरे सारे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो गए, आप चेक कर लें। ज़ैनब की आवाज़ पर वो चौंक कर इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। मैं सुन चुका हूँ, आप इसे अब आप वापस जाकर बैठ सकती हैं।
आतिफ के उखड़े लहजे पर वो एक पल को दंग हुई और अगले ही पल खिफ़त और शर्मिंदगी से इसका चेहरा उतर गया। वो अभी बिजी है, कुछ देर में आकर चेक कर लेंगे। सारा महसूस करगी इसलिए ज़ैनब की दिलजोई के लिए कहा, वरना खुद ही से ज़ैनब के साथ आतिफ का ये रवैया पसंद नहीं आया था। ठीक है, ज़ैनब से कुछ गलतियाँ सरजद हुई हैं, मगर इसका यह मतलब तो नहीं है कि इसे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाए। और ये सब इसलिए भी ज़्यादा महसूस होता कि बिल्कुल बरक्स आतिफ का रवैया सारा और मोमो के साथ होता था। आधा घंटा मजीद गुजरा तो इन दोनों का भी टाइम खत्म होने का सिग्नल आतिफ ने दे दिया। पहले मोमो, फिर सारा और इसके बाद ज़ैनब की बारी आई, जो सबसे पहले टेस्ट से फारिग हो चुकी थी। आपने कंप्यूटर ऑफ क्यों कर दिया? कहाँ हैं आपके प्रोजेक्ट्स? आतिफ ने कुछ हैरत नागवारी से इसे देखा, जो लैपटॉप जो लब सी ब्लैंक मॉनिटर को घूरती साख बैठी थी। ज़ैनब, अपने प्रोजेक्ट्स दिखाओ। सारा ने कुछ घबराकर इसे पुकारा, मगर अगले ही पल वो हक तक रह गई जब ज़ैनब ने कुछ भी कहे बगैर एक झटके से उठी और बैग कंधे पर डालती सूरत से स्टडी से निकल गई। मैं जाकर देखती हूँ उसे। हैरान खड़े आतिफ को खिफ़त नज़रों से देखती वो ज़ैनब के पीछे ही, मगर इसे देर हो चुकी थी। जब वो गेट तक पहुंची, ज़ैनब इसकी सारी आवाज़ें अनसुनी करती अपने भाई के साथ बाइक पर उड़ती चली गई थी। इस बार कोई बहाना मत करना, मेरी बर्थडे पर तुम मुझे बाहर ले जा रहे हो कैंडल लाइट डिनर के लिए, समझे? शाहरुख के ताक़ुब में आती हुई हुक्म सादर कर रही थी। कैंडल लाइट डिनर के लिए मैं तुम्हें चांद पर ले जाऊंगा अगले जन्म में, क्योंकि इस ज़मीन पर यह मौजज़ा नहीं हो सकता। शाहरुख ने रुककर खशमगी लहजे में कहा था। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर मेरी बर्थडे पर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी ना की तो इस ज़मीन पर मैं नहीं, है तुम नहीं। मोमो ने खा जाने वाली नज़रों से घूरा। तुम तो रहोगी, मैं नहीं रहूँगा तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के बाद। शाहरुख ने नागवार नज़रों से देखा। तुम्हें साथ बाहर ले जाने से पहले मुझे एक एक करके तुम्हारे दर्जन भर भाइयों को किसी गार में ले जाकर छोड़ना होगा, मगर मुझे यकीन है वो मिनटों में वहाँ से भी दौड़े चले आएंगे। ऐसे कोई जगह है जहाँ तुम्हारे भाई नज़र ना आते हो? पत्थर सरकाओ तो इसके नीचे से भी वो बरामद हो जाएंगे। बुरी तरह तप कर वो बोलता चला गया, जबकि मोमो मुँह खोले से तकती रही। क्या हुआ? बरामदे में शम्स ने हैरत से इन दोनों को देखा। आप बताएं कि मेरे भाई कीड़े मकोड़े जो हर पत्थर के नीचे से बरामद हो जाते हैं? मोमो जलती भूनती से इनसे पूछ रही थी। किसने कहा ये? शम्स ने एक नज़र शाहरुख के मुस्कुराते चेहरे पर डाली। इस घर में एक ही छुपा दुश्मन है मेरे भाइयों का। मोमो ने खूनख्वार नज़रों से शाहरुख को देखा। इतना अजीम सच बोलकर तुम यहीं डटे क्यों खड़े हो? भागो। शम्स की हदायत पर दिल जला देने वाले कहके के साथ घर के अंदर भागा, जबकि शम्स फ़ौरन ही इसके पीछे जाती मोमो को रोकते इसके हमराही ग्राउंड की सिमत बढ़ गए, जहाँ आतिफ और शईस बातों में मसरूफ़ थे। छोटे भाई, क्या होता था जो अगर मैगज़ीन में आपके साथ मेरा फ़ोटो भी छप जाता? मोमो ने अपनी बकिया झंझलाहट शईस पर उतारी। क्या फजूल हाँक रही है? शम्स ने फ़ौरन इसे घिरका था। तो वजह मत दे, इसका दिमाग सारा के जाने के बाद ही ख़राब हुआ। आतिफ ने कहा था। सिर्फ मेरा नहीं तो दिमाग ख़राब नहीं हुआ। मोमो ने मानी के इस नज़र से शईस को भी देखा था, जो बिल्कुल नज़रअंदाज कर गया। कैसा रहा तुम्हारा ये एक्सपीरियंस? शम्स ने मिलाकर खुद इसे मुखातिब कर लिया। जी सब अच्छा रहा, इसने मुख्तसरन कहा। हसन हयात से बात हुई थी, मेरी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। मुझे तो लगता है कि वो आगे भी तुम्हें अपनी कंपनी से कनेक्ट रखना चाहेंगे। शम्स के मज़ीद कहने पर वो खामोश रहा। तभी शम्स के सेलफोन पर कॉल आ गई। वो कॉल सारा की थी, जो आजकल ज़रा सारा दिन अपनी पप्पो की तरफ ही रही। शान तुम्हें लेने नहीं पहुँचा अब तक? सवाल करते इन्होंने मतलाशी नज़रों से इर्द गिर्द देखा भी। भाभी ने मुझे जाने के लिए कहा था, अभी चला जाता हूँ। शईस ने दरमियान में ये कहा था, जिस पर वह सारा को कुछ देर इंतज़ार करने की ताकीद कर गए। पीछे भागते मनाज़र से नज़र हटाकर सारा ने एक नज़र बैक मिरर से नज़र आते इसके सपाट चेहरे पर डाली। आप ये ख्वाम का तुम्हें जहमत दी, मैं किसी के साथ भी वापस आ जाती। मध्यम आवाज़ में वो ये बोले बगैर नहीं रह सकी। शायद वो ये भूल गई कि तुम्हारे लिए खिदमतकारों की कमी नहीं है। विंडो स्क्रीन पर नज़र जमाए सर्द लहजे में बोला। और जहमत की बात मत करो, क्योंकि जहमत और ज़बरदस्ती दो अलग अलग चीज़ें हैं। पता नहीं वो ये कैसे भूल गई कि मेरे खिदमतगार बहुत हैं और इन्हें वाकई तुम्हें ज़बरदस्ती मुझे लेने नहीं भेजना चाहिए था। सुरख चेहरे के साथ काटदार लहजे में बोली और चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। शदीद किस्म की झंझलाहट से महसूस होने लगी। ट्रैफिक बहुत जाम थी और वो बस जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। गाड़ियों के सैलाब पर नज़र डराते हुए अचानक इसकी नज़र ऊपर की जानिब उठी और अगले ही पल इसकी आंखें साख्त हो गई। आसमान तक ज़्यादा इस देर भी कल बोर्ड पर सजा जगमगाता चेहरा दिल की धड़कन रोकने लगा। कुछ चौंक कर वो विंडो के करीब आते इस बच्चे की जानिब मतवज्जा भी, जिसे पहचानने में से ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मौसम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? वो कुछ हैरानी से पूछ रहा था। वहाँ मेरे अब्बू की फूलों की दुकान है, बच्चे ने एक जानिब इशारा करते हुए बताया। शाम को मैं इनके साथ ही दुकान पर होता हूँ। शान भाई कल भी दुकान पर आए थे और अब्बू आपसे मिलना चाहते हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा करें। आप इनसे मिल लेंगे? रुके बगैर वो बोलता सवाल भी कर गया। क्यों नहीं, मैं ज़रूर इनसे मिलने आऊँगा। मगर तुम ये बताओ, स्कूल जा रहे हो रोज़ाना? शईस ने पूछा। जी, और मेरा छोटा भाई और बहन भी इसी स्कूल में जा रहे हैं। वो स्कूल बहुत अच्छा है। बोलते हुए इस बच्चे ने रुककर इस तरफ मतवज्जा सारा को देखा। आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे? इसने एकदम ही बड़ी मासूमियत के साथ शईस से सवाल किया, जो दंग ही रह गया। दूसरी जानिब सारा ने बेसाख्ता मुस्कुराते हुए इस बच्चे को देखा। तुम अब फ़ौरन वापस जाओ, यहाँ मत रुको। शईस ने उजलत में से जाने का इशारा किया। वो आपकी इतनी बड़ी तस्वीर लगी है 2 दिन पहले, मैंने तो फ़ौरन पहचान लिया था। शईस की सुने बगैर वो अपनी ही बोले जा रहा था। मैंने तुमसे क्या कहा है? शईस ने खशमगी नज़रों से देखा। मैं जा रहा हूँ, मगर ये फूल ले ले। बिलाकर याद आने पर इसने फूलों का छोटा सा गुलदस्ता शईस के हवाले किया। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, शुक्रिया। शईस ने कहा। मैं इसे संभाल कर रखूँगा। आपको जो दूसरा दूंगा इसे संभाल कर रखिएगा, मगर अभी ये वाला इनको दे दें। बच्चे ने कुछ शर्मीली आवाज़ में कहा। दूसरी जानिब सारा ने सूरत से फूल शईस के हाथ से उचक लिए थे। कितने अच्छे हो तुम, वो दूसरा बुके भी तुमने मुझे देना है।
सारा ने मुस्कुराते हुए कहा था। दूसरी जानिब शर्माते हुए थोड़ा पीछे हुआ। ये कौन है? सवाल इसने शहीद से किया, मगर अगले ही पल शहीद ने जिस तरह से दीदी से जाने का इशारे की फर्माबरदारी से इशारे पर अमल कर गया। इसके सवाल का जवाब नहीं था। तुम्हारे पास कुछ फासला तय हुआ तो जब वो पूछे बगैर न रह सकी। जवाब का इंतजार करती वो चंद लम्हों तक इसके खतरनाक हद तक संजीदा चेहरे को देखती रही, जो विंडो स्क्रीन की तरफ ही मतवज्जा था। बुझे हुए चेहरे के साथ इसने भी फूल डैशबोर्ड पर डाल दिए थे। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी ये वाली 5th एपिसोड है मेरे ख्याल में, कि 6 है, इसका अपने इख्तिताम को पहुँची। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपके साथ न्यू एपिसोड के साथ। परसों आप मुका देना इंशाल्लाह। तो मुझे तब तक के लिए दुआओं में याद रखें और मेरे पापा के लिए ख़ुसूसी दुआ करें। उनकी तबीयत आज थोड़ी सी अपसेट है और अब मुझे लगता है कि अम्मी की भी थोड़ी सी हो रही है। तो काइंडली हम सबको दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें, अल्लाह।